हेलो भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे पता नहीं यार क्या झंझट मारी है सर ना प्लेटफॉर्म। कितना 5 मिनट निकाल दिया। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। अलग ही दुनिया है सर इसकी, कंप्यूटर सिस्टम। 2 बार रिफ्रेश किया, 2 बार मतलब वो क्या कहते हैं, रिस्टार्ट किया ना, ये वायर वायर निकाल के लॉगिन नहीं करने दे रहा था पहले तो। इट वाज़ नॉट अलाउइंग मी टू लॉगिन पहले तो। मतलब अलग ही इसकी दादागिरी चल रही। बोला ना करने दो तेरे को लॉगिन सर ना। लॉगिन करने जा रहा हूँ, सीधा बाहर निकल जाता है। फिर इधर किया इनकॉग्निटो किया, ये कॉग्निटो किया, पता नहीं सर। मैं लोग आज गया सर, समझो मतलब। इसको अलग ही सर्वर को अलग ही कहानी है सर। पर आजकल थोड़ा दिक्कत ज़्यादा आ रही है सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। दर्शन को कैसा दिख रहा है? दर्शन ने दर्शन कर रहा है। हाँ कुछ है बट आई गेस टेक्निकल टीम कर देगी अपडेट, तो दिक्कत नहीं आएगी। मतलब पहले क्या हुआ कि लॉगिन नहीं करने दे रहा था, उसके बाद इट वाज लाइक नो वीडियो ऑडियो नहीं आ रहा था। मतलब वो क्लास तो चालू करवा दिया पीछे से, बट देन द वीडियो ऑडियो वाज नॉट कमिंग सर। चलिए सर, है ना, अपन शुरू करें। बात कर रहे थे अपन कहाँ पे थे, वेयर वर वी वर टॉकिंग अबाउट द खिलजी। और खिलजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई गेस हमने अलाउद्दीन खिलजी को देख लिया था, अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स को देख लिया था। एंड अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मूलतः से क्या क्या कार्य किया गया, और ये कार्यों में वी हैड डिस्कस्ड विद रिस्पेक्ट टू द किंगशिप, वी हैड डिस्कस्ड विद रिस्पेक्ट टू द मेजर्स अगेंस्ट नोबिलिटी, हाउ ही सप्रेस्ड रिबेलियन। एंड फाइनली हमें अब जो देखना है वो है मेनली दैट इज विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी सर। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बाकी है, फिर तो एम्पायर बिल्डिंग से सवाल नहीं है, पर एक थीम पकड़ लेंगे हम लोग। उसने 1305 से लेके या 1303 से लेके मूलतः से 1311 तक या 1312 तक है ना, 1312 तक ही वाज एबल टू बिल्ड अप हिज एम्पायर। रेस्ट वाज मेनली फोकस्ड ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, समझे। तो मेनली हमारे लिए जो है वो है एग्रेरियन मेजर्स के साथ सवाल है। एंड वी विल सी दैट इसके रिलेटेड आपको चीजें मिलेगी सर। अरे भाई तुम बाइक चला दो सर, है ना, समझे। ओ भाई सैम, है ना, समीर, हवा के झोंके सर, है ना, तुम बाइक चलाओ भाई, है ना, तुम यहाँ, समझे। ये ऐसा रिस्क नहीं लेने का सर, ओके। समझ में आया कि नहीं आपको? आई डोंट वांट यू कि आपका ये फोटो आखिरी फोटो रहे सर, समझे। चुपचाप बाइक चला देना सर, ओके। गजब के मतलब है ना रिस्क टेकर हो सर, मतलब बाइक चलाओगे या बाजीगर है सर। इतना हेवी ड्राइवर नहीं बनो सर। देखो क्लास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि क्लास बिल्कुल, समझ गए ना सर, ठीक है, मिलता नहीं है सर, ओके। हाँ दोस्त, थोड़ा सिर्फ ऑडियो सुनता हूँ सर, ओके। तो भी देख लेना भाई, है ना, समझे। मतलब आया तो हितावा नहीं करूँगा, क्योंकि ऑडियो सुनने के चक्कर में भी क्या कहते हैं, और देखो मैं से टाइपिंग भी कर रहा है, मतलब यू कैन इमेजिन कि ही मतलब है ना मल्टीटास्किंग कर रहा है, गाड़ी भी चला रहा है, भाई भी चला, ऑडियो भी सुन रहा है सर, है ना। खैर, तो वापस आते हैं अपन अलाउद्दीन खिलजी के पॉइंट ऑफ, खिलजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी मैंने किंगशिप के बारे में बताया था कल के क्लास के अंदर। वी हैड डिस्कस्ड द थियरी ऑफ किंगशिप, वी हैड आल्सो सीन ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि कैसे उसके वाइल्ड ड्रीम्स रहे हैं और अलाउद्दीन खिलजी किस तरह से कार्य करता है सर, ठीक है। वी विल आल्सो फाइंड कि उसकी मंगोल पॉलिसी के ऊपर हमने कल के क्लास के अंदर डिस्कस किया कि उसने टोटल 6 से 7 दफा मंगोलों के सामने लड़ाई की, एक दो दफा मार भी खाई सर, है ना। बाकी के टाइम ही वाज एबल टू लाइक नो वार्ड ऑफ द मंगोल थ्रेट फ्रॉम इंडिया, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन खिलजी का मंगोलों के पॉइंट ऑफ से भी हम देखते हैं। इसके सिवाय वी विल आल्सो फाइंड कि जब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो मंगोल पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलोंग विद टाइम उसने रिबेलियंस को भी क्रश किया, और रिबेलियंस को क्रश करने के पॉइंट ऑफ से विल सी दैट उसने नोबिलिटी के अंदर से काम किया था, खास करके नोबिलिटी को सप्रेशन करना एक उसकी पॉलिसी का पार्ट था सर, ठीक है। ये रिबेलियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही और मंगोल पॉलिसी से ही टारगेटेड था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ओके। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब है कि खिलजी वांटेड टू मेक श्योर कि अर्थव्यवस्था उसके हाथ में हो और खास करके मार्केट रिफॉर्म्स की आवश्यकता करनी जाए, जिसके थ्रू वी विल सी कि ही विल बी एस्टैब्लिशिंग हिज स्टैंडिंग आर्मी। मेनली तो उसका इशू जो था वो था मंगोलों से लड़ाई करने का था, और ये मंगोलों से लड़ाई करने की पॉइंट ऑफ व्यू से विल सी कि इंटरनल रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता हुई। ये इंटरनल रिफॉर्म्स में उसको ये भी चीज पता थी बहुत क्लियर कट कि मुझे स्टैंडिंग आर्मी चाहिए मेरे लिए सर, ठीक है। सो इफ आई डू नॉट हैव स्टैंडिंग आर्मी एट माय डिस्पोजल सर, ओके, आई वोंट बी एबल टू फाइट देम ऑफ सर। मैं बाकी सारे जितने भी विदेशी मंगोल आक्रमण हो रहे हैं सर, ठीक है, उनके सामने लड़ाई कैसे कर पाऊंगा सर, ठीक है। तो बड़े प्रोमिनेंट पार्ट खिलजी के टेन्योर्स और खिलजी के टाइम पीरियड्स हमको यहाँ से मिलेंगे, तो हमें उसकी कहानी पीछे के पॉइंट ऑफ से कनेक्टिविटी में पता होनी चाहिए सर, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी वी विल सी कि स्टैंडिंग आर्मी बनाता है, स्टैंडिंग आर्मी में कैश में सैलरी देने वाला सुल्तान बनेगा सर, ठीक है। और बहुत प्रोमिनेंटली मतलब फरिश्ता 4-5 लाख के आसपास कहता है कि भाई फरिश्ता ने इतनी बड़ी सेना, मतलब खिलजी ने इतनी बड़ी सेना बनाई थी। उसके पीछे का मुख्य कारण जो था उसका पैसा था, ठीक है। और पैसा अर्थव्यवस्था से आया। एक उसने नोबिलिटी से पैसा ले लिया सर, है ना, समझे, क्योंकि नोबिलिटी से जो भी पैसा वी विल सी कि उसने सप्रेस किया था उनको, तो उनकी जो भी मॉनेटरी रिसोर्सेज थी वो स्टेट के डिस्पोजल के ऊपर ला दी। दूसरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उसने रूरल रिलीफ, है ना, मैंने कल के क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि ग्रामीण विस्तार में रहने वाले लोगों की पिपड़ी बजा दी गई सर, ठीक है, समझा। ही मेड श्योर दैट जो चौधरी थे, खूत थे, मुकदम थे सर, है ना, तो खूत मुकदम चौधरीज वर एक्चुअली दी लोकल लैंडलॉर्ड्स ऑफ द विलेजेस, ओके, एंड दे वर क्वाइट पावरफुल इन द रूरल एरियाज, तो उनकी भी ओनरशिप राइट्स उसने अपने हाथ में ले ली। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि उसके हाथ में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक रिसोर्सेज आए, तो ही वाज एबल टू डोमिनेट इट आउट एज वेल सर, ठीक है। तो वी विल सी कि खिलजी वाज द पर्सन जिसके कार्यकाल के समय पे हमें तो मार्केट की चीजें देखने को मिलती है, दूसरी चीजें हमें अर्थव्यवस्था के रूप में मिलेगी सर, ठीक है। अब देखिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर देते हैं कि क्या था अलाउद्दीन खिलजी, और लैंड और इकोनॉमी दोनों पैरेलल चलेंगे सर, ठीक है। देखो लैंड की इंपॉर्टेंस ये थी कि क्योंकि जमीन इसके हाथ में आएगी तो ही चीजें होती है। अब देखिए लैंड के पॉइंट ऑफ से मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया कि एक तो नोबिलिटी के हाथ से जो लैंड थी वो अपने हाथ में लेने के बाद वो स्टेट कंट्रोल में ला दी थी सर, ओके। तो ऑल द लैंड वाज मेड खाली सा लैंड सर, है ना, सीधी राजा के अंदर में आ जाती है। दूसरी हमें ये पता चलती है कि जो रूरल एलीट हुआ करता था ग्रामीण विस्तार में, वो भी उसने हाथ में ले लिया, है ना, तो खुद मुकदम चौधरी की जमीन थी वो भी अपने हाथ में ले रहा है। उसके बाद उसने लैंड को मेजर करवा दिया सर, ठीक है। तो ही मेड श्योर दैट द लैंड मेजरमेंट शुड आल्सो टेक प्लेस, ओके। सो बाय मेजरिंग ऑफ द लैंड उसको पता था कि कितनी रेवेन्यू उसको असेसमेंट के रूप में आएगी सर, ठीक है, और कितनी वी विल सी की लीक हो रही है सर, ओके। तो जितने भी ऑफिशियल्स थे उन सब के अंदर एक डर रहता था, डर इस बात का रहता था कि अगर हम लोग गफला करेंगे, कुछ गड़बड़ करेंगे, एक प्रकार की करप्शन करने की कोशिश करेंगे, तो विल बी कॉट बाय द नोबल्स, मतलब काइंड ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट हमको यहाँ से देखने को मिलती है। एंड वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम खिलजी वाज एबल टू एक्रू लैंड रेवेन्यू टू द स्टेट, और इसके कारण इसको काफी लाभ मिलता है, फायदा भी मिलता है सर, ठीक है। तो वी विल सी कि उसने एक मेजरमेंट ऑफ लैंड कराया, उसके लिए अलग से हमें देखने को मिलता है डिपार्टमेंट बनाया, है ना। तो खरज खरज इज एक्चुअली द काइंड ऑफ लैंड टैक्स, ओके ना, समझे। तो नाम है दीवान मुस्त खरज, है ना, दीवान इज एक्चुअली द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री सर, ओके। और इसकी खासियत ये हुआ करती थी कि स्टेट कंट्रोल में लाने की कोशिश की गई, तो उसने इक्ता सिस्टम खत्म कर दिया, कंप्लीटली नहीं किया था, याद रखना कि लिमिटेड लोगों के हाथ में भी इक्ता था सर, है ना, बट वेरी लिमिटेड पीपल हैड द इक्ता देयर, वी कैन से वी विल सी डिस्पोजल सर, ओके। लिमिटेड में बहुत ही खास गिने चुने लोग थे जो ऊपर के साथ उसके लॉयल लोग थे, उनके हाथ में थोड़ा बहुत इक्ता था, बाकी कंप्लीटली इसने ऑलमोस्ट अबॉलिश कर दिया था
सर, ठीक है, इंक्लूडिंग इनाम और वक्फ की लैंड, है ना, समझे, तो बलबन की समय से चली आ रही थी, इसने इसको और टाइट कर दिया सर, ठीक है, तो लैंड के ऊपर से बहुत सारा उसको लाभ मिल गया। अब दूसरा सवाल ये था कि अगर लैंड के ऊपर से तो चलो रेवेन्यू आनी शुरू हो जाती है, दूसरी कोरी उसके लिए ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग हुआ करती थी कि भाई लैंड तो जिसके पास नहीं है उससे क्या करेंगे सर, मेनी पीपल जो नॉन लैंड ओनर्स है ना, नॉन पीजेंट कम्युनिटी है, नॉन जमींदार है, उससे क्या करेंगे, तो बोले उनसे भी पैसा लेंगे, कैसे, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में ले लेंगे सर, ठीक है ना, समझे, सो इफ यू डू नॉट ओन अ लैंड, ओके, यू ओन अ हाउस, हाँ बोले हाउस है तो हर हाउस के लिए आपको घर का टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स, ओके, जैसे आज की तारीख में भी नगर पालिका या लोकल जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको लेती है सर, ठीक है, अच्छा हो सकता है कि आपके पास जमीन ना हो, आपके पास घर हो और आपके पास बहुत सारे एनिमल्स होंगे क्योंकि पेट्रोल इकोनॉमी का टाइम था सर, ओके, तो उसके लिए आपको पेट्रोल टैक्स देना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं धराई और चराई सर, है ना, समझे, तो घर के ऊपर टैक्स और चरने के ऊपर टैक्स, ओके ना, समझे, तो ये तो पहले से लिया जा रहा था, ऐसा नहीं था, बट वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम अलाउद्दीन खिलजी वाज एबल टू डाइवर्सिफाई हिज रेवेन्यू रिसोर्सेज, ओके, और ये रेवेन्यू रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चल रहा है कि उसने पूरी सिस्टम को टाइट किया सर, ओके, दूसरी पॉइंट हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि खिलजी को ये चीज बहुत क्लियर कट पता थी कि मुझे अब इन सबको अपने हाथ में लेना है, मतलब सीधे कंट्रोल में लेना है सर, ठीक है, समझे, सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, ही मेड श्योर दैट ही विल बी अपॉइंटिंग द स्टेट ऑफिशियल्स, ओके, अब जैसे पटवारी को अपॉइंट किया सर, हाँ, पटवारी और द स्टेट ऑफिशियल्स एंड देन ही टुक अवे द पावर ऑफ द चौधरी खूट एंड मुकद्दम सर, है ना, समझे, अब होता क्या था कि ये लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, ये लैंडलॉर्ड्स इनके हाथ से जमीनें चली जाती है सर, ठीक है, पटवारी को कहा जाता है कि ये लोग जितना भी काम कर रहा है अभी मेरे लिए जो कलेक्शन का काम करेगा तुम बेसिकली देखते रहो और कुछ गड़बड़ी हुई तो तुम्हारी भी खालो खेल दूंगा सर, ओके, तो होता क्या है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम पटवारी वर अपॉइंटेड अलोंग विद द चौधरी खूट एंड मुकद्दम हु वर ऑलरेडी ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज एरियाज, ओके, तो इनकी तो जमीनें चली गई थी सर, पटवारी को बाजू में बैठा दिया, पटवारी आता था बाइक लेके, होंडा लेके, कभी कोई बड़ी गाड़ी लेके और कहता था कि का चौधरी साहब कितना रेवेन्यू हुआ सर, ठीक है, अब चौधरी साहब बेचारे बोल भी नहीं पाते थे, ऑब्वियस था क्योंकि उनकी तो जमीन चली गई है, वो तो स्टेट के लिए वो भी कुछ काम कर रहे थे सर, ठीक है, और खिलजी को ये चीज बड़ी क्लियर कट पता थी कि पटवारी से मुझे टाइप करके रखना है सर, ठीक है, तो वी विल सी कि उनकी पब्लिक स्क्रूटिनी अटैच कर देता था, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इस दौर के अंदर हमें ये पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्सेस कलेक्ट किए, ये टैक्सेस में 1/5 के आसपास का प्रोड्यूस था, इनफैक्ट कैश और काइन दोनों अलाउ करता था, तो यूज्ड टू मेक श्योर कि अगर कैश में मिले तो कैश में, कैश नहीं मिल रहा है तो काइन में भी ले लेंगे, बट विल मेक श्योर कि पैसा तो हमको आना ही चाहिए सर, ठीक है ना, समझे, तो खिलजी न्यू दैट मनी वाज वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ द रिबेलियंस, ओके ना, समझे, एंड जितने भी सोर्स ऑफ ट्रबल है वो पैसे से ही आते हैं, तो मेरे सामने बगावत कोई करेगा तो पैसे देके ही करवाएगा सर, ठीक है ना, समझे, तो जितने भी पुराने लोग थे उनकी तो लैंड उसने ले ली थी सर, है ना, समझे, ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने एक ही है ना कलम की क्रांति कर दी सर, और एक लाइन लिख दी कि आज के बाद सबकी जमीन तुम्हारी खत्म हो जाएगी एंड वी विल सी कि तुम्हारा पेंशन खत्म हो जाएंगे, सरकार सब कुछ करेगी सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ, ओके, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक मेथड है, मतलब बेसिकली स्कॉलर इसको कहते हैं मॉडर्न फोक मेथड सर, ओके, तो उसने मॉडर्न फोक मेथड का एप्लीकेशन किया सर, गेटिंग ऑफ, ओके, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि जितने भी स्थानिक लोग थे, जितने भी स्थानिक मुखिया लोग थे सर, है ना, इन सबकी जमीन उसने लेने की कोशिश की सर, ओके, तो एक या दूसरे कारण से सर मॉडर्न फोक मेथड में यही कहा गया है कि आइदर बाय वन थिंग एंड आइदर बाय हुक और क्रुक, ओके, द स्टेट विल बी सब्जेक्टिंग यू टू सम काइंड ऑफ यू कैन से प्रेशर एंड टेक अवे योर रिसोर्सेज, है ना, तो स्टेट आपसे रिसोर्सेज लेने की कोशिश करता रहेगा सर, ओके, तो बहुत सारे ग्रामीण विस्तार में लोग थे, खूत थे, मुकदम थे, चौधरी थे, इनकी ट्रेडिशनल लाइफ थी बड़ी मतलब है ना लार्जर देन लाइफ, व्हाइट हाउस होता है गांव में, आपने देखा होगा, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी होती है सर, ठीक है, जॉन डियर के ट्रैक्टर्स होते हैं, न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर्स होते हैं, थ्रेशर वैसा होता है सर, ओके, और गांव में आजू बाजू में रोड़ा अलग होता है सर, ठीक है, तो इन लोग की कहानी हमको पता चलता है कि ये स्टेट को देते नहीं थे एंड ना ही ये खिलजी के ऑफिशियल्स को वी विल सी की सत्ता या काइंड ऑफ है ना पावर के अंदर कुछ चैलेंज देते थे, तो वी विल सी कि खिलजी केम अप विद दिस पार्ट, है ना, तो उसने एक तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जमीन का रेगुलेशन पास किया जिसके थ्रू मेजरमेंट करने की शुरुआत की, उसने ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट को इंट्रोड्यूस किया सर, समझ गेटिंग, ओके, इसको कहते हैं बिस्वा, है ना, आपको पीटीवीटी में कभी कोई पूछ देता है कि व्हाट इज बिस्वा सर, है ना, इट वाज इक्विवेलेंट टू बीघा ओनली, मतलब बीघा की इक्विवेलेंट ही लोग कहते हैं सर, गेटिंग, ओके, तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि उसने ये लागू किया, दूसरा गढ़ाई चराई मैंने आपको बताने की कोशिश की, है ना, तो कोई भी जानवर के ऊपर भी वो टैक्स ले लेगा, कितने गाय बकरियां है, बोले 15 है, बोले चलो उसके ऊपर टैक्स दे दो, है ना, कितना भेड़ है सर, ठीक है, उसके ऊपर भी हम आपसे टैक्स ले लेंगे, तो ओवर पीरियड ऑफ टैक्सेस सब जगह से हमको यहाँ से मिलते रहते हैं, तो ग्रामीण विस्तार में बेचारे जो चीचा लोग थे ना बुड़ करके बुड़ चलाते रहते थे, बोले का तुम्हारी जमीन गई, बोला हमारी भी गई सर, ठीक है, तो जितने भी खूट थे, है ना, जिनके पास ट्रेडिशनल राइट्स हुआ करते थे उसने खत्म करवा दिए, उनको कहा कि आज के बाद तुम्हारा कोई इंटरमीडिएट स्टेटस नहीं होगा, तुम मेरे लिए काम करोगे सर, ठीक है, और इसके कारण जो एरिस्टोक्रेसी है, जो ग्रामीण विस्तार की एरिस्टोक्रेसी इनकी सत्ता चली गई सर, ओके, तो इनके टाइटल्स कंटिन्यू रहे पर इनके फंक्शंस ले लिए गए, खिलजी ने कहा कि तुम खूद चौधरी मुकदम के रूप में रहोगे तो जरूर से सर, ठीक है, पर तो काम मेरे लिए करोगे आज के बाद, है ना, तो मैं तुम्हें स्टेट ऑफिशियल का स्टेटस दे रहा हूँ, टाइटल तुम्हारा यही का यही रहेगा, पर पैसा तुम्हें अप्लाई करके सीधा मुझे देना पड़ेगा, वो इंटरमीडिएट की काम नहीं चलेगी सर, समझे, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे पुराने लोग थे इनको रेवेन्यू कलेक्टर्स के रूप में फॉर्म किया, अब देखो कलेक्टर्स मतलब वैसा कलेक्टर वाली सिस्टम नहीं थी सर, उनकी रॉयल एंट्री हो जाए सर, ओके, बट देन वी विल फाइंड कि इन सब लोगों को विल सी कि उसने टाइट कर दिया और कहा कि 1 रुपए का भी घपला किया तो मेरे को पता चल जाएगा क्योंकि मैंने तो असेसमेंट किया है लैंड का कि अगर 100 बीघा जमीन है तुम्हारे गांव में खेती लायक है, खेती लायक जहाँ पे अनाज ग्रो कर सकते हैं, तो आई नो दैट कि उसमें से इतना रुपया आना चाहिए, इतना काइंड में आना चाहिए सर, अगर उससे कम आया उसका मतलब ये है कि तुमने कुछ करप्शन किया है सर, ठीक है, तो कहानी ये है कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स के ऊपर लोग ऐसा नीचे से देखने लगे, बोले यार ये देखो कल तक की व्हाइट हाउस सब चला गया सर, है ना, पुराना जलवा पूरी तरह से खत्म हो जाता है सर, गेटिंग, ओके, ओवर पीरियड ऑफ टाइम काफी लोग ये कहते हैं कि ग्रामीण विस्तारों में इसकी इंपैक्ट रिलीजियस इंपैक्ट रहती है, रिलीजियस इंपैक्ट इसके लिए क्योंकि वी विल फाइंड कि जो ज्यादातर जमींदार थे वो हिंदू थे सर, ठीक है ना, ग्रामीण विस्तारों के अंदर सर, तो खास करके दिल्ली के आजू बाजू के अंदर एंड ये एक प्रकार की वी विल सी की रिलीजियस टारगेट थी, इसके पीछे अलाउद्दीन खिलजी खुद भी ये लिखता है सर, ठीक है ना, समझे, कि भाई मेरे कार्यकाल के अंदर सर, है ना, समझे, कि जितने भी हिंदू पॉपुलेशन थी वो बड़ी है ना पॉवर्टी रिडन हो चुकी है, पॉवर्टी रिडन इसके लिए क्योंकि मेरे स्टेप्स ऐसे हैं जहां वी विल कम टू नो कि मैंने इन सबकी सत्ता और इनकी क्या कह सकते हैं कि पावर खत्म कर दी है, जैसे खुद चौधरी के घरों में लोग कोई बाहर काम करने नहीं जाया करते थे, अब चौधरी साहब खुद पैसा कलेक्ट करने जा रहे हैं, उनके बीवी बच्चे बाहर जाके इनफैक्ट उनको अनाज होगे या कहीं पे खेत मजदूर के रूप में या डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में काम करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं वी विल सी कि उनके साथ कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो एक प्रकार की काफी लोग कहते हैं कि भाई ये रिलीजियस ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था, पर कुछ रिलीजियस प्लेसेस थे जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने खुद वी विल सी कि ये चीज आइडेंटिफाई की है कि भाई मैंने बेसिकली यहाँ की जो हिंदू पॉपुलेशन थी जो मेरे सामने बगावत कर सकती थी उनको टाइट कर दिया सर, ठीक है ना, समझे, तो वी विल फाइंड कि खिलजी की ये जो मार्केट रिफॉर्म्स या लैंड रिफॉर्म्स की जो पॉलिटिक्स सिस्टम हुआ करती थी उससे उसने बगावत को खत्म कर दिया सर, ठीक है ना, समझे, तो ओवरऑल तो उसकी पॉलिसीज अगर हम लोग सिग्निफिकेंट वे में देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि जो अर्बन एलीट था वो तो सब मुसलमान था सर, ठीक है, रूरल एलीट हिंदू हुआ करता था, तो सामान्य रूप से कोई भी एलीट होगा सर, ठीक है ना, तो उसके सामने पड़ रहा है या उसको लग रहा है कि भविष्य में मेरे लिए चैलेंज है सर, ठीक है, तो उनको मैं काउंटर कर सकता हूँ, उसमें अगर रिलीजन का मैसेज अगर मैं यूज करूंगा तो मेरे लिए और फायदा होगा सर, ठीक है, समझे, तो मोस्ट प्रोबब्ली इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजन बीइंग यूज्ड एज अ टूल सर, सामान्य रूप से हमें यही चीज देखने को मिल रही है कि वो धर्म का बेसिकली मजहब का एक तरह से टूल के रूप में उपयोग करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को सार्थक करने की कोशिश कर रहा था सर, खैर, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने लैंड रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर जमीनें ले ली सर, ओके, दूसरी कहानी हमें देखने को मिलता है वो है मार्केट रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ से, व्हाट वाज द मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड व्हाई दे आर सो मच सिग्निफिकेंट, इनफैक्ट इसके लिए काफी लोग और यूपीएससी ने आपको मैक्सिमम टाइम जो सवाल पूछे वो भी यहाँ से पूछे हैं सर, ठीक है, तो सवाल आपको ये पूछे है कि सिग्निफिकेंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इकोनॉमिक रेगुलेशंस, है ना, मार्केट रिफॉर्म्स की इंपैक्ट क्या पड़ती है, प्राइस कंट्रोल मेजर्स की इंपैक्ट क्या पड़ती है सर, ठीक है, व्हाट वाज द मोटिव एंड हाउ ही वाज एबल टू पुट देम इनटू इफेक्ट सर, ओके, कि वो इफेक्ट में कैसे लेके आया था सर, तो घुमा फिरा के यही है एग्रीरियन रिफॉर्म्स, ओके, एग्रीरियन रिफॉर्म्स अभी हमने थोड़े बहुत देखे कि कैसे विल सी के एग्रीकल्चर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा सर, ठीक है, इकोनॉमिक मेजर्स जब पूछता है तो उसमें सब आ जाएगा, उसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी आ जाएगी, इसमें मोबिलिटी के सामने थोड़ी बहुत सिस्टम आ जाएगी और फाइनली उसकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के
नाम के ऊपर मार्केट को भी हम लोग लिख सकते हैं। ऑल ऑफ देम वाज एट्रिब्यूटेड टू द ग्रेटर पॉलिटिकल कंट्रोल। अब देखिए कि मैंने आपको बताया कि खिलजी हैड एस्टैब्लिश्ड अ स्टैंडिंग आर्मी, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। अब ये स्टैंडिंग आर्मी जो खिलजी ने एस्टैब्लिश की थी वो कहां रहती थी सर, आप समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है। तो मिलिट्री रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ध्यान रखा कि इख्तियार ज्यादातर है सर, ठीक है, समझे, उनके हाथ से सेना लीजिए, सिवाय के गिने चुने विविल की जो इख्तियार थे उनको उसने कंटिन्यू किए थे सर, जो उसके बहुत ही खास लोग थे सर, ओके। ओवरऑल उसके मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने दो चीज की कि सीधे-सीधे अपने कंट्रोल में लेके आ गया था सर, ठीक है। एंड उसको ये चीज पता थी कि मैं दूसरे के ऊपर अपनी सेना को डिपेंडेंट रखूंगा तो कल को जब मुझे जरूरत होगी तो हो सकता है कि पीपल माइट नॉट सपोर्ट मी, माय इख्तियार माइट रिबेल अगेंस्ट मी एज़ वेल सर, ठीक है। और यही होता रहा था ना, इख्तियार कभी-कभी क्या फोन करते थे, बंदे भेजो तो इख्तियार बोला तो पापा घर पे है सर, ठीक है, रात नहीं निकल पाएंगे ना, समझे, अब गेस्ट आए हुए हैं, तो वही कहानी पुरानी चलती है जो 2 लोगों में चलती है सर, ठीक है। तो इट इज बट ऑब्वियस सर, समझे, देखो कलेक्टिव सिक्योरिटी और ये सब मिथ्या है सर, ओके। कोई किसी की मदद करने नहीं आता है सर, ठीक है, रियलिटी यही होती है, ये सच्चाई है सर। नेशन स्टेट्स हो गए, किंगडम हो गए, इंडिविजुअल लाइफ होगी, तो खिलजी के साथ भी यही था। तो खिलजी रियलाइज दिस पॉइंट कि यार मेरे को मेरा ही इख्तियार धोखा दे दे और मेरी गाड़ी कभी पलट जाए, इसकी जगह तो वी विल सी कि मैं अपना खुद का करूंगा सर, ठीक है, समझे। सो ही मेड श्योर कि उसने खुद की मिलिट्री को रीएस्टैब्लिश किया, कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब देखो दीवाने अरस को किसने बना दिया था सर, है ना, दीवाने अरस या दीवाने अरीस जिसे हम लोग पहचानते हैं, दैट वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बाय बलबन सर, ओके। बट उसको आगे लेके जाने का काम खिलजी ने किया है सर, ठीक है, समझे। सो नो डाउट द सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर मिलिट्री वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बाय बलबन सर, ओके, समझे। बट खिलजी मेड श्योर कि भाई कैसे भी करके मैं इसको और टाइट कर दूंगा, कैसे करेंगे सर, ठीक है, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि उसने सीधी अपने कंट्रोल में ले लिया सर, ठीक है, और इन सबको कैश में सैलरी देने की शुरुआत की। अब सवाल ये था कि कैश में सैलरी कैसे दे पाता सर, ठीक है। तो अभी जो लैंड रिफॉर्म्स किए थे उसने सर, है ना, समझे, जो जमीनें हाथ में ले ली थी, ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि उसने नोबिलिटी के हाथ में जो पैसा था, संपत्ति थी, धन था, वो सब कॉन्फिस्केट कर दिया था। तो क्या इन सब के कारण वी विल सी कि ट्रेजरी को थोड़ा बहुत रिप्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर, ठीक है। तो ही वाज वेरी स्मार्ट सर, ओके। इनफैक्ट आर्मी के अंदर वो सेंट्रल कंट्रोल करना चाहता था। और ये सेंट्रल कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ये भी ध्यान रखा कि घोड़े के ऊपर हम लोग एक प्रकार की सिस्टम बनाएंगे जिसे हम लोग कहते हैं दाग सिस्टम, ओके। बिकॉज़ ही वांटेड टू मेक श्योर द फाइनेस्ट ऑफ द हॉर्सेस शुड बी मेड पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो ये वैसे ही बेसिकली घोड़े होने चाहिए जो एकदम है ना अच्छे नस्ल के होने चाहिए, अरबी है या उस अरबी नस्ल के ज्यादा आते थे उस टाइम, अरबी थी और गुजरात से थोड़ा बहुत काठियावाड़ी नस्ल भी आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। बट इनके सबसे बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी राजा के हाथ में आनी चाहिए सर, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने वो जितने भी घोड़े थे उसके ऊपर अपना एक बेंचमार्क बनाया सर, हाईएस्ट क्वालिटी, और उसके ऊपर अपना सिंबल डाल दिया सर, उसको दाग सिस्टम कहते हैं ना, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट थी, एचएसआरपी थी सर, है ना, उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया था, तो कहीं पे भी घूमता था तो पुलिस वाला को रोके ना सर, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था आपको यहाँ से देखने को मिलती है। तो वी विल सी कि ये दाग सिस्टम से क्या हुआ कि उसको ही कैन फिल्टर आउट एनी ऑफ हिज हॉर्सेस, ओके। इनफैक्ट इनिशियली जब भी नया लॉट आता था घोड़ा का तो ये खुद देखने जाता था सर, ठीक है। ये उतना सेंट्रल कंट्रोल चाहता था कि भाई अगर घोड़े की नई लॉट आ रही है, सम न्यू लाइक नो सप्लाई ऑफ हॉर्सेस इज बीइंग कैरिड आउट सर, ओके, ही विल मेक श्योर दैट द हॉर्सेस दैट ही परचेज्ड, ओके, ही विल बी सुपरवाइजिंग देम इनिशियली ऑन हिज ओन, उसको सुपरवाइज ऊपर खुद करेगा। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि उसको आगे आर्मी के अंदर भेज के उसके ऊपर नंबर प्लेट लगा दी। दाग सिस्टम का मतलब क्या था कि वो गरम, आपने देखा होगा काइंड ऑफ है ना, एक वो होता है, मोल्ड होता है, उसको गरम करके सीधा थप्पा मार देते हैं सर, ठीक है। तो थप्पा मारने से क्या होता है कि वो घोड़े के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का स्टैंप लग जाता है कि भाई खिलजी का ये फलाना तबेले की है सर, ठीक है, समझे, या खिलजी के फलाने डिपार्टमेंट का घोड़ा है सर, ओके। तो ये चीज आपको यहाँ से मिलती है। दूसरा उसने आर्म फोर्सेस के अंदर चेहरा सिस्टम डाल दिया। देखो चेहरा सिस्टम की खासियत क्या थी सर, ठीक है। तो चेहरा सिस्टम को हुलिया सिस्टम भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड हुलिया सिस्टम, ओके। हुलिया बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन था अबाउट द सोल्जर सर, है ना, समझे। तो बिकॉज़ ही हैड अ वेरी ह्यूज आर्मी, जैसे फरिश्ता कहता है 4 4.5 लाख या 5 लाख के आसपास से, कि एक सैनिक कैसा दिखता है सर, ठीक है, समझे, ओके। तो बोले चश्मा पहनता है एकदम गोलू है, हाँ, गोलू है सर, ठीक है, समझे। फिर उसकी हाइट इतनी है सर, है ना, समझे। तो इस तरह से क्या पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन होगी। अगर कहीं उसके शरीर में मतलब कोई ऐसा मार्क है जो एक्सप्लिसिटली दिख जाता है सर, है ना, किसी को यहाँ तिल होता है या किसी को विल सी की हेयर स्टाइल अलग प्रकार की होती है, तो दे कैन आइडेंटिफाई दिस पार्ट, ओके। तो इट वाज अ रोल कॉल डिस्क्रिप्शन सर, इट वाज सिमिलर टू काइंड ऑफ आईडी कार्ड, एक्जेक्टली नॉट आईडी कार्ड सर, ओके। बट व्हाइल यू रीड द डिस्क्रिप्शन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये वही व्यक्ति है सर, है ना, समझे, जिसकी बात की जा रही है सर, ओके। तो इससे क्या होता था कि बहरूपी है, मतलब काइंड ऑफ इंपोस्टर्स, ओके। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आर्म फोर्सेस का मेंबर नहीं है पर क्लेम कर रहा है कि भाई मैं आर्मी के अंदर हूं, तो उसकी डिटेल्स पता चल जाती थी सर, ठीक है, समझे। तो वी विल फाइंड कि इससे क्या था, इफेक्टिव मॉनिटराइजेशन हो रहा था कि भाई देखो कोई बाहर का व्यक्ति आना जाए, चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाए, और वी विल सी कि एक व्यक्ति को जिसको रिक्रूट किया है वही रहेगा सर, है ना, उसकी जगह कोई और ना घुस पाए। आप समझने की कोशिश करिए कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से खिलजी ने सेना बड़ी की। अब देखिए सवाल ये था कि सेना अल्टीमेटली बनाई थी दो चीजों के लिए, एक तो था एम्पायर बिल्डिंग करने के लिए, राइट और रॉन्ग सर, ओके, और दूसरा था मंगोलों से लड़ने के लिए सर, ठीक है। अब सेना इतनी बड़ी बना के रखी है, कुछ सेना को आपने मंगोलों से लड़ने के लिए तैयार किया है, कुछ लोगों को एम्पायर बिल्डिंग के लिए तैयार किया है। तो सवाल ये भी आता है साहब कि इनको खिलाना पिलाना भी पड़ेगा सर, ठीक है, समझे। इनकी सैलरी तुम एक हद से ज्यादा नहीं दे पा रहे थे, तुम दे रहे थे कैश के अंदर सर, ठीक है, पर तुम्हें ये भी चीज पता है कि एक हद से ज्यादा हम लोग इनकी सैलरी बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा सर, ठीक है। तो खिलजी वाज वेरी स्मार्ट, है ना, समझे। ही न्यू दिस पार्ट अबाउट द इकोनॉमी दैट ही हैज अ ह्यूज आर्मी एट हिज डिस्पोजल। अब इफ ही कीप्स ऑन पेइंग देम वेरी ह्यूज नंबर ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और द रेम्यूनरेशन, ओके, दिस विल लीड टू सम काइंड ऑफ डिमांड शूटिंग अप सर, है ना, इकोनॉमी है ना ये पूरी की पूरी। तो ये तो अर्थव्यवस्था को अल्टीमेटली करेगा सर, है ना, क्योंकि ये लोग डिमांड करेंगे। अब ये सैनिक लोग जो भी डिमांड करेंगे इनके लिए हमको वस्तु तो लेके आनी पड़ेगी सर, ठीक है, नहीं लाएंगे तो प्राइसेस मिसमैच हो जाएगी सर, ठीक है, समझ, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो खिलजी क्या कर रहा है कि देखो यार मेन तो मेरे लिए सेना है सर, ठीक है, और ये सेना अल्टीमेटली मेरे को बचाएगी, यही मेरा साम्राज्य क्रिएट करेगी और ये सब मेरे कंट्रोल में है, तो मैं एक हद से ज्यादा प्राइसेस इनफैक्ट या इनके लिए रेम्यूनरेशन बढ़ा नहीं सकता हूं। दूसरा ऑप्शन मेरे लिए ये है कि मैं एक ऐसी मार्केट सिस्टम क्रिएट करूं जहां इन सब सेना के जितने भी सेनापति से लेके छोटे से छोटा प्यादा होगा, मतलब सामान्य सैनिक होगा, सिपाही होगा, उसके लिए भी उसको कोई ना कोई प्रकार की क्या कह सकते हैं कि हम लोग कहेंगे कि उसको जो अपनी नीड्स है वो फुलफिल हो जाए सर, ठीक है। दूसरा उसकी सेना में उसने घोड़े भी रिक्रूट करने थे, तो उसको ये भी पता था कि यार घोड़े के लिए भी एक इफेक्टिव चैनल चाहिए सर, ओके। सो व्हाट ही डिड, ही इंट्रोड्यूस्ड द मार्केट सिस्टम, ओके। ये मार्केट मूल तौर से चार अलग-अलग प्रकार के मार्केट थे, 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट, ओके, समझे। एंड वी विल सी कि उसने रेगुलेशंस इश्यूज किए थे मार्केट को चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, ही मेड श्योर कि ही एस्टैब्लिश्ड मार्केट्स। दिस मार्केट्स वर ट्रेडिशनली लोकेटेड इन द अर्बन एरियाज, प्रिसाइजली इन दिल्ली ओनली सर, ओके। दे वर मेनली डीलिंग विद द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली सर, है ना, जहां वहां के लोग खुश हो पाए क्योंकि वहां पे विद्रोह ना हो। और वी विल सी कि जो सेना दिल्ली के अंदर स्टेशन है या दिल्ली के आजू-बाजू में कैंटोनमेंट्स में स्टेशन है, गैरिसन्स के अंदर स्टेशन है, क्योंकि यही कैंटोनमेंट्स में उर्दू भाषा का विकास हुआ सर, ठीक है। सो द ज़बान हिंद या ज़बान उर्दू सर, ठीक है। तो इसी पीरियड के अंदर, खिलजी पीरियड के अंदर निकल गया था आर्मी के अंदर ही, ओके। तो ये जो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर रहने वाले लोग थे सर, है ना, समझे। इन लोगों को वी विल सी कि खिलजी सैटिस्फाई करना चाहता था, क्योंकि यही लोग थे जो उसके लिए काम करेंगे, और इस तरह से उसने चार अलग-अलग मार्केटों की स्थापना की सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल सी कि आर्मी का उसको बड़ा लाभ हुआ क्योंकि मंगोलों से वो लड़ भी पाया सर, है ना, उत्तर पश्चिम की तरफ, और इंटरनल एक्सपेंशन में भी उसको बहुत लाभ होता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ही वाज एबल टू टीच द मंगोल्स अ वेरी गुड लेसन। द ओनली इश्यू वाज विद रिस्पेक्ट टू यार आर्मी को पैसा कैसे देगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो आर्मी को उसने एक तो कैश में सैलरी देने के लिए जिस प्रकार से प्रॉमिस किया था, वो देने की शुरुआत तो करता है, पर यार देखो लिमिटेड नंबर होते तो सबको हाई तनख्वाह देगा सर, ठीक है। अब लिमिटेड नंबर थे नहीं यार, उस पीरियड में 4.5 लाख की सेना अगर वो बनाई भी है, चलो हाइपोथेटिकली कह रहे हैं, या मैं कह रहा हूं कि 3 लाख की सेना हुई, चलो फरिश्ता ने ज्यादा फेंक दिया होगा सर, ठीक है, फरिश्ता थोड़ा, है ना, समझे, बाद के पीरियड में लिखते हैं 16 17 सेंचुरी के पीरियड के अंदर, तो देयर इज पॉसिबिलिटी सर, ठीक है। तो उसके बावजूद भी उसको रिसोर्सेज तो चाहिए ना अपने डिस्पोजल के अंदर सर, ओके। और प्लंडरिंग कर के भी कितना करके लेके आएगा सर। और दूसरा क्या था कि उसने पहले उड़ाया भी था, अगर आपको याद होगा, जब वो सत्ता के ऊपर आया था तो उसने काफी पैसे स्पेंड किए थे, मतलब ना ताबड़तोड़ स्पेंड किए थे सर, ओके। तो ऐसा पैसे स्पेंड किया था जहां यू कम टू नो कि उसने बाद में सब कुछ टाइट
कर दिया था सर। ओके, तो कैश में सैलरी देने के लिए उसको एक चीज समझ में आई थी कि मेरे लिए रिसोर्सेज चाहिए सर। ठीक है, स्टेट ने अपने हिसाब से रिसोर्सेज को भी प्रोक्यूर करना शुरू किया था, जहां लैंड रिफॉर्म्स किए, नोबिलिटी से लैंड को कॉन्फिस्केट कर दिया, उनकी जितनी भी ट्रेजरी थी उसको फिर से उसने रिप्लेनिश करने की कोशिश की, तो ही डिड ऑल दिस थिंग्स। ओके, स्टिल ही वाज अवेयर कि ये नहीं हो सकता सर। ठीक है, कैश सैलरी के अंदर वी विल सी कि अगर हाई सैलरी देता तो उसकी तनख्वाह खत्म, मतलब उसकी पैसा खत्म हो जाता। उसने लो सैलरी दिया, वी विल सी कि उसके लिए एक सवाल उठने लग गया कि राजा हमारा शोषण कर रहा है सर। ठीक है, और हम लोग को काम करवा करवा के ना अधूरा कर दिया है सर। ठीक है, और पैसा ढंग का दे नहीं रहा है सर। ठीक है, हाई सैलरी देगा तो एक तो बहुत इश्यूज होने की शक्यता है और इन्फ्लेशन भी होगा सर। ठीक है, आप जितना हाई सैलरी दोगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, अब डिमांड और पर्चेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है सर। ठीक है, और जितनी पर्चेसिंग कैपेसिटी व्यक्ति की बढ़ेगी वो सटा-सटी आप समझने की कोशिश करिए, तो वी विल सी की चीजों को है ना करता रहेगा सर। ठीक है ना, आज की तारीख में आप देखिए पर्चेसिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ गई है सर लोगों की, हाई सैलरी नहीं है उसके बावजूद भी सर, है ना, क्योंकि वो ईएमआई का दौर आ गया है ना, ऐसे जैसे कोई वस्तु देखते हैं सेल्समैन खड़े रहते हैं सर 0% में मिल रहा है, अरे भाई तो दूर जा मेरे से सर, कोई जीरो जीरो नहीं नेगेटिव देगा तो भी मेरे को नहीं लेना है सर। ठीक है ना, फिर आप कोई भी शोरूम में चले जाओ या अभी ऑनलाइन भी देखते रहते हैं सर 0% ईएमआई पे मिल रहा है, अरे प्रोसेसिंग चार्ज तो लेता है 700 रुपए बाबा सर, समझे, उसके सिवाय उसके ऊपर जीएसटी लगता है सर। ठीक है, समझे, ये झोलझाल में मैं एक बार आ चुका हूं, मुझे पता है सर। ठीक है, तो 0% मतलब सच्ची में 0% है, फिर सब हो गया सर, प्रोसेसिंग चार्ज इतना लगेगा और आप जो ईएमआई भरोगे उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, मतलब भाई वो तो पहले बोलना चाहिए था, ऐसे तो जीरो ही है ना, मतलब इसमें तो तुम कमा रहे हो ना सर। ठीक है, चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, तो कहानी आपको ये पता चल रही है कि खिलजी वाज एबल टू मेक इट थ्रू सर, है ना, समझे, जीरो मतलब जीरो होना चाहिए ना सर। ओके, जीरो मतलब वो फिर वो हिडन प्रोसेसिंग चार्ज ये है जिसका ये है टर्म्स एंड कंडीशन सर, है ना, नहीं होना चाहिए सर। क्या, चलो लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट। ओके, तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि खिलजी को ये चीज समझ में आ गई थी कि ये मेरे से हो नहीं पाएगा, तो उसने क्या किया कि मार्केट को एस्टैब्लिश किया, क्योंकि उसको एक चीज पता थी कि आर्मी के लिए सप्लाई चेन चाहिए मुझे सर। ठीक है, समझे, क्योंकि आर्मी मार्केट से समझ है ना, समझे, उसको खाना पीना मिलना चाहिए, रिसोर्सेज मिलने चाहिए सर। ठीक है, और उस पीरियड में क्या कि कैंटोनमेंट डेपो थे नहीं, स्टोर्स थे नहीं कि जो सेंट्रल सप्लाई हो जाए, तो सेना को कुछ चीजें अपने हिसाब से खरीदनी चाहिए थी सर, समझे, दे वर सपोज्ड टू परचेज आउट थिंग्स ऑन देयर ओन सर। ठीक है, दूसरी कहानी हमें ये भी देखने को मिल रही थी कि ये जो सप्लाई चेन मिल रहा है, मार्केट बेसिकली जो भी मिल रही है वस्तु है, वो सब लो प्राइसेस के अंदर मिलेगी सर। ठीक है, फिक्स प्राइस के ऊपर, तो इससे क्या होगा कि सेना को कम सैलरी देके भी सर, है ना, समझे, ही वाज एबल टू वी विल सी कि मेंटेन अ गुड सप्लाई, स्टडी सप्लाई एंड मेक श्योर कि कम पैसों के अंदर भी उनसे काम करवाया जाए सर। ठीक है, क्योंकि देखो आर्मी वाला क्या कहेगा कि सर इतना कम सैलरी है, ऐसे थोड़ी चलेगा, तेरे को बाजार में जाते हो 10 रुपए में तो पूरी चिकन थाली मिल जाती है, देखो सर। ठीक है ना, नॉन वेज थाली, और वेज थाली तो 7 रुपए की मिलती है सर। ठीक है, समझे, मौज कर, कोई तुमसे 1 रुपए ज्यादा मांगे मेरे को बताना सर। ठीक है, समझे, ओके, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही वाज वेरी स्मार्ट सर, है ना, उसको ये चीज पता थी बहुत क्लियर कट कि भाई देखो अगर पैसा बेसिकली मैं कम दे रहा हूं तो प्राइसेस उसी तरह से रखूंगा ना सर। ओके, ऑलरेडी सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी तो खत्म कर दी भाई साहब ने, है ना, आप समझिए कि सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी थी नहीं, उतनी वेल्थ थी नहीं, क्योंकि जमींदारों से जमीन ले ली थी, है ना, किसानों से उसने सबको टाइट करके रखा था धराई चराई के नाम के ऊपर सर। ठीक है ना, जो एलीट नोबिलिटी क्लास का जो धनिक वर्ग था, दलाली नोबिलिटी था, उनकी भी सर्विस कर दिया था। ठीक है, तो पैसे प्रॉस्पेरिटी तो थी नहीं ना सर, है ना, तो सब पे सब क्या भिख गया, है ना, समझे, तो ऑल ऑफ देम वर नॉट इन अ गुड स्टेट ना सर। ठीक है ना, समझे, सो द जनरल क्लास ऑफ द सोसाइटी व्हिच वाज एक्जिस्टिंग, ओके, जो डिमांड क्रिएट कर सकता है या प्राइसेस को बढ़ा सकता है अपने मन चाहे भाव के ऊपर, वो तो पॉसिबल था नहीं, तो खिलजी ने कहा देखो सब बराबर ही है सर। ठीक है ना, अगर तुमसे कोई ज्यादा पैसा लेने की कोशिश करे मेरे को बताना सर। ठीक है, तो उसने 4 अलग अलग मार्केट बनाया सर। ठीक है ना, समझे, और अपने दिल्ली के लोगों के लिए सर, ये एक्चुअली ये फार्स था सर, वो फैमिली मैन में क्या कहते हैं, इट्स शैम सर। ठीक है ना, गेटिंग ओके, हिस्ट्री के अंदर इससे बड़ा कोई शैम कोई था नहीं सर, है ना, समझे, क्यों मैं बता रहा हूं, उसके पीछे के दो कारण आपको मिलेंगे सर। ठीक है, ये मार्केट उसने 4 दिल्ली में बनाए थे सर ना, इसको लेके मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ऐसे गदगदित हो जाते हैं अलीगढ़ वाले सर। ठीक है, और मार्केट मतलब ये आया कहां से कभी देखा है तुमने सर। ठीक है, अब जैसे उसने एक अनाज मंडी बना दी थी सर। ठीक है ना, ये एस्टैब्लिश्ड मंडी बदायूं गेट के पास सर। तो उसने जो अनाज मंडी बनाई थी, विल सी कि अनाज आता कहां से आता था सर, ग्रामीण विस्तारों से आता था, ये खूब चौधरी मुकद्दम से पकड़ पकड़ के, और जो भी किसान था बेचारा दिल्ली के आजू बाजू में, वहां से अनाज को उसने सबका सब लॉजिस्टिक, क्योंकि इतनी बड़ी सेना थी, यहाँ पे मंगोलों से लड़ना था सर। ठीक है, तो उसने मार्केट्स बनाए, मार्केट का सुपरिटेंडेंट बना दिया, शाहनाई मंडी सर, है ना, मंडी समथिंग कॉल्ड मार्केट सर। ठीक है, शाहनाई इज द सुपरिटेंडेंट। ओके, ही आल्सो अपॉइंटेड द स्पाइस, है, उसने स्पाइस को भी अपॉइंट किया इंटेलिजेंस वाले कि कोई व्यक्ति चीटिंग ना करे, फिक्स प्राइस में ही दे, जो क्वांटिटी ऑफ वेट जो है वो एक मिनिमम होना चाहिए सर। ठीक है, मतलब उसकी भी स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के रूप में ना, नाइट पिक्चर की तरह नहीं, बोले ये क्या है, बोले वर्ल्ड कप सर, समझे, इधर से भी इतना इधर से भी इतना, मतलब ऐसा नहीं करने का सर। ठीक है, तो एवरीथिंग ही मेड श्योर सर, ऐसा नहीं था उसने नहीं किया था सर। ओके, बट आप समझने की कोशिश करिए कि ये हजारों की किलो की क्वांटिटी के अंदर से अनाज मंडी उसने बनाई थी, ग्रेन मार्केट बनाया था, प्राइसेस को फिक्स कर दिया था, करप्शन ना हो उसके लिए उसने ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया था। बट देन हमें ये भी देखना है कि ये जो सप्लाई था वो कहां से, दिल्ली में तो खेती होती नहीं थी, राइट, है ना, दिल्ली में तो खेती होती नहीं थी, खेती पंजाब की तरफ होती थी, खेती वेस्टर्न यूपी में होती थी, खेती हरियाणा में होती थी सर। ठीक है, तो वहां से ये सब कुछ पैसा आ रहा था सर। तो वहां की जो, या वहां का जो रिसोर्सेज है वो सब दिल्ली के अंदर डाइवर्ट हो रहा था, और वहां के व्यापारियों को आदेश दिया गया खिलजी के द्वारा सर। ठीक है, कि वी विल सी कि आपको किसी जगह के बेवकूफ पर बेचना नहीं है, मेरा व्यापारी या मेरा अधिकारी आपको कारवा के अंदर सीधा यहाँ से माल को खरीद के दिल्ली लेके आ जाएगा सर। ओके, तो अदर रीजन में तो कमियां पड़ जाएगी सर। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी सेना अगर आपके पास 4 लाख की सेना है, उसमें से 1.5-2 लाख रिजर्विस्ट बैठे हुए तो दिल्ली में बैठे थे सर। ठीक है, तो उनको खिलाना पिलाना पड़ेगा, तो राजा की जिम्मेदारी है, पैसा तो दे नहीं रहा था सर। ठीक है, तो वहां की आवाम को खुश करना, समझे नहीं समझे, कैपिटल की आवाम को खुश करना, हर एक राजा की यही आपको कहानी मिलेगी, ज्यादा समझ में आ गया होगा सर। ठीक है, कैपिटल सबसे बढ़िया रहता है, वहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया रहता है सर। ठीक है ना, प्योंगयांग देख लो सर। ओके, प्योंगयांग में आप टेडी बियर देखोगे तो बड़े-बड़े घर बना के रखा हुआ है सर। ठीक है, और प्योंगयांग के लोगों के पास कुछ के पास तो गाड़ियां वाड़ियां भी है सर। ठीक है ना, इंटरनेट भी लोगों को दिया हुआ है उसने सर। बट देन वी विल सी कि अगर आप ग्रामीण विस्तारों में देखोगे तो क्या होगा सर। ठीक है, वहां भुखमरी होगी, वहां किसी के पास, क्योंकि वहां की खेती जो है वो कहां लेके जा रहा है खिलजी सर। वहां की जो ग्रेन है वो कहां लेके जा रहा है सर। ओके, तो वी विल कम टू नो कि एक साइड के ऊपर उसने दिल्ली में मार्केट्स बनाए और 4 अलग-अलग विस्तारों में बनाए सर। ठीक है, सो ही मेड श्योर दैट ही एस्टैब्लिश्ड दिस मार्केट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिल्ली, एंड देन ही मेड श्योर कि इसमें सप्लाई बहुत बढ़िया चलेगा सर। ओके, ग्रेनरीज का निर्माण कराया कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी, इन द केस ऑफ माइंस, ओके ना, मेरी आर्मी और मेरे लोग जो दिल्ली में खास लोग, क्योंकि दिल्ली में सब लोग तो बसते नहीं थे सर। ठीक है, सो इन द टाइम ऑफ famine सिचुएशन, इन द पीरियड ऑफ ड्रॉट लाइक सिचुएशन सर। ओके, उसने बेसिकली ये कार्य किया, और जो कम्युनिटी या जो लोग जो कारवा के रूप में व्यापार कर रहे थे उनको कहा कि तुमको दोआब से दिल्ली लेके आना है, तुम्हें बाकी सारे विस्तार से दिल्ली की तरफ लेके आना है सर। ओके, तो ऐसे अलग-अलग प्रकार के मार्केट, जैसे कपड़ों का मार्केट बनाया सर। ठीक है, अब कपड़े क्योंकि सेना को अपना सप्लाई भी चाहिए था सर। ठीक है, ओके, वहां जो लोग रह रहे हैं तो बाकी सारी जगह से तुमने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया सर। ओके, तो तुम ये कह रहे थे कि भाई हमने मार्केट बना दिया, हमने घोड़ों का मार्केट बनाया, साहब सबसे अव्वल दर्जे के घोड़े खिलजी पहले अपने हाथ में ले लेता था सर। ठीक है, समझे, और उसके बाद विल सी कि घोड़े हो गए, बाकी सारे जानवर हो गए, सब अपने फोर्सेस के लिए रख देता था, स्टैंडिंग था, सब कुछ उसके हाथ में था। ठीक है, तो देन द लेफ्ट ओवर विल बी गिवन टू द मार्केट्स। ओके, और इसमें से विल सी कि कॉमन मैन के हाथ में कुछ आया तो आपको मिल जाएगा सर। ओके, तो व्हाट वी सी ओवर हियर कि द 4 मार्केट दैट खिलजी हैड एस्टैब्लिश्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट रिफॉर्म्स और द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बाय अलाउडिंग खिलजी वाज वेरी डिफरेंट कंपेयर्ड टू व्हाट वी एक्चुअली परसीव ओवर हियर सर। ठीक है, समझ। ये क्यों था उसके पीछे, कि अगर आप समझने के कारण देखिए कि एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस कहता है कि ये सब वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से खिलजी ने किया था सर। ठीक है ना, वेलफेयर का मतलब क्या है कि भाई वो लोगों का कल्याण सोचता था, अगर कल्याण सोचता था तो दिल्ली के 100 कदम आगे जाके नहीं सोच सकता था सर। ठीक है, गेट मोड। ओके, ये मूल तरह से कल्याण था ही नहीं सर। ओके, समझे, लोग कहते थे कि अलाउद्दीन खिलजी वाज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, सर इकोनॉमिस्ट नहीं था, ये वाज अ वेरी लाइक सुल्तान था
सर है उसको पता था कि कैसे चीजों को चलानी है सर, ठीक है ना, तो इसकी टोपी उसके सर करनी है सर, ठीक है, हर राजा वो प्योंगयांग में कैसे किया जाता है सर, ठीक है, करेंगे अपन, तो वी विल सी दैट कंट्री साइड के अंदर, कंट्री साइड मतलब जो स्थानिक विस्तार है, दिल्ली से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर चले जाओ कोई भी डायरेक्शन के अंदर, तो समझ में आएगा कि क्या होगा सर, ठीक है, करेंगे अपन, दिल्ली में बहुत बढ़िया, कोई भी व्यापारी स्टॉकिंग नहीं कर सकता, कोई भी व्यापारी होर्डिंग नहीं कर सकता सर, ठीक है, क्यों स्टॉकिंग होर्डिंग के ऊपर इसके अधिकारी बैठते थे, अगर कोई एक हद से ज्यादा बेच दे या स्टॉकिंग करके रख दे उसकी भी सर्विस करा देता था, बोले क्यों तुम स्टॉकिंग कर रहे हो सर, करेंगे अपन, तो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, और यहाँ से मार्केट से टैक्सेस को भी उससे कलेक्ट किया सर, ठीक है, तो लो प्राइसेस में बेचने के बावजूद भी क्योंकि क्वांटिटी बहुत हाई थी, दिल्ली में डिमांड बहुत हाई थी, समझे, क्योंकि वी विल कम टू नो कि जितने भी सेना से लोग थे या बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, इन सब के ऊपर भी आपको यहाँ से मिलती है सर, करेंगे अपन, और पैसे की जो मेटल करेंसी है उसकी सप्लाई लिमिटेड थी, एक से ज्यादा तो आपको मिलेगी नहीं सर, बट ऑल ऑफ दिस वाज यूज्ड बाय खिलजी टू फुलफिल हिज एम्बिशन सर, करेंगे अपन, तो ही एस्टैब्लिश प्राइस रेगुलेशंस है ना, एमआरपी का कांसेप्ट जिसे हम लोग पहचानते हैं सर, ठीक है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस का कांसेप्ट आपको मिलता रहता है, फिक्सेशन कर दिया सर, ठीक है, ये एक्चुअली एमआरपी आपको इंडिया में दिखता है, वेस्ट में नहीं दिखता सर ना, वेस्ट में इवन एक मार्केट से दूसरे मार्केट में फर्क पड़ेगा, मतलब एक कहीं पे था तो हमने कोका कोला की बोतल देखी थी सर, ठीक है, तो वहाँ मतलब 0.8 या 0.7 यूरोस की थी, और दूसरी दुकान पे गया एक्जैक्टली मतलब उससे 200 मीटर आगे सुपर मार्केट था, 2 सुपर मार्केट बाजू में स्ट्रीट्स पे ही थे सर, तो कहीं और था वो 0.5 में या 0.6 में बेच रहा था, मैंने बोला ऐसा क्यों सर, ठीक है, तो वी विल फाइंड कि मेरे को एक दोस्त बता रहा था मेरे साथ था, बोले यहाँ ऐसा ही चलता है सर, ठीक है, समझे, यहाँ हम लोग बेसिकली ना 3-4 शॉप्स कभी कभी बोल देते हैं अगर बड़ी वस्तु खरीदनी होगी, मतलब मूलतः से इंडिया जैसा है, पर इंडिया में एमआरपी के ऊपर अपन बार्गेन करते हैं सर, ठीक है, यहाँ अलग कहानी मिलती है सर, खैर चलिए लेट्स नॉट बात, तो कहानी क्या है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने एमआरपी का कांसेप्ट क्या है, प्राइस फिक्स कर दी थी सर, ठीक है, अपने बरीज को अपॉइंट किया था, स्पाइस को अपॉइंट किया था सर, ठीक है ना, और वॉल्यूशन अगर कोई करता था कोई व्यापारी सर तो उनकी सर्विस कर दिया थी सर, ठीक है, तो सेम प्राइसेस वाज मेंटेन, सप्लाई उसने अच्छी खासा कर दिया, उसको ये पता था कि वो ग्रेनरीज का निर्माण करा रहा है, इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया था सर, ठीक है, जहाँ जितने भी व्यापारी है ऑल द ट्रेडर्स हु आर पार्ट ऑफ द खिलजी मार्केट्स होते हैं ना, इनका रजिस्ट्रेशन होता है, ये सब चीजें समझ में आ रही ठीक है सर, समझे, बट सवाल ये आता है कि ये क्यों किया गया था, व्हाट वाज द नीड सर, समझे, तो मैंने नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश की, तो ऑब्जेक्टिव वाज वेरी डिफरेंट सर, ठीक है, समझे, एक थियरी ये कहती है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी वेलफेयर करना चाहता था ना, वो सोचता था कि मैं तो कल्याण करूंगा लोगों का सर, ठीक है, समझे, और ब्रिटिश हिस्टोरियन है, अलीगढ़ हिस्टोरियन है सर, ठीक है, वो भर भर के बहुत लिखेंगे कि देखो खिलजी वाज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, गेटिंग अपॉन, ओके, एंड बीइंग अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट ही वांटेड, अरे भाई साहब सर, समझे, एकदम मैं लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी करने की कोशिश करूंगा सर, ठीक है, बट देन द रियलिटी वाज समथिंग एल्स सर, गेटिंग अपॉन, ओके, एंड वी विल सी कि द नीड वाज समथिंग एल्स बिकॉज़ उसने मंगोल के ऊपर लड़ाई करनी थी, भारत में कॉन्क्वेस्ट करना था, चित्तौड़ के ऊपर उसने आक्रमण किया था 3 में, ठीक है, सो ही नीडेड अ परमानेंट आर्मी, और उसको ये भी चाहिए था कि मेरे को सैनिक चाहिए सर, ठीक है, संख्या बढ़ानी है, कैश में सैलरी देनी है, तो ऑब्वियस है कि पूरी बजेगी सर, हाँ, उस पीरियड में आपको बहुत सारा पैसा खर्च होता था सर, ठीक है, गेटिंग अपॉन, ओके, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि जितनी पैसा वो देगा सरकार के रूप में है ना सैनिकों को, तो वो तो जाके विल सी कि पैसा खर्च करके आएंगे, तो उसके कारण इन्फ्लेशन भी हो रहा था, बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे, ट्रेजरी के ऊपर खर्चा आ रहा था, ट्रेजरी के पास पैसा था नहीं सर, गेटिंग अपॉन, ओके, अगर वो सैलरी को फिक्स कर रहा है तो उसके कारण बहुत पूरी बजेगी सर, गेटिंग अपॉन, ओके, और एक हद से ज्यादा सैलरी हाई भी नहीं कर सकता, एक हद से ज्यादा लो भी नहीं कर सकता, प्राइस फिक्स करेगा तो दोनों मैनेज हो जाएगी, तो उसने एक साइड के ऊपर सैलरी को थोड़ा बहुत स्टेबल किया, और दूसरी साइड के ऊपर हमें पता चलता है कि प्राइस फिक्सेशन कर दिया सर, ठीक है, समझे, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम प्राइस फिक्सेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, ओके ना, ये प्राइस फिक्सेशन विल सी कि ज़बीता के रूप में, ज़बीता इज काइंड ऑफ रॉ ऑर्डर्स और रेगुलेशंस सर, गेटिंग अपॉन, ओके, और इस तरह से उसने अलग-अलग वस्तुओं की प्राइस फिक्स की, अलग-अलग मार्केट्स के अंदर उसने किया सर, ठीक है, गेटिंग अपॉन, ओके, तो जैसे शाहनाई मंडी को अपॉइंट करना, शाहनाई मंडी वाज द सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट्स, ओके, और इसको कहना कि तुम जाओ और तुम जाके अपने स्पाइस वाइस को रखो, और जितनी भी अलग-अलग कमोडिटीज है उसके लिए अलग-अलग मार्केट रखा, इनफैक्ट ये प्रथा आपको भारत के आज के पुराने शहरों के अंदर या पुराने शहर के ओल्ड एरियाज के अंदर आपको मिलेगी सर, ठीक है, आप यहाँ अहमदाबाद में आओगे तो देयर आर स्पेसिफिक एरियाज, देयर आर स्पेसिफिक मार्केट्स व्हिच आर नोन फॉर स्पेसिफिक कमोडिटीज, कपड़े के लिए अलग मार्केट आज भी है सर, ठीक है, अब तो थोड़ा मिक्स हो गया है, लोहे के लिए एक अलग से मार्केट आज भी आपको मिलता है सर, ठीक है, स्पाइसेस के लिए आपको एक अलग मिल जाएगा सर, ठीक है ना, इवन दिल्ली के अंदर भी होगा, हर एक जगह के ऊपर आपको मिलेगा सर, ठीक है, तो ये पहले से आपको चीजें मिल रही है सर, है ना, तो जितने भी ओल्ड सिटीज होंगे ना सर उसमें स्पेसिफिक 2-3 गलियां होगी, एक बाजार का चौक का विस्तार होगा, उसमें 3-4 गलियां ऐसी होगी जहां स्पेसिफिकली एक ही कमोडिटी मिलेगी, उसमें जो भी व्यापारी है वो एक ही वस्तु बेचेंगे ना, कपड़े का मार्केट होगा तो कपड़े का ही होगा सर, ठीक है, हाँ, सुनार गली होगी, या वी विल सी कि यहाँ जैसे इंदौर में सराफा बाजार है, या यहाँ पे मानिक चौक करके एक जगह है अहमदाबाद के अंदर, तो ऐसी आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहती है सर, ठीक है, समझे, और इसने क्या किया कि जितने भी मार्केट के अंदर जो ग्रेन्स वेन्स आने चाहिए थे ना, खास करके जो प्राइसेस उसने प्रोक्यूर कर दी थी सर, ठीक है, ओके, उसको कारवा के थ्रू उसने क्लब कर दिया सर, समझे, तो जितने भी व्यापारी थे उन सबको कहा जाता है कि तुमको लाइसेंस मिलेगा, तुमको रेगुलेशन में दे दूंगा सर, ठीक है, समझे, और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि आप लोकल एरिया से ग्रेन्स को सप्लाई करना शुरू कर दो सर, ठीक है, अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रिश्तेदार होगा या कोई ना कोई गवर्नर होगा, मतलब मेनली उसका जो अंडर में आता था सर, ठीक है, इन सबको कह दिया जाता था कि यू कलेक्ट ग्रेन्स फॉर अस, ओके, स्टेट के लिए सर, ओके, तो इस तरह से मार्केट्स के अंदर तो ग्रेन पहुंचेंगे, पर ग्रामीण विस्तार में क्या असर पड़ेगा समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है, समझे, तो व्हेनेवर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड द सो कॉल्ड मार्केट रिफॉर्म्स, ओके, हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने कंट्रोल तो सब कुछ हाथ में ले लिया था सर, ओके, बट देन रियलिटी ये थी कि इसकी इंप्लीकेशंस कहीं ना कहीं आपको पड़ती रहेगी सर, समझे, सेकेंडली उसकी मार्केट रिफॉर्म्स करने की इंटेंशन ये भी थी कि उस टाइम पे होर्डिंग बहुत हो रहा था सर, ठीक है, समझे, एंड उसको ये लग रहा था कि होर्डिंग के कारण प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत हो रही है, ये तो नॉर्मल ही है सर, ठीक है ना, इंसान की फितरत है कि जैसे उसको पता है कि डिमांड बढ़ रही है कोई वस्तु की, तो थोड़े समय तक सप्लाई को और बंद कर दो सर, ठीक है, तो और बढ़ेगी और बढ़ेगी और कमाएंगे सर, ठीक है, समझे, तो कोविड के टाइम पे 200 250 रुपए का भी मास्क खरीदते थे लोग सर, ठीक है, क्योंकि होर्डिंग हो रहा था सर, दुकान वाले के पास पड़ा होगा तो भी नालायकी करेगा सर, ठीक है, बोले नहीं है सर, कल आना एक ही पड़ा है सर, ठीक है, करीम बोल के, तो N95 मास्क एक बार मैंने 250 या पौने 300 का खरीदा सर, ठीक है, तो कहीं पे जाना था मेरे को, N95 था नहीं, तो दुकान पे गया, N95 बोले एक ही पड़ा है 250 रुपए का, भाई दे दे सर, तो आज कितनी निकालेगा, वो भी दे देंगे सर, समझे, तो मन में तो वही देखो ये फिर वो उस टाइम पे वो एसेंशियल कमोडिटीज वाला जो है वो लागू नहीं हुआ था नोटिफिकेशन, या हो गया था पर उसकी कुछ इंप्लीकेशन क्लियर नहीं थी, और फिर वीओसी की उस टाइम पे लड़ने की किसी की फितरत होती नहीं है सर, रियलिटी है ना, समझिए सर, ठीक है, आपको पता है कि आपको गरज है, दुकान वाले को पता भी आपको गरज है सर, ठीक है, तो आप लड़ने की तो कुछ था, तो समथिंग वाज देयर सर, ठीक है, मैं कुछ मगजमारी नहीं किया, भाई दे दे मेरे को N95 रुपए, उसमें भी आधे से ज्यादा डुप्लीकेट बन के आ रहे थे N95 सर, डिजाइन उसकी जैसी होती थी पर जो मटेरियल होता है वो ओरिजिनल N95 का नहीं होता था, ठीक है, तो मेरे रिलेटिव डॉक्टर थे, तो एक बार मेरे को बता रहे थे, बोले तुम पहन के घूमने जा रहे हो ना सर, ठीक है, वो तो कोविड वोविड की ड्यूटी में थे, तो बोले वो आधे से ज्यादा तुमको डुप्लीकेट दे रहे हो, ऐसा है, बोला वो 2 कपड़े को लगा के ऊपर का ऐसा है ना डिजाइन जाली वाला बना के, ये बहुत हुआ सर, है ना, स्कैम का स्कैम सर, खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर सर, हर्ष कह रहे हैं कि अल्कोहल यूज किया, तो यूं करके सूंघते थे तो हवा ऐसा उड़ते थे कि नहीं उड़ते थे सर, ठीक है, अल्कोहल तो आता ही है मोड ऑफ सैनिटाइजर में सर, बट सीधा डायरेक्टली अल्कोहल यूज करना मतलब भालना पड़ जाएगा सर, ठीक है, आजू-बाजू लोग भी बोलेंगे, बोले क्या भाई सुबह-सुबह ही सर, क्योंकि आप किसी को मिलने जाओगे तो हाथ से तो स्मेल रहेगी ना सर, ठीक है, आपदा में अवसर बना दिया आपने, हाँ, जोरदार है सर, खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दैट, ओके, तो कहानी क्या थी कि ही वांटेड टू स्टॉप दिस होर्डिंग सर, ना समझ ओके, तो उसने होर्डिंग को स्टॉप करवा दिया, एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने कहा कि जितने भी ग्रेन्स है सर उसको रीग्रेड किया जाएगा और उसके बाद वी विल सी कि उसको करेंगे सर, ठीक है, तो कहानी ये है कि दिल्ली के अंदर तो उसने रैशनिंग भी करवाया था, रैशनिंग का मतलब ये था कि ही मेड श्योर कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम दिल्ली के आजू-बाजू के अंदर जितने भी मेन एरियाज थे सर, ठीक है, समझे, वहां पे ग्रेनरी बनाई थी, सेंट्रल ग्रेनरी सर, ठीक है, और सेंट्रल ग्रेनरी के अंदर उसने ध्यान रखा कि अगर ड्रॉट की सिचुएशन है या काइंड ऑफ वी विल सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम काइंड ऑफ फमाइन लाइक सिचुएशन है, अगर बारिश नहीं आ रही है तो वो इन ग्रेन से रैशनिंग करवा सकता है, तो उसने खुद व्यापारियों से होर्डिंग बंद करवाया पर खुद का सेंट्रल कंट्रोल ले लिया सर, ठीक है, समझ ओके, वैसे ही उसने एक मार्केट क्लॉथ और ग्रोसरीज के लिए बनाया था सर, समझे, तो इसके अंदर उसने खास करके ध्यान रखा कि जो कपड़े का बाजार है सर, है ना, इन सब के लिए डेवलप, देखिए कपड़ा भी दिल्ली में तो सब बनता नहीं था, राइट और रॉन्ग, ठीक है, समझे, तो ही न्यू अबाउट दिस पार्ट कि उस पीरियड में कपड़ों को लेके क्या कर रहा है सर, ठीक है, अब आर्मी के लिए भी
कपड़े चाहिए, खुद के लिए भी चाहिए और कपड़े का सप्लाई भी स्टडी होना चाहिए और कपड़ा बेसिकली भारत के विस्तार में बनता है। भारत मतलब खिलजी के एम्पायर के अंदर और थोड़े बहुत बाहर के विस्तार। अब कुछ जैसे पंजाब में आपको मिल जाएगा, मुल्तान में मिल जाएगा, ठीक है समझे? कुछ आपको गुजरात वाले विस्तार के अंदर मिलता था, ठीक है? ईस्टर्न यूपी वाले विस्तार के अंदर मतलब वाराणसी वाले रीजन के अंदर, ठीक है? तो व्हाट ही डिड दैट उसने व्यापारियों को कहा कि देखो मैं तुम्हें परवाना देता हूँ, ठीक है? समझ गए? ओके एंड आई विल मेक श्योर कि मेरा एक अधिकारी है, ठीक है ना? वो तुम्हें एडवांस में कैश देगा या काइंड ऑफ विल सी कि तुम्हें एडवांस के अंदर कुछ ऑर्डर देगा और तुम्हें प्रोक्यूर करके हमारे लिए लेके आना है, ठीक है? समझे? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि सम ट्रेडर्स वर गिवन मनी बाय द स्टेट, है ना? स्टेट पैसा देता था। तो तुम मेरे लिए प्रोक्यूर करके आओ सर कपड़ा सर ना। तो मुल्तान के व्यापारी मुल्तान मैंने बताया मूल स्थान था ना, मुल्तान उस मूल स्थान से, ठीक है? तो आज की तारीख में मुल्तान बन गया। तो मूल स्थान जो जगह थी वहां से दे टू प्रोक्यूर क्लॉथ्स क्योंकि लाहौर से बड़ा सेंटर था मूल स्थान से, ठीक है? व्यापारी बहुत हुआ करते थे और इन सबको विल सी की एडवांस में पैसा देके उसका जो माल है, जो भी कपड़ा बनता था वैसे आता था, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से व्यापार हो रहा था, वो सब दिल्ली की तरफ लेके आ गया, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी उसने खुद के कंट्रोल में मैन्युफैक्चरिंग करवाई सर, है ना? व्यापारियों को कहा कि तुम मजदूर को लेके आओ, बोले नहीं है तो हम मंगवा देंगे, ठीक है? तो लेबर को प्रोक्यूर किया एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि यहाँ पे प्रोडक्शन करवाया मार्केट के अंदर, ठीक है? और कुछ कुछ चीजें अपने लिए स्पेसिफिक कर दी सर ना, जैसे वी विल सी की बहुत ही फाइन क्लॉथ है ना, काइंड ऑफ मलमल और ऐसे कपड़ा हुआ करता था, तो उसका उसने एक्सपोर्ट बैन करवा दिया। उसने कहा कि ये तो मेरे लिए है सर, मैं पहनूंगा, रॉयल एंट्री होनी चाहिए मेरी सर, ठीक है ना? और मेरे से कोई दिखना नहीं चाहिए ना, आपको पता होगा नॉर्थ कोरिया में टेडी बेयर वाली हेयर स्टाइल कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसके कपड़ा कोई नहीं पहन सकता, उसकी गाड़ी कोई नहीं रख सकता, ठीक है? समझे? अलादीन अलादीन सर, समझे? मूवमेंट ही अलादीन वाला है सर, क्या? तो यहाँ पे भी यही कहानी आपको मिलती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? कि मेरे ऐसा कपड़ा नहीं पहनना है, तुम्हारे लिए मैं और कपड़ा करके दे दूंगा सर, समझे? गेटिंग ओके? सो ही मेड श्योर दैट he will not be allowing the people to wear a specific kind of cloth and he will also be making sure that he will be procuring cloth at a large number by giving advances, by giving some kind of monetary like incentives to the merchants and the traders and bringing the supply to Delhi sir, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो बहुत लोग बेसिकली कॉर्पोरेशंस के रूप में आए सर, इन सब ने उस दौर के अंदर पैसा जो है अपना डाल के धंधा करने के लिए और दुकान खोलने के लिए दिल्ली के अंदर सप्लाई कर दिया था, ठीक है समझे? तो एक ये भी कहानी मिलती है। तीसरा मार्केट जो था मैंने बताया घोड़ों का था सर, तो एक अनाज मंडी थी, एक कपड़े का मार्केट था ना, ऐसे बड़े बड़े तौर पर। तीसरी घोड़ों का था, जानवरों का था, उसमें स्लेव्स भी बिकते थे। स्लेव्स का मतलब बेसिकली इंसान भी बिकते थे, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। अब मजे की बात ये थी कि कमोडिटीज के मार्केट के अंदर घोड़ों की इंपॉर्टेंस थी, मीडिएवल एरा था, ठीक है समझे? और मीडिएवल एरा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ये चीज पता थी कि जिसके पास अच्छे नस्ल के घोड़े होंगे वही बेसिकली साम्राज्य बनाएगा ना, तो हॉर्स मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी था सर, ओके? सो ही डिड समथिंग जहां वी विल कम टू नो कि घोड़े का सीधा परचेस करना शुरू कर दिया। ये घोड़े का मार्केट एक्चुअली लोग कह रहे हैं कि उसने वेलफेयर के लिए बनाया था, नो सर, ठीक है ना? घोड़े का मार्केट, लाइवस्टॉक का मार्केट और स्लेव्स का मार्केट मूल तरह से उसने अपने अधिकारियों के लिए और खुद के लिए बनाया था, ठीक है? क्योंकि घोड़े की उसने ग्रेडिंग करवाता था पहले और सबसे अच्छे नस्ल के घोड़े सीधे सीधे राजा के कोर्ट में चले जाते थे, ठीक है ना? समझे? ये होता है ना आज की तारीख के अंदर भी सर, समझे? बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स है जो अपनी प्रोडक्ट को कॉमन मैन के लिए सप्लाई नहीं करते सर, ठीक है? वो आपके यहाँ पे जैसे चाय है सर, ठीक है ना? तो चाय में भी अलग क्वालिटी आती है सर, ठीक है? एक क्वालिटी ऐसी है जो यहाँ मार्केट में मिलती नहीं है, वो सीधे ऊपर जाती है, ऊपर मतलब राजा लोग के वहाँ पे सर, ठीक है ना? समझे? तो उसमें ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है, उससे भी बड़े राजा लोग हैं उनके वहाँ जाती है सर, ठीक है? तो वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम खिलजी का भी यही था, घोड़े के लिए भी यही काम कर रहा था। उसने घोड़े के लिए ये कार्य किया कि घोड़े को उसने ग्रेडिंग करवा दिया, तो अच्छी नस्ल के घोड़े सीधे मेरे हाथ में आएंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? और ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि मिडलमैन को हटवा के उसने खुद प्रोक्यूरमेंट करवा दिया था सर, ओके? तो होता क्या है कि उसने व्यापारियों को बहुत परमिट दे दी थी और कहा था कि मेरे सुपरविजन में सब कुछ होना चाहिए सर, है ना? समझे? एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस ही वाज एबल टू क्रिएट अ ह्यूज मार्केट फॉर हॉर्सेस, द फाइनेस्ट क्वालिटी लाइड विद द किंग एंड द सुल्तान सर, ठीक है? एंड ही मेड श्योर कि इसी से वो कैवलरी बनाया था, घुड़सवारों को बनाया था, ठीक है? ये घुड़सवार उसके लिए हेल्प करेंगे सर। और वहां तक उसने बताया था कि अगर उल्टा-सुल्टा किसी ने चोरी की, घोड़ा बोल के खच्चर बेच दिया मेरे को सर, है ना? समझे? और सप्लाई में क्योंकि इंस्पेक्शन तो राजा खुद करता था नो डाउट, पर अगर उसको 1000 घोड़े लेने हो, 1000 के अंदर ना देखेगा, रैंडम क्वालिटी चेक करेगा सर, ठीक है? समझे? और रैंडम क्वालिटी चेक में क्या होता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो वी विल फाइंड कि उठाएगा, उसने 5-6 घोड़े देखे, उसमें खच्चर निकल गया तो क्या करोगे सर, ओके? बोले तुम्हारी ना खाल कर दूंगा मैं सर, तो डर का माहौल था सर, ठीक है? खिलजी को एक चीज सब कुछ पता थी कि भाई देखो स्टेट लाइज ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फियर सर, ठीक है? समझे? स्टेट के एग्जिस्टेंस से डर के ऊपर है सर, ठीक है? समझे? जिस दिन तुम्हारा डर खत्म उस दिन इज्जत खत्म हो जाएगी सर। तो हमें कैसे भी करके चीजों को टाइट रखनी है, वी शुड नॉट अलाउ सर्टेन थिंग्स टू गो बियॉन्ड आवर कंट्रोल सर, है ना? घोड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बहुत फायदा हुआ। दूसरा लाइवस्टॉक का मार्केट था, कैटल्स का, बहुत सारे जानवरों का था सर, ठीक है? समझे? इसकी प्राइसेस फिक्स करके उसने दो चीज की सर, ठीक है? लाइवस्टॉक यूज्ड टू बी सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ फूड एज़ वेल सर, ठीक है? तो जो लोग भी सी की लाइवस्टॉक को खरीदते थे बाजारों से, जैसे पुष्कर का मेला आपने देखा होगा सर, ठीक है? समझे? वहां सालाना हमें देखने को मिलता है लाइवस्टॉक की एक्सचेंजेस होती है सर, ठीक है? समझे? तो उससे एक सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती है, सही की गलत सर, ठीक है? किसान की जो भी है या जो भी डेयरी फार्मर है सर, ठीक है? तो इससे ओवरऑल वी विल सी कि कॉमन मैन को जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज कम मिल रही है या बाकी सारी जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसमें वो मैनेज कर पाएगा सर, ठीक है? दूसरा सोर्स ऑफ फूड भी हमको यहाँ से देखने को मिलता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो ही आल्सो गिव दिस एस्पेक्ट सर, है ना? समझे? तीसरी कहानी जो सैनिकों को कम सैलरी मिल रही थी, है ना? उनके घर वाले ये अलग-अलग जानवरों को पाल पोस के सर, है ना? अपना खाना-पीना गुजारा चला सकते हैं सर, ठीक है? इनफैक्ट इसी के कारण उसने स्लेवरी सिस्टम को भी लीगलाइज किया। स्लेवरी वाज एक्चुअली लीगल इंस्टीट्यूशन राइट फ्रॉम द एंशिएंट एरा, बट द मेडिवल स्लेवरी वाज वेरी डिफरेंट सर, ठीक है? समझे? क्योंकि एंशिएंट स्लेवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिवल स्लेवरी में स्लेव्स वर लिटरली स्लेव्स, ओके ना? समझे? तो टू काइंड ऑफ स्लेव्स, ओके? वन वाज द स्लेव्स जो सुल्तान तक पहुंच गए सर, और दूसरे स्लेव्स थे वो लिटरल स्लेव्स थे सर, है ना? लिटरल स्लेव्स का मतलब ये होगा कि भाई उनका ठीक-ठाक मतलब ना खतरनाक वाला शोषण भी हो जाएगा सर, ठीक है? अब खिलजी को पता था कि यार मेरे बंदे, है ना? मैं इनको कम सैलरी दे रहा हूं, उनको ठीक-ठाक रिसोर्सेज दे रहा हूं, पर उनको स्लेव्स अगर मैं दे दूंगा सस्ते भाव के अंदर तो वो खुश रहेंगे सर, ठीक है? और स्लेव्स इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द ऑफिशियल्स यूज्ड टू मेंटेन 2-3 स्लेव्स एट द हाउस, मतलब सबसे लोएस्ट लेवल का अधिकारी के लिए ज़ियाउद्दीन बारनी लिखता है कि भाई इसके घर में 2-3 गुलाम हुआ करते थे जो घर काम करके दे रहे थे, इनसे तो पैसा तो देना नहीं है स्लेव्स को सर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? एंड वी विल फाइंड कि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में इनको पैसे देना है, प्राइस तो फिक्स थी इनकी सर, ओके? तो सस्ते में मिल जाते थे और ये स्लेव्स आते कहां से थे? तो जितने भी मिलिट्री कैंपेन्स हुए सर, है ना? खिलजी के द्वारा, तो वहां से युद्ध कैदियों को पकड़ के लेके आता था प्रिजनर्स ऑफ वॉर को और इन्हीं को ही स्लेव्स बनवा दिया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो कहानी हमको ये देखने को मिलती है कि ओवरऑल दिल्ली और दिल्ली के सटे विस्तारों में जो इसके खास-खास लोग रह रहे हैं, उसके लिए उसने सप्लाई लाइन बढ़िया की कि नहीं की सर, ओके? उनके जीवन में कम पैसों में उसको कितना सारा मतलब है ना, आप देखिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे दिया सर, है ना? समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है? और ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करने के कारण क्या ये जितने भी अधिकारी, सैनिक, ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं, खास करके एलीट लोग हैं दिल्ली के, उनसे एक हद के ऊपर खिलजी ने नो डाउट इनकी प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट कर दी थी, पर दूसरी साइड के ऊपर खिलजी ने इनको ये सब बेसिक चीजें दी, तो लॉयल्टी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी सर? है ना? सर बोले राजा दे रहा है ना, 10 रुपए में 4 गुलाम लेके आया कल तो मैं बोला कौन है? बोले चंगू मंगू लोग सर, ठीक है? बोले एक को खेती में डालूंगा, एक को अपना घोड़ा साफ करवाने के लिए डालूंगा, एक को किचन किचन में घर काम करने के लिए डालूंगा, चौथे को माली बना दूंगा, गार्डनर बना दूंगा सर, ठीक है? समझे? तो यू अंडरस्टूड दिस पार्ट सर, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो मूल तरह से हमें ये पता चल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये चारों के चारों मार्केट बनाए, ये मार्केट की इंप्लीकेशंस हमें ये हमेशा ध्यान रखनी है सर, ठीक है? तो आपको आता है कि व्हाई मार्केट एंड व्हाट काइंड ऑफ मार्केट्स, ओके? समझे? सो द नीड फॉर मार्केट वाज समथिंग एल्स, ओके? इट वाज नॉट फॉर इकोनॉमिक, है ना? तो जैसे लेनपुल जैसे ऑथर्स है या बार्नी जैसे ऑथर्स है या अलीगढ़ हिस्टोग्राफी बड़ा भर-भर के ना कूद देती है, बोले ओ खिलजी जैसा ग्रेट इकोनॉमिक्स कभी होता नहीं है सर, ठीक है? स्टेट्समैनशिप देखने को मिलती है, इतना वेलफेयर कुछ नहीं मिलता है, सस्ते में खाना अनाज मिल जाता था, गुलाम मिल जाता था सर, ठीक है? समझे? अब गुलाम कहां से लेके आया वो भी बोल दिया करो सर, समझे? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? फिर कम टू नो कि मिनिमम सैलरी उसने दे दिया सर, है ना? समझे? फिक्स और प्राइसेस भी फिक्स कर दी थी सर, ओके? तो ओवरऑल कितनी हैप्पीनेस थी सर, है ना? हैप्पीनेस मतलब सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी थी सर, गेटिंग ओके? बट देन वी विल फाइंड कि एक ऑथर है डॉक्टर पी सर, है ना? उन्होंने कहा कि यार ये सब चीजें अगर आप समझने की कोशिश करिए, तो ये दिल्ली के बाहर क्या थी जरा बता दीजिए सर, दिल्ली के बाहर
था फॉर माइन की सिचुएशन, क्योंकि दिल्ली का अनाज उसने एक एक दो दो साल को होल्डिंग करके रखा था सेंट्रल ग्रैनरीज में, खिलजी ने ग्रैनरीज बनाई थी सर, ठीक है। तो बिकॉज ही हैड बिल्ट द ग्रैनरीज इन दिल्ली, तो ही वाज एबल टू हैव सम काइंड ऑफ स्टॉकिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 इयर्स है ना, उसके पास 1 डेढ़ साल की स्टॉकेज हुआ करती थी कि अगर कल को क्राइसिस आ जाए, खाने पीने की किल्लत पड़ जाए तो दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, ठीक है। बट द रियलिटी है कि दिल्ली के बाहर का भी देखा है ना सर, समझ गए ओके। तो वी विल फाइंड कि इट वाज वेरी इरेशनल आर्टिफिशियल सिस्टम एंड इट हैड सो मच ऑफ, वी विल सी की वायलेशन वेयर मिजरी पॉवर्टी एंड अब्यूजेस वर कैरिड आउट थ्रू आउट for some elite people sitting in Delhi, sir, getting about, okay. We will see that the king, the officials and the soldiers, they were at the, we can say the positive side, sir, and they were getting the benefits out of the exploitation of common man, sir, getting about, okay. The agriculturalists were the most hardest people, sir, क्योंकि क्या होता था कि उनका सप्लाई तो लेके चले जाते थे और वो सप्लाई सस्ते में खरीदते थे, सर, क्योंकि है ना, लाठी भी मेरी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ओके। अब बेचारों को तो अगर किसी ने 100 किलो अनाज उगाया है, ठीक है, 100 किलो गेहूं उगा दिया, चलो हाइपोथेटिकली, अब ये गेहूं 100 किलो उगाने के बाद ये सप्लाई जाता है दिल्ली में, सर, ठीक है। अब दिस सप्लाई व्हेन इट इज टू गो टू दिल्ली, वी विल आल्सो सी साइमल्टेनियसली कि यहाँ उसको 100 किलो के मिनिमम भाव में खरीद लिया उसके अधिकारियों ने, ठीक है, या जो व्यापारी को उसने पैसा दिया हो तो मेरे लिए काम कर, लाइसेंस दिया जाता था, ठीक है। अब होता क्या था, व्हाट यूज्ड टू हैपन, सर, ओके, उसको मार्केट के अंदर के जो प्राइसेस मिली थी वो मिली नहीं, एमएसपी तो थी नहीं उस पीरियड में, सर, ठीक है। ऊपर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, मिनिमम परचेज प्राइस था वो एमपीपी था, सर, ठीक है ना, समझे। तो किसान को एमएसपी की जगह एमपीपी में उसने खरीदा, सर, ना समझे। 100 किलो का भाव अगर 1000 रुपए आना चाहिए तो उसने 600-700 रुपए में खरीद लिया मार फूट के, सर, ना समझे। उसके बाद आप समझने की कोशिश करिए, उसके ऊपर घाई भी लगता था, उसके ऊपर चढ़ाई भी लगता था, है ना। उसको ये 600-700 रुपए के अंदर आप समझने की कोशिश करिए, एक तो परचेज तो उसको मिल नहीं रहा है, उसका सेलिंग उतना हो नहीं रहा है जो मार्केट के ऊपर से होना चाहिए। सरकार ने टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लागू किए गए हैं, सर, है ना, ओके। तो कुछ गिने चुने लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में दिल्ली के आजू-बाजू में जो सेटल थे, इन सब के लिए ये सब चीजें की गई थी ना सर। ये टैक्सेस भी अपने लिए कलेक्ट करवा रहा था, है ना, यही टैक्सेस से पैसा अपनी आर्मी को दे रहा था, ठीक है। और यहाँ तो पैसा भी जा रहा है, रिसोर्सेज भी जा रहा है, सब कुछ चला गया तुम्हारे हाथ से, तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी, सर, ओके, कि तुम दिल्ली की नीड फुलफिल करने के लिए पूरे ग्रामीण भारत को तुमने खत्म कर दिया। Just to fulfill the needs of the few elite people, you are actually finishing off the other, we can say places, sir. Understood this part, sir, okay. तो by making this kind of different ministry, मैंने बताया दीवान रियासत बनाया, सर, ठीक है, और सुपरिटेंडेंट्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स बनाया, शाहनाई मंडी बनवा दिया, सर, ठीक है ना, समझे। राई परवाना मतलब बेसिकली एक ऑफिसर जो परवाना देता है, परमिट्स देता है, सर, ठीक है ना, समझे। अच्छे खासे लॉयल ऑफिसर्स को उसने अपॉइंट किया, सर, ठीक है ना, काइंड ऑफ रेट्स बनवाई एंड पनिशमेंट भी बहुत टाइट करके दिया। पर भाई साहब ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, सर, गेटिंग अपॉइंट, ओके। तो रियलिटी ये थी कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट, सर, ना समझे, खास करके, सर, ना समझे, वेस्टर्न हिस्टोरियंस, ओके, या वी विल सी कि इंडिया के अंदर भी मार्क्सिस्ट अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट के जो हिस्टोरियंस है, इन सब का ये मानना था कि देखो खिलजी अच्छा कार्य कर रहा है, सर, ठीक है ना, समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ा के प्राइसेस फिक्स करके हैप्पीनेस क्रिएट की है, क्योंकि दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बढ़िया था, सर, ठीक है ना, समझे। अरे भाई दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बढ़िया था, बाकी सारा तो देख लो, सर, समझे। तो डॉक्टर पी सरन कहता है कि भाई देखो दिस इज द ऑब्जेक्टिव वाज टू मेंटेन आर्मी, सर, ठीक है, समझे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस ही डिड नॉट केयर फॉर द कंसर्न एंड ही वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर, सर, ठीक है, समझे। द रिफॉर्म्स वर ओनली कन्फाइंड टू दिल्ली एंड द नेबरहुड, सर, समझे, ओके। रेस्ट ऑफ द एरिया डिड नॉट सॉ द इंप्लिकेशन, मैंने बताया आपको पहले ही, सर, ना बातों के अंदर। तो रियलिटी ये है कि बाकी सारे एरिया से तो सप्लाई खत्म हो गया था, साहब, है ना। आप कुछ वस्तु बनाते थे तो स्टेट का कोई अधिकारी बैठ के बैठा बोले कहां बनाया है, अच्छा कपड़ा है, चलो एक काम कर कल से दे दिया करो, खत्म, समझ में आया कि नहीं आपको, कितनी ओके, है ना, समझे। तो बेचारा मेहनत कोई और करे, सर, है ना, लेके जाए दिल्ली से, है ना, समझे, कितनी ओके, है ना, समझे। तो हमने एयरलाइंस बनाई, सर, टाटा वालों ने, सर, ओके। अब टाटा वालों ने बेचारे एयरलाइंस ने, सरकार ने कहा चलो नेशनलाइज कर देते, अरे भाई यार बना रहा है बेचारे, मेहनत किया हुआ है, सर, ठीक है ना, कहां नेशनलाइज करने बैठे हो 10 सर, है ना, समझे, कितनी ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1.5 लाख करोड़ रुपया साल का, है ना, समझे, है ना, टैक्स पेयर का पैसा एयरलाइन को चलाने में लगता था, सर, आप समझिए 1.5 लाख करोड़ रुपया, 1.4 लाख या 1.5 लाख करोड़ रुपया का सालाना एनुअल लॉस एयरलाइन को इसको एयर इंडिया को झटका पड़ता था, ठीक है। और वो हमारे पैसों से जाता था, सर, समझे, कितनी ओके। तो उसमें उड़ने वाले पैसेंजर को तो सर्विस ठीक-ठाक मिलती थी, उसको भी ज्यादा सर्विस मिलती नहीं थी, सर, समझे। एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें मौज करती थी, ब्यूरोक्रेसी में सरकार भी इसमें इंक्लूड होती है, जिसकी पार्टी जिसकी सरकार, सर, ठीक है। बंद करवाना पड़ा, सर, बोले यार ये बंद कराओ, सर, ना ये द गवर्नमेंट इज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, ओके। सरकार को एयरलाइन थोड़ी चलानी है, सर, ठीक है। और चलानी है तो उसके लिए फिर आपको वैसा सिस्टम भी बनाना पड़ता है। तुम ब्यूरोक्रेट को लेके तुम कहोगे कि नहीं एयरलाइन चला दो, अरे ब्यूरोक्रेट का काम अलग है, उसका थॉट प्रोसेस अलग है, समझे। उसको बहुत सारी चीजें और भी देखनी है, मार्केट डायनामिक्स लेके, है ना, मेनी थिंग्स, ओके। तो खिलजी के पॉइंट ऑफ व्यू से विल कम टू नो कि जो मार्केट रिफॉर्म्स थे इसमें पब्लिक को वी विल सी कि कोई लाभ नहीं होता है, सर, ठीक है, गेटिंग ओके। एंड वी विल सी कि इट इज द आर्मी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गॉट द बेनिफिट्स, सर, समझे। मर्चेंट्स और बिजनेसमैन थे उनको भी वी विल सी कि थोड़ा बहुत लाभ हो गया, सर, ठीक है। पर ओवरऑल स्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो एग्रीकल्चर की हालत खराब हो गई, क्योंकि इनके हाथ में कोई पैसा था नहीं, इनको कोई वस्तु खरीदनी पड़ती थी तो शहर में जाके खरीदनी पड़ती थी, इनको टैक्सेस भी हाई पे करने पड़ते थे, तो काहे का वेलफेयर और काहे के रिफॉर्म्स, है ना, समझे, गेटिंग ओके। तो आर्मी ही सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था मंगोल इन्वेजन और एम्पायर बिल्डिंग के चक्कर में जो सरकारी खजाने के ऊपर उसको फटका पड़ा था, सर, ठीक है, समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आ गया था कि मैंने कितना भी पैसा एक्यूमुलेट किया मेरी हालत खराब हो जाएगी, सर, ठीक है, समझे। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस उसने ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए, उसने सैलरी को फिक्स किया, प्राइसेस को रिड्यूस किया, उसको ये चीज समझ में आ गई थी कि भाई अगर मैं सैलरी कट डाउन करूंगा तो मेरे सामने हंगामा हो जाएगा, सैलरी बढ़ा दूंगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, ऑलरेडी मेरे हाथ में करेंसी क्राइसिस चल रहा है तो और भी पूरी बच जाएगी, सर, गेटिंग ओके। तो वी विल सी कि उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि एग्रीकल्चर को फ्लरिश कराए, ट्रेड एंड कॉमर्स को फ्लरिश कराए, सर, ठीक है, समझे। तो इसकी अल्टीमेट आउटकम क्या होगी कि इवन व्यापारियों को भी लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि व्यापारी भी आप देखिए स्टेट के लिए काम कर रहे थे, मुल्तानी व्यापारी थे, दिल्ली के व्यापारी थे, आजू-बाजू के अंदर बंजारा लोग था, सर, ठीक है ना। तो उनको तो स्टेट के अंडर में काम करना था, अपने हिसाब से प्रॉफिट तो कमा नहीं सकते हैं, सर, ठीक है, समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो किसान थे उनकी हालत खराब हो जाती है, सर, गेटिंग ओके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें लग रहा है कि ये जीनियस था? क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये कह सकते हैं कि इसकी जो इंप्लीकेशंस थी, ये इंप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉजिटिव इंप्लीकेशन आपको मिलेगी, सर, गेटिंग ओके। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल कम टू नो कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब ये रिफॉर्म्स किए, ये रिफॉर्म्स उसी तक सीमित रहते हैं। अगर रिफॉर्म्स होते अच्छे खासे तो इट वुड हैव कंटिन्यूड फॉर जनरेशंस एंड जनरेशंस, ओके। एंड अगर ये जनरेशंस एंड जनरेशंस होते तो ऑब्वियस था कि भाई इससे एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करता जो कभी हुआ ही नहीं, सर, समझे। सो वर इट एम्ड एट ग्रेटर पॉलिटिकल कंट्रोल? यस, डेफिनेटली, सर, है ना। सो द मेन ऑब्जेक्टिव वाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट एंड मेंटेनिंग द आर्मी टू कंट्रोल द एम्पायर, टू कॉन्कर द एम्पायर एंड आल्सो मेक श्योर टू फाइट अगेंस्ट द मंगोल्स। समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है। एंड द इंपैक्ट ऑन कंटेम्परेरी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, द सोसाइटी हैड टू सेक्शंस, वन वाज द elite class who benefited out of it, okay, but when we try to understand the common man situation it was very bad, sir, है ना, समझे। all people were suffering, sir, okay। elite class staying in Delhi was one of the major beneficiaries of the so called market reforms for Alauddin Khilji, sir, ठीक है, because they were getting the finest quality of goods at the doorstep, sir, है ना, दरवाजे के ऊपर दस्तक देते ही, है ना, डिलीवरी आ जाती थी उनके यहाँ पे, सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड एकदम रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते का माल भी नहीं खाइए, सर, ठीक है, समझे। दिस माल वाज एकदम मस्त, एकदम अवन दर्जे का था, सर, एकदम बहुत हाई क्वालिटी का माल ये लोग खरीद के लेके आया था। एंड ऑल ऑफ दिस वाज एक्चुअली लाइक नो डाइवर्टेड फॉर सो कॉल्ड elite class, है ना, समझे। क्यों? क्योंकि elite दिल्ली में रहता है, elite के लिए सब कुछ चाहिए, सर, है ना, गेटिंग ओके। कॉमन मैन को कुछ मिले कि ना मिले, सर, समझे। तो समाज के ऊपर इंप्लीकेशंस क्या हुई थी, सर, समाज के ऊपर डिस्ट्रेस क्रिएट होता है, सर, गेटिंग ओके। और स्थिति उसके काबू के बाहर चली जाती है, सर, समझे। तो क्रिटिकली एग्जामिनिंग द प्राइस कंट्रोल मेथड्स ऑफ, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव? टू ऑब्जेक्टिव्स, वन वाज सेइंग दैट इट इज वेलफेयर, बट देन इट वाज नॉट वेलफेयर।
And how far he was able to put them in effect? Okay, till the time he was alive, he was able to put them in effect, sir. It is quite obvious, sir. Okay, but then when we see the overall situation, we will come to know कि जो स्थिति यहाँ से क्रिएट हुई है, ये स्थिति हमें देखने को मिल रही है कि बाकी सारे विस्तार में तो कुछ होता नहीं है, सर. Okay, the countryside was not able to manage out the prices. Okay, ना समझे. Alauddin Khilji kept on continuously plundering the rural areas and the countryside areas of the Doab. Had he been able to control the resources and the markets in the Doab system as well? So what was the reason, sir? So this market control was a temporary measure till the time Khilji was alive. Temporary measure का मतलब ये है कि ये एक क्षण था जब तक खिलजी 20 साल तक सत्ता में रहता है, तब तक ये कर रहा है, सर. ओके, एंड वी विल सी कि उसने जरूरत से ज्यादा, मतलब है ना, होता है ना कभी-कभी अनलिमिटेड का खाना देके आपकी भूख खुल जाती है, सर. ठीक है, इतना आप खाते नहीं हो डेली, सर. ओके, पर वो सूप से लेके डेजर्ट आपको लग रहा है कि इस बार 500 रुपए पूरा वसूल नहीं करना चाहिए, सर. ठीक है ना, समझे, वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा, सर. ओके, खिलजी को इतनी बड़ी सेना की आवश्यकता ही नहीं थी, पर उसने कर दिया था. फिर उसको पता चला कि यार ये तो हो तो गया मेरे से, सर, बहुत भारी पड़ेगा मेरे को, सर. ओके, तो द रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज सफरिंग बिकॉज़ ऑफ दिस. ओके ना, समझे. तो गिने चुने लोगों के लिए फायदा रहा इफेक्ट के अंदर भी, सर. ठीक है, और ये इफेक्ट भी टेंपरेरी थी, सर, ना समझे. टेंपरेरी इसके लिए थी क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो 20 साल तक रहा. इसके सक्सेसर्स कोई भी चीजें अगर आप समझने की कोशिश करें इसको फुलफिल नहीं कर पाए, सर. ठीक है, ऑल दिस इकोनॉमिक और सो कॉल्ड रिफॉर्म्स वर एड्रेस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पार्ट ओनली, सर. ओके, एंड वी विल सी कि फाइनली हमें ये पता चलता है कि ये सब बैकफायर करते हैं जब खिलजी की मृत्यु होगी, सर. समझे. तो जब फाइनली हम लोग खिलजी को देखे और जब कंक्लूजन किए, सर. ठीक है. ओके, तो ज़ियाउद्दीन बारनी भी इसके ऊपर लिखता है और भी ऑथर्स लिखने की कोशिश करता है, सर. ठीक है. ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी केप्ट ऑन रेडिंग द एरियाज ऑफ दोआब, सर. समझे, क्योंकि दिल्ली आइसोलेटेड हो गया था, बाकी से एरिया में सक्सेसफुल हुआ नहीं, सर. समझे, और रिफॉर्म्स पूरी तरह से फेल हो गए थे, डर के माहौल के ऊपर उसने किए थे और उसकी मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो गया, सर. ओके, तो वी विल सी दैट ये इसका परिणाम था. कुछ ऑथर्स इसको ये लिख रहे थे कि भाई इसकी इंप्लीकेशंस लिमिटेड थी, है ना. जैसे फरिश्ता इसको बड़ा गुणगान गा के लिखेगा आखिर में, बोले हमारा राजा राजा था, सर. समझे, ऑब्वियस है कि वो फरिश्ता वो हर बार उसको जस्टिफाई करेगा कि देखो इतना बड़ा कोई काम नहीं किया. वेस्टर्न ऑथर्स भी बेसिकली ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा किसी ने काम नहीं किया, बट वास्तविकता कुछ और थी, सर. समझे कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सर. समझे कि जो हर बार चमकीला होता है वो सोना नहीं होता है, सर. ओके, तो दिस इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू खिलजी इन द मार्केट रिफॉर्म्स. और ये मार्केट रिफॉर्म्स अल्टीमेटली उसकी पॉलिटिकल और इंपीरियल ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट कर रहे थे, सर. समझे, और यही पॉलिटिकल और इंपीरियल ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट करने के चक्कर के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि खिलजी वी विल सी की सत्ता के ऊपर रह पाया 20 साल तक और इसमें ही इसने बड़ा एम्पायर बनाया, सर. ठीक है. समझे, तो इतनी बात समझ में आ गई. यहाँ से ये पूरी एम्पायर लिंकिंग है, सर. ठीक है. तो imperialistic expansion of Gujarat, Rajputana, Deccan and going up till the southern part of the country was not possible if it did not have an army at its disposal, army that is paid in cash, loyal army, and also making sure that the army is well fed, है ना. समझे, उसको खाना पीना सप्लाई मिलता रहे, सर. ठीक है. उनकी फुलफिलमेंट होती रहे, सर. समझे, तो ऑल ऑफ दिस इज हाउ कम पॉसिबल, सर. ओके, तो खिलजी ने इसके लिए मार्केट, इनफैक्ट अलाउद्दीन खिलजी जब एम्पायर बनाता है तो भी दो फेज में बनाता है. पहले 6 साल में, मतलब पहले 10 साल तक 1296 से लेके 1299 से शुरू किया था उसने. 1299 से लेके इनिशियल पीरियड उसने नॉर्थ तक फोकस किया, सर. ठीक है. और 1305-6 के बाद उसने साउथ तक फोकस किया. ऐसा क्यों था? क्योंकि इनिशियली वो साउथ में एक बार तो देवगिरी गया था, पर देवगिरी से वापस आ गया पैसा लूट के, तो सुल्तान बना उसके बाद, सर. ठीक है. आफ्टर दैट खिलजी मेड श्योर दैट द एम्पायर बिल्डिंग शुड बी फोकस्ड ओनली इन द नॉर्दर्न पार्ट, क्योंकि ही वाज मेनली एड्रेसिंग द मंगोल थ्रेट एट दैट टाइम. आप देखिए 1299 से 1305 के बीच में उस टाइम पे मंगोलों का भी त्रास बढ़ा था ना, सर. ओके, तब 1306 के बाद फिर मंगोल ठंडे पड़ गए, सर. ओके, उनकी भी पूरी बच जाती है कि देखो अपने भी नहीं जीत पाएंगे, सर. ओके, सो दैट थिंग्स बिकम वेरी क्लियर, सर. ओके, तो इनिशियल पीरियड में उसका जो एक्सपेंशन है वो भी हमें देखने को मिल रहा है कि नॉर्थ तक ही सीमित था, सर. ओके, और फिर साउथ में बाद में. क्या इंपीरियलिस्टिक एक्सपेंशन में आपको सवाल नहीं पूछा है, पर आएगा तो आपको थीम पता होनी चाहिए, क्योंकि बॉल बाय बॉल कमेंट्री आपको जरूरी नहीं है, पर जैसे एम्पायर बिल्डिंग भी इकोनॉमी के साथ लिंक अप है, सर. ठीक है. वेरी फर्स्ट कैंपेन आफ्टर कमिंग टू पावर, जब वो अपने सपने देखा था उसने गुजरात में कैंपेन किया. काहे में? तो द रीजन इज दैट कि गुजरात हैड सो मच ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल, समझे. तो वी विल फाइंड कि इवन इन द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन 1297 में पहला मंगोल इन्वेजन 9798 में हुआ, उसके बाद इमीडिएटली उसने गुजरात के ऊपर आक्रमण किया, सर. ओके, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि गुजरात इसके पहले बहुत राजाओं ने प्रयत्न किए. अब देखिए घोरी आया था केरला में, मार पड़ी. ऐबक आया था, मार पड़ी. इल्तुतमिश आया था, मार पड़ी, सर. ठीक है. तो उसको आगे की चीजें पता थी, सर. बोले यार यहाँ का लोग खतरनाक है, सर. समझे, बोले कैसे भी करके हमको जाना पड़ेगा. ओके, दूसरी कहानी वी विल सी कि गजनी से भी ये बातें चलती रहती थी पुराने दौर की, सर. ठीक है ना, कि भाई गजनी भी आया हुआ था तो हमें भी ये कुछ करना चाहिए, सर. ओके, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट बिकेम वेरी क्लियर फॉर हिम कि मुझे गुजरात जीतना चाहिए, सर. ओके, और इसके लिए उसने अपने सेनापति उलुग खान को उनको भेजा, सर. ठीक है ना. समझे, जफर नहीं गया था, जफर तो मंगोल से लड़ने गया था. उलुग खान करके सेनापति थे, वन मोर गया, सर. ठीक है. सो बोथ ऑफ देम वर सेंट टू गुजरात. ओके, गुजरात को उसने उस टाइम पर, गुजरात में ये हुआ कि सोलंकी नहीं थे तब. हैड इट बीन सोलंकी ना, सर. ठीक है. समझे, तो बहुत सारी अलग नहीं था, तो वन मोर गए. वो चार थे ना, उलुग, जफर, वो कल था, हाँ, नुसरत खान. हाँ, नुसरत वाज देयर, सर. ठीक है. समझे, तो उलुग खान ने नुसरत खान कहां पर याद करेंगे, सर. ठीक है. बट देन वी विल सी कॉन्टेक्स्ट में याद करते हैं. ओके, देखो लिमिटेड पढ़ो, सर. ओके, जितना लिमिटेड पढ़े, जितना पढ़ते मजा आती है हमको, इसको भेजा, इसको भेजा, फिर क्या होता है पता है, हमको और कंफ्यूज करता है, सर. कंफ्यूज करने के चक्कर में जो मेन याद रखना है, जैसे मार्केट की इंप्लीकेशंस याद रखनी है, ओवरऑल इकोनॉमिक सेंस को याद रखना है, मोबिलिटी के मेजर्स को, उसमें अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में पढ़ जाता है, सर. इसको भेजा था, इसके साथ लड़ाई की थी, उसको किया था, ठीक है. मैं भी कभी-कभी मैं इसके लिए मैं पासिंग कर देता हूं, सर. पासिंग में मैं जब पढ़ रहा होता हूं, रिवाइज कर रहा होता हूं, तो आई मेक श्योर कि मेरे को ये इसको निकालना है. निकालने का मतलब है कि मेरे कॉन्शियस सबकॉन्शियस मेमोरी में नहीं आना चाहिए, सर. ठीक है. वो नहीं होता है, सर. पॉलिटिकल हिस्ट्री को आप थीम वाइज पढ़ना, सर. थीम वाइज इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि सवाल नहीं आते हैं. सवाल नहीं आते, हमें उसकी कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप गया था कहां-कहां, कैसे कैंपेन किया, किस तरह से किया, आज पहला गोला मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, चौथा मारा, ठीक है. वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है. आपको थोड़ी ट्रेंड पता होनी चाहिए कि गुजरात से चित्तौड़, चित्तौड़ रणथंभौर, रणथंभौर से चित्तौड़, चित्तौड़ से सेंट्रल इंडिया और उसके बाद फिर दक्कन. ये एक थीम है उसकी, सर. ठीक है. इसकी कंटेम्परेरी पीरियड में मंगोलों से लड़ता रहा, सर. ठीक है. 1306-7 के बाद फिर मंगोल ठंडे पड़ गए, सर. ठीक है. किडिंग ओके. अब इसमें इंपॉर्टेंट राजा कोई होंगे, जैसे चित्तौड़ के ऊपर आपको पता है कि रावल रतन सिंह और महारानी पद्मिनी की बेसिकली कहानी बहुत फेमस है, सर. ठीक है. तो वो हमें थोड़ी बहुत थीम पता होनी चाहिए कि इसकी कंटेम्परेरी पीरियड में क्या हुआ था, सर. बाकी तो क्वेश्चंस आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री से आते नहीं है, सर. तो गुजरात वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर हिम टू विन. फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट था ना, सर. ओके, ऐबक नहीं कर पाया, ऐबक ने कैंपेन किए थे, सर. नहीं जीत पाया. फिर इल्तुतमिश ने भी किए, ही वाज आल्सो नॉट एबल टू विन आउट, सर. ठीक है. उसने भी प्लान किया था गुजरात जीत के आएगा, सर. ठीक, नहीं जीत पाता. अब बाय द टाइम द 1300s है ना, द वाघेला डायनेस्टी हैड कम टू पावर. वाघेला अंग्रेजी में बाघेला लिखा गया है, ठीक है. वाघेला बोथ आर सेम, ठीक है. एंड एट दैट टाइम द वाघेलास वर नॉट दैट प्रोमिनेंट, समझे. तो करण राजा करके, करण देव करके एक राजा थे ना, गुजराती में करण घेलो कहिए, सब घेलो इसके लिए थोड़ा पगला था, वेरी गुड. तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसने अहिलवाड़ के ऊपर आक्रमण किया. अहिलवाड़ मतलब द पाटन, सर ना. तो नॉर्थ गुजरात वाला पाटन है. मैंने बताया दो पाटन है, एक सोमनाथ वाला है, प्रभास पाटन, और दूसरा अहिलवाड़ पाटन. अहिलवाड़ पाटन वाज द मेन कैपिटल, सर. ठीक है. सो नॉर्थ गुजरात वाला, हां, मेरा इंसेस्टर मतलब मेरा नेटिव है, सर. ठीक है. तो वी विल सी कि दिस इज लास्ट टाइम है, पाटन की प्रभुता डाउन चली जाएगी, सर. तो कहानी ना पाटन की प्रभुता, सर ना. तो कुणाल मुंशी ने लिखी हुई है पाटन की प्रभुता, इज अ बुक कि हाउ ग्लोरीफुल द डेज ऑफ पाटन यूज्ड टू बी, सर. ठीक है. जैसे पाटलिपुत्र था ना आपका, सर. अभी बिहार में, वैसे गुजरात में, वैसे पाटन का अपना खुद का इंपॉर्टेंस है, ठीक. तो अलग ही दबदबा था, सर, शहर का, सर. अब तो रानी की वाव किसी को कुछ मिलता नहीं है, सर. तो विदाउट इट्स ओनली द रानी की वाव दैट इज लेफ्ट आउट. बाकी तो गेट है आपको मिल जाएंगे. इनफैक्ट पूरा अहमदाबाद का कंस्ट्रक्शन पाटन से बना है, क्योंकि जो फोर्टिफिकेशन की रचना की गई थी, जो गेट्स बने थे, सेम टू सेम अहमद शाह ने 1411 में बनाया था. ठीक है.
पाटन तो उससे भी पुराना है। खैर, तो हुआ क्या कि द वाघेला रूलिंग करण देव रियलाइज दिस पार्ट, खिलजी आ गया सर ना, खिलजी सेनापति को भेजा था और ये सेनापति के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भाग जाते हैं देवगिर के अंदर, ठीक है। तो देन विल सी की करण हीरो इस डॉटर सर समझे, दे वेंट टू देवगिर सर, और ये देवगिर गए और ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने गुजरात से लूटपाट की, लूटपाट करने के चक्कर में इनको मिल गया हबीबी सर, ठीक है। तो मलिक कफूर इनको मिलता 1000 दिनारी, 1000 दिनारी का मतलब ये है कि 1000 रुपए में खरीदा था सर, समझ गए। ओके, ही बिकेम अ मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनालिटी। देखिए गुजरात से खिलजी को एक ऐसा बंदा मिला जो बाकी सारे सेनापतियों को भी काउंटर कर पाया, गेटिंग पॉइंट। ओके, एंड वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम यही बंदे ने मंगोलों के सामने भी लड़ाई की और यही बंदे ने फिर साउथ इंडिया के अंदर भी हमें पता चलता है कि कहानी चलती है सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, इनफैक्ट हां, गुजरात की क्वीन को भी उसने कैप्चर किया था, समझे। सो वी विल सी दैट शी वाज टेकन टू दिल्ली और करण देव और उसकी डॉटर थी देवल देवी, बोथ ऑफ देम वर वी विल सी दे रैन अवे टू देवगिरी, ठीक है, ये देवगिरी चले जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको इसके अंदर से देखने को मिलती है, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो ये स्टोरी हमें पता होनी चाहिए, इसके ऊपर से लिटरेचर बनता है, हमें कुछ और सब लोग लिखेंगे सर। तो पहली चीज आपको मिलेगी, देखिए खिलजी को दो कारण मिल गए, गुजरात जीता और गुजरात राजा भी हाथ में आया नहीं और वो कहां भाग गया है सर, समझे। वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम देवगिर भाग गया है। देवगिर उसको समझ में आ गया कि ये फिर से रिवाइज करेगा, मेरे सामने विद्रोह करेगा, क्योंकि राजा रामचंद्र खिलजी के सामंत बन गए थे जब खिलजी ने पहली बार आक्रमण किया था ना देवगिर के ऊपर। तो द रामचंद्र द रूलर ऑफ देवगिर काइंड ऑफ बिकेम हिज, है ना, सामंत काइंड ऑफ उसके सबऑर्डिनेट बन गए थे, वसाल बन गए थे, तो उसको ट्रिब्यूट दिया करते थे। ओके, बट जैसे ये पहुंचे ना करण देव, तो उन्होंने कहा कि भाई आप कब तक ऐसा करते रहोगे सर, ठीक है, आज ये मेरे घर में गुजरा, पहले तुम्हारे घर में गुजरा, इकट्ठे होते हैं कुछ बड़ा करेंगे सर, ठीक है। तो इस तरह से देवगिर बिकेम 1300 के बाद एक सेंटर बन जाता है जहां अब फिर से कुछ बड़ा करने की शक्यता है, पर खिलजी ने देवगिर के ऊपर फोकस नहीं किया। खिलजी ने इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ओवर पीरियड ऑफ टाइम रणथंभौर में फोकस किया सर, ठीक है, समझ गए। ओके, अब देखिए रणथंभौर में ऐबक और इल्तुतमिश दोनों ने एक बार लड़ाई की थी सर, ओके, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम बोथ दिस रूलर्स हैड ट्राइड टू टेक कंट्रोल ऑफ रणथंभौर बट स्टिल दे वर नॉट सक्सेसफुल। रणथंभौर इनको खींचता था, उसके पीछे के दो कारण थे, एक तो ये पृथ्वीराज चौहान का वंश था, चौहान डायनेस्टी की एक ब्रांच जब अजमेर गिरा उसके बाद रणथंभौर में शिफ्ट हो गई थी सर, ओके। दूसरी कहानी यहाँ के राजा थे हमीर देव सर, समझे। हमीर देव की स्टोरी ये है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमीर देव को ये चीज समझ में आ गई थी कि रणथंभौर के ऊपर ये लोग आएंगे और इसके पीछे का मेन कंटेक्स्ट बेसिकली उनको ये भी समझ में आया था, अगर इनको हराना है तो हमें दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाना पड़ेगा सर, ठीक है, ओके। तो वो क्या करेंगे, वो मंगोलों को बुलाते हैं। देखिए मंगोल भारत में आने शुरू हो गए थे, अलग अलग रास्तों से आ रहे थे, ओके। तो इफ आई टेक द हेल्प ऑफ द मंगोल्स एंड इफ यू मेक अ टैग टीम सर, तो किसी को पानी पिलाया जा सकता है सर, करेंगे, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि हमीर देव उसको समझ में आ गया कि यार ये तो उल्टा हो जाता है सर, ठीक है, और ये तो मंगोलों को बुला रहे हैं, ठीक है, मंगोल तो मेरे सामने भी नाक में दम करके बैठे हुए सर, करेंगे, ओके। तो इस तरह से उसने संघर्ष किया रणथंभौर के ऊपर सर, ओके। तो 1301 में इसने बहुत बड़ी वी विल सी की कैंपेन चलाई टू टेक द कंट्रोल ऑफ रणथंभौर सर, करेंगे, ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव के एक मंत्री थे राणमल करके सर, ठीक है, समझे। ये राणमल के साथ उन्होंने छल किया था एक तरह से सर, करेंगे, ओके। और ये राणमल ही था जो खिलजी के बहकावे में आ गया, मतलब काइंड ऑफ ऐसा कहते हैं कि वी विल सी की एक तरह से उनको ट्रैप किया गया था सर, ठीक है। एंड देन फाइनली वी विल सी की रणथंभौर गिर जाता है सर, करेंगे, ओके। तो वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे भी इंटरनल सिस्टम आपको मिलेगी रणथंभौर को जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसके ऊपर एक क्राइसिस होती है और रणथंभौर ये जीतते हैं सर, ओके। सो वी विल सी दैट हमीर देव के ऊपर एक हमीर महाकाव्य लिखी गई थी सर, ठीक है, ओके। एंड वी विल सी कि हमीर महाकाव्य के अंदर भी लिखा गया है कि हमीर देव को इंटरनली अपने ही लोगों ने, दो जनरल्स थे सर, उन्होंने कुछ गेम किया था, उसके कारण वो हार गए सर, ओके। बट ये चीजें बहुत सारी आपको देखने को मिलती है ट्रेटरशिप की सर, ट्रेटरशिप का मतलब ये है कि गद्दारी की एक तरह से, देन ही वाज एबल टू विन रणथंभौर सर, ठीक है। तो दो रीजन जीते हैं ना, एक तो गुजरात जीता उसने, मैंने बताया कि मंगोलों के सामने तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है सर, ठीक है। तो दो इन्वेजन मंगोलों के इमीडिएटली हुए थे 1296-97 में सर, ठीक है। एंड देन फाइनली वी विल सी कि वो इंटरनली यहाँ इसके ऊपर भी काम करेगा सर, ठीक है। मंगोल्स के पहले इंटरनल करते थे, फिर मंगोल्स को रिवाइज कर देंगे सर, ठीक है। तो गुजरात जीत गया उसने सर, समझे। तो गुजरात से उसको ये उलुग खान और मुसलमान को भेजा था, करण भाई भाग जाता है सर, ठीक है, उसकी बीवी को लेकर चला गया सर, करेंगे, ओके। तो यहाँ कफूर 1000 दिनारी मिलता है गुजरात के बाद सर, गुजरात के बाद उसका नेक्स्ट कैंपेन चला रणथंभौर के अंदर सर, ठीक है। तो इट वाज अ ब्रांच ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ चौहान, समझो, ऐबक और इल्तुतमिश ने जीतने की कोशिश की थी, बट वी विल सी कि स्टिल दे बिकेम इंडिपेंडेंट सर, ओके। तो हमीर देव के ऊपर आरोप ये लगता है कि भाई देखो तुमने मंगोलों को आश्रय दिया है और तुम हमारे सामने विद्रोह प्लान कर रहे हो सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम रणमल जो था, जो इनका मंत्री था हमीर देव का, उसने गद्दारी कर दी, उसको सीड्यूस किया गया था सर, करेंगे, ओके। तो कहानी ये चलती है कि ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जो फोर्ट में चढ़ गया, उसको सीड्यूस कर दिया सर, ठीक है, कैसे सीड्यूस किया होगा समझे। पर कैरेक्टर की लंबी कहानी आपको इसके अंदर से मिलती है सर, ओके। एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ रणथंभौर जीत गए सर, क्योंकि इंटरनली घुस गए थे। तो फाइनली वहाँ की जो लेडीज थी सर, वुमेन जो थी, उन्होंने जौहर कमिट किया था, ठीक है, समझे। तो देखिए जौहर सिंध से ही होना शुरू हो गया था, ठीक है, समझे, क्योंकि द वे दिस आर्मी यूज्ड टू ट्रीट द काइंड ऑफ सिविलियंस एट दैट टाइम, सो दे प्रेफर टू डाई एट दैट टाइम, कि हम मर जाएंगे ज्यादा ठीक रहेगा सर, करेंगे, ओके। तो इसके बारे में आमिर खुसरो भी लिखता है सर, आमिर खुसरो आल्सो राइट्स कि द हाउ बार्बरिक वी विल सी की द अटैक वाज, ओके, एंड देन ही ग्लोरीफाइज दिस पार्ट एज़ वेल सर, समझे। तो मानसिकता है एक प्रकार से, है ना, समझे। तो इसको बदलने की आवश्यकता है, बट बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेगी सर। खैर, तो टू सेफगार्ड द ऑनर, है ना, समझे, आपको रास्ता में ये जौहर बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि आइदर यू कमिट जौहर और आइदर यू कैन बी अ स्लेव सर, है ना। तो वो स्लेव के रूप में आपको लेके जाएंगे, फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन होगा, शोषण होगा सर, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ से कहानी आपको मिलती रहेगी सर, ठीक है। तो उसके बाद रणथंभौर किया, उसके बाद 1303 में देन ही वेंट टू चित्तौड़ सर, है ना, समझे। अब चित्तौड़ की कहानी भी वही है सर, है ना, समझे। तो वही राजपूत से आपको मिलेंगे सर, करेंगे, ओके। एंड सिसोदिया क्लैन से, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि चित्तौड़ के अंदर से अलाउद्दीन खिलजी की इंपीरियल एक्सपेंशंस भी थी। दूसरा, चित्तौड़ वाज आल्सो द एंट्री गेट टुवर्ड्स गुजरात एज़ वेल सर, है ना, समझे, कि चित्तौड़ से होते हुए ही उसको गुजरात में एंट्री मिलती थी, दक्कन के ऊपर भी जाना तो आया चित्तौड़ के थ्रू जा सकता था। तो ही वाज वेरी मच क्लियर अबाउट दिस पार्ट सर, करेंगे, ओके। तो एट दैट टाइम ही रियलाइज्ड दिस पार्ट कि इस तरह से हमें ये पता चलता है कि उसने चित्तौड़ में कैंपेन किया। ये कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ये भी कहते हैं कि उसको पद्मिनी के बारे में, है ना, कि रानी पद्मिनी के बारे में पता चला था, ठीक है। पद्मिनी या पद्मावती के रूप में सर, ओके। पद्मावती बेसिकली बहुत ब्यूटीफुल हुआ करती थी, ही वांटेड टू अचीव हर एट एनी कॉस्ट, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया, ये आक्रमण करने के चक्कर में उसने सीज करके रखा था, करीबन 6 महीने तक उसने सीज किया, बट विदिन दिस 6 मंथ्स ही वाज नॉट सक्सेसफुल, ओके। सो बिकॉज़ ही वाज नॉट सक्सेसफुल ओवर पीरियड ऑफ टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूं सर, ठीक है। एंड एक बार मुझे बेसिकली राव रतन सिंह से मुलाकात करनी है और रानी को देखना है सर, ठीक है। सो इनिशियली रतन सिंह एंड रानी तैयार हुई थी, रतन सिंह वाज नॉट रेडी सर, ठीक है, कि हाउ कम दिस इज पॉसिबल। तो फिर प्लान ये किया गया था कि वो काइंड ऑफ वाटर के अंदर रिफ्लेक्शन होगा, रानी सीधे सीधे नहीं देखेगी, मिरर वाटर का रिफ्लेक्शन करके, और बेसिकली खिलजी आएगा, उनको मिलकर चला जाएगा रतन सिंह को सर, रानी सीधा सामने नहीं खड़ी रहेगी सर, ओके। तो इस तरह से ये जब ये प्लान किया गया तो देयर वर मेनी पीपल विद इन दी राव रतन सिंह आर्मी, दे वर नॉट हैप्पी ना। तो अगर आपको गोरा सिंह पता होगा जो उनके सेनापति थे सर, ठीक है, तो ही वाज नॉट रेडी सर। गोरा सिंह का भतीजा था बादल सर, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम वर लाइक कि राजा ये क्या कर रहे हो, हम कभी नहीं करेंगे, लड़ लेंगे सर, ठीक है। बट देन वी विल कम टू नो कि रतन सिंह वाज रेडी एंड रानी ने एक्सेस की थी कि कोई बात नहीं, उसको आने दो, इस तरह से मिलके जाना चाहता है, देख के तो चला गया सर, ठीक है। अब आया तो सही सर, बट देन ही केम विद द प्लान एज़ वेल सर, ओके। एंड देन हमें ये पता चल रहा है कि जब वो खिलजी आया तो गोरा सिंह और जो बादल थे वो चले जाते हैं, हमको तुम्हारे साथ काम नहीं करना। तो राजा से थोड़े विपरीत हो गए थे। खिलजी आया अंदर, उसने किले का पूरा प्लान देख लिया, फोर्ट देख लिया, एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम
हमें पता चलता है कि खिलजी निकल तो गया, बट ही हैड हिज ओन प्लान्स एंड एक्शंस, ठीक है। एंड ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि उसने वी विल कम टू नो कि अपनी पूरी साजिश की, और साजिश के रूप में ही टुक अवे द क्वीन एज़ वेल, ठीक है, समझे। तो कहानी फिर उसके बाद आगे चलती है सर, वेरी ओके। या रतन सिंह को किडनैप करके लेके गया था ना, तो क्वीन तो वहाँ पे थी, और जब रतन सिंह को किडनैप करके लेके गया दिल्ली के अंदर, तो बातें आगे चली, और उसने कहा कि अगर इफ यू वांट द किंग बैक, ओके, यू नीड टू सेंड द क्वीन टू अस, समझ, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये सब बातें गोरा सिंह को पता चलती है ना, गोरा सिंह उनके सेनापति थे, और गोरा सिंह उस पीरियड में चित्तौड़ के बाहर, मतलब अरवली की पहाड़ियों में चले गए थे सर, ठीक है। और वी विल सी कि व्हेन ही वाज देयर एट दैट टाइम, वी विल कम टू नो कि वन ऑफ द सोल्जर्स केम और कहा गया कि देखो राजा को किडनैप कर दिया गया है, और रानी को ये लोग मांग रहे हैं, और रानी ने कहा कि मैं जाऊंगी, पर मैं जाऊंगी किस तरह से जाऊंगी, वो गोरा सिंह ने प्लान बताया। तो गोरा सिंह ने कहा कि देखो रानी पालकी में बैठ के जाएगी, ये पालकी में रानी नहीं होगी सर, ना, समझे, ये पालकी के अंदर कोई और जाएगा ना, हम लोग जाएंगे, सारी भाषा में सबके। तो पूरी पालकी की सेना तैयार की जाती है, ह्यूज वी कैन से कॉन्वॉय, और इसमें प्लान ये किया गया था कि भाई रानी सीधे सीधे खिलजी को नहीं मिलेगी, ठीक है। द क्वीन विल बी मीटिंग एट द टाइम, वी विल कम टू नो, आई वुड से प्रिसाइसली द रतन सिंह है ना, तो रतन सिंह को जो कोर्ट में रखा गया था एक कैंप के अंदर सर, ओके। तो ये लोग पालकियों में बैठ के गए सर, है ना, समझे, और पालकियों में बैठ के जब जाते हैं सर, ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी राह देख रहा था कि रानी आएगी, मेरे को मिलेगी सर, ठीक है, समझे, ओके। बट देन चीजें बदल गई, जस्ट अ सेकंड सर, है ना, समझे, एक ही मिनट सर, ओके। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, माय बैड सर, ओके। ये ऊपर से फोन आया था, ऊपर मतलब मैंने वो क्वेरी रेज की थी, मैंने बोला भाई लॉगिन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो बोले सर क्या क्या हो गया सर, है ना। तो कितने बजे आपने 8 बजे क्लास शुरू की, 1.5 घंटे के बाद उनको वहाँ अपडेट आया, बोले कुछ, है ना, समझे। तो बोले कुछ हो गया सर, मैंने बोला भाई वो तो हो गया सर, तो क्लास भी चालू कर दिया है सर, क्या। पर मेरी मतलब हफ्ते में एक आध बार एक दो तो क्वेरी आ ही जाती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए सर, ओके। पर हमारा शाम के टाइम पे ज़्यादा होता है, सुबह नहीं होता था। आज तो वी विल फाइंड कि सुबह भी हो गया सर, आज तो मेरे को लग रहा है कि सुबह भी हो गया सर, खैर। तो कहानी क्या बता रहा था, हमें कहानी मेन बता रहा था कि व्हाट हैपेंस, ओके ना। तो रतन सिंह जहाँ थे वहाँ ये पालकी में लेके गए सर, पूरी की पूरी कॉन्वॉय लेके जाते। तो अलाउद्दीन को ऐसा था कि रानी पद्मावती वाज कमिंग सर, समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये पालकी में गए, तो उसमें ये बादल थे, बादल वाज वेरी, आई गेस 15 16 इयर्स ओल्ड, द भतीजा ऑफ गोरा सिंह, गोरा सिंह के सेनापति थे। और रतन सिंह को कहा कि आप वापस चले जाओ, इसमें बैठ के सर ना हम देख लेते हैं। और इसके बाद फिर वहाँ है ना सर्जिकल स्ट्राइक होता है सर खिलजी के वहाँ, और रतन सिंह भाग के वापस आ गए सर, ठीक है। और भाग के जब वापस आए तो उसके बाद खिलजी बौखला गया, बोले ये क्या किया, मेरे साथ छल किया गया। एंड देन विल सी की लड़ाई हुई सर ना, ये लड़ाई में फाइनली चित्तौड़ का सीज होता है, और ये सीज में चित्तौड़ हारेगा। क्यों? क्योंकि विल सी की खिलजी व्हेन ही केम फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, जब वो विजिट करने आया था डिप्लोमेसी के रूप में, तो उसमें विल सी की ही हैड सीन द फोर्टिफिकेशन, उसको ये चीज समझ में आ गई थी। और तब ये पूरी पूरी राजपूत जितने भी रानी थी या उनके फैमिली मेंबर्स जितनी भी स्त्रियां थी, वो सबने समझ लिया था कि अब हमारा बेसिकली अंत आ चुका है। तो छोटे से छोटा व्यक्ति सर ना चित्तौड़ के लिए उस दौर के अंदर लड़ने गया था, तो केसरिया साफा पहन के हर हर मारे का नारा देते हुए सर, ठीक है। सो दे फॉट, है ना, टिल द लास्ट मैन अलाइव। और दूसरी साइड के ऊपर हमें जौहर देखने को मिला सर, ठीक है, समझे। तो स्थिति ऐसी थी कि विल फाइंड कि खिलजी इसको जिस तरह से चित्तौड़ का सीज करेगा सर, ठीक है, समझे। तो ये हमें देखने को मिलता रहता है। इनफैक्ट ये मेंशन जेम्स टॉड ने भी किया था, और इसी के ऊपर फिर लेटर ऑन मलिक मोहम्मद जैसी ने 1540 में किताब लिखी थी, पद्मावती या कविता लिखी थी सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो रेदर देन बिकमिंग अ काइंड ऑफ अ स्लेव, इनफैक्ट अभी अपनी हमास देखा होगा तो उसमें यही कार्य किया इन्होंने, ठीक है ना। तो आईसीस जैसा कार्य कर रहे हैं लोग, एक्चुअली हमास फिलिस्तीनी लोगों की हालत खराब हो गई, एवरेज फिलिस्तीनी की, है ना, दे डू नॉट वांट टू फाइट, बट बिकॉज़ दे आर लिविंग इन द गाजा स्ट्रिप, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हमास, ओके। तो उसमें कोलेटरल में बेचारे वो मारे जा रहे हैं सर, ठीक है। तो सामान्य व्यक्ति कितने लोग हमास को सपोर्ट करेंगे ना, आप देखिए 20 लाख लोग हैं, मैं कह रहा हूं चलो 1-2 लाख होंगे जो हमास के सपोर्टर्स होंगे, रेडिकल लोग हैं, पर बाकी के 17-18 लाख नहीं होंगे सर, समझे। उनको वास्तविकता समझ में आ गई होगी, बट देन वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं सर, ठीक है, क्योंकि हमास उनको ह्यूमन शील्ड के रूप में यूज कर रहा है ना सर, ठीक है, समझे। तो वी विल फाइंड कि अल्टीमेटली हमास उनका उनका क्योंकि ये तो ऐसी खराब परिस्थिति में ह्यूमैनिटेरियन एड मिल रही थी, ये सब कुछ हमास अपने अंदर लेके बैठा हुआ है, और गाजा की पूरी पट्टी को कंट्रोल करके रखा है। हमास में बहुत सारे घर है ना, आप देखिए हमास का फाउंडर का लड़का वेस्ट में रहता है, और वेस्ट में रह के उसने किताब लिखी द सन ऑफ हमास। His name is he wrote a book called Lesson of Hamas। तो देखिएगा सर, द मेन फाउंडर, ओके, हमास में 2 धड़े हैं। एक धड़ा बहुत रेडिकल है और एक कह रहा है कि अब गवर्नेंस चलानी है, सब खत्म करना है, ठीक है। तो अभी जो रेडिकल वाला फोर्स है उसने आके ये कांड किया है, ठीक है। तो वी विल सी दैट ये कहानी आपको मिलेगी। तो उस पीरियड में भी आपको ये मिल रहा था कि रेदर देन बिकमिंग अ स्लेव सर, रेदर देन गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, ओके, इट्स बेटर टू कम इनटू हॉर्स, ओके। तो वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स हमको यहाँ से मिलेंगे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीता सर, ठीक है। जीतने के बाद देन उसने खिजर खान को अपॉइंट किया, उसका बेटा था। और वी विल सी कि गुजरात की जो क्वीन थी ना, देवल देवी मैंने बताया, है ना, उसके साथ फिर उसकी शादी हुई है, देवल रानी खिजर खानी, है ना। आशिका करके एक पोएट्री ये लिखता है अमीर खुसरो सर, है ना, उस पीरियड के अंदर सर। खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस, ओके। तो वी विल सी दैट ये चीज़ हमको यहाँ से इसके अंदर से देखने को मिलेगी सर ना, चित्तौड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, खैर। तो वी विल सी दैट ये चित्तौड़ की स्टोरी है, जेम्स टॉड ने भी इसको हाइलाइट किया था, हमें पता होना चाहिए। बाकी मालवा जीता, मालवा के बाद देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम सेंट्रल इंडिया में छोटे बड़े किंगडम हमको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। एंड विल साइमल्टेनियसली जैसे जालोर के ऊपर भी जीता, मालोर भी जीता, फिर रास्ता में सेवाड़ा करके एक स्टेट था सर, वो भी जीता है सर, ठीक है ना। तो कनेरा देव करके एक राजा थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इनफैक्ट कनेरा देव हैड एक्सेप्टेड अलाउद्दीन खिलजी सुजारिटी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट देन वी विल कम टू नो कि उसने भी कनेरा देव के साथ भी गद्दारी की सर, समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल सी कि द किंग वाज रेडी टू एक्सेप्ट द सुजारिटी, बट देन ही नेवर बेसिकली गिव एनी काइंड ऑफ लीड सर, ओके। तो ऐसे बहुत सारी, जैसे सेवाना करके एक स्टेट था, वो भी राजपूताना किंगडम था ना, शीतल देव करके एक राजा थे लोकल सर, ओके। उन्होंने बहुत रेजिस्टेंस किया सर, ओके, बट देन ही वाज वेरी हेल बेंट, ओके, समझे। तो हीज पॉलिसीज वर मेनली टारगेटेड टुवर्ड्स विनिंग नॉर्दर्न इंडिया, है ना। तो उसने 1305 तक आते-आते ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया को डोमिनेट कर दिया था सर, ठीक है, समझे। और उसके बाद विल सी कि ही वेंट टुवर्ड्स द साउदर्न पार्ट्स, ओके। अब सवाल ये आ रहा था कि राजपूत डायनेस्टी क्यों हार गई, तो वही कहानी आपको जो पुरानी देखने को मिलती है सर, ठीक है। खिलजी के सामने राजपूत क्यों हारे, है ना, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट सर, ओके। तो विल सी कि राजपूत डायनेस्टी हारे, उसके पीछे का कारण ये था कि आप देखिए फर्स्ट होलोकॉस्ट, सेकंड होलोकॉस्ट, उसके बाद अब ये तुगलक खिलजी आ चुके हैं। तब तक आते-आते हमें देखने को मिल रहा है कि राजपूत को एक चीज समझ में आ चुकी थी कि हमें अपने आप को स्ट्रांग करना चाहिए, बट देन वी विल फाइंड कि वो भी उसके बाद भी फ्रेगमेंटेशन तो चलता ही रहा ना सर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड दे वर नॉट हेल्पिंग, जैसे जालोर और सेवाना दोनों साथ में थे सर, ओके, नियर टू ईच अदर, दे कुड नॉट हेल्प। मंडू के ऊपर अटैक किया, वहां पे भी राजपूत डायनेस्टी थी, दे कुड नॉट हेल्प सर, ओके। तो रियलिटी ये थी कि दे वर नॉट हेल्पिंग ईच अदर सर, ओके। फोर्स बनाए थे, पर फोर्स में प्रॉब्लम ये था कि फोर्स में सप्लाई एक बार काट दिया गया तो तुम भूखे मर जाओगे, और यही होता था सर, ओके। ये लोग क्या करते थे कि सप्लाई रूट लॉजिस्टिक्स को तोड़ देते थे। एक किला है, किले के आजू-बाजू में आपके पास सप्लाई नहीं है सर, 2 3 6 महीने, 1 साल तक ये सीज करता था। 1 साल तक आप 1 साल में आपके पास सप्लाई भी होगा 2 3 4 6 महीने का सर, ठीक। बट व्हाट नेक्स्ट, ओके, उसके बाद तो कुछ मिलेगा नहीं सर, ठीक है। तो टाइमली प्रोविजंस होंगे नहीं सर, बहुत सारे इश्यूज हमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि दे लॉस्ट, ओके। वी विल आल्सो फाइंड कि इवन द राजपूत डायनेस्टीज व्हेन दे वर फाइटिंग ऑफ सर, समझे। वी विल फाइंड कि इनके फोर्स को धीरे-धीरे कैसे जीतना है वो भी इनको समझ में आ चुका था सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो वी विल सी कि जैसे इन्होंने सीढ़ियां बनवाई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये सीढ़ियों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता चल रहा है
इन्होंने परिभाषा का यूज किया था, एक प्रकार की एस्केलेटिंग काइंड ऑफ स्टेयर्स थी, जिसका यूज करके वो ऊपर चढ़ गए थे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी विल सी कि देयर वर मेनी थिंग्स है ना, इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें हमको मिलती है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसोर्सेज की भी अभाव था सर, है ना, समझे, वेपन्स की भी बहुत सारी चीजें हमको यहाँ से देखने को मिलती है, और टर्क्स के पास बहुत सारी एक्सपर्टीज आ चुकी थी सर, समझे। तो सुल्तान के पास पूरे भारत के रिसोर्सेज थे ना, डिस्पोजेबल, गुजरात भी जीत के नॉर्थ इंडिया भी जीता है, मंगोलों से भी लड़ रहा था सर, समझे। तो ओवरऑल स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि सल्तनत के पास तो सब की कमी नहीं है सर, तो नॉर्थ जीता, नॉर्थ के साथ साथ उसने मंगोलों को भी खत्म किया। देखिए पैरेलल टू नॉर्थ इंडिया ही आल्सो फॉर अगेंस्ट द मंगोल्स ना, मैंने अभी आपको बताया कि मंगोलों के साथ उसने लड़ाई की ना, जफर भाई अपने थे, तो जफर पहुंच जाते थे सर, है ना, 3 साल लड़ाई में जफर ही लड़ते रहे सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेटर ऑन जफर भाई का मृत्यु हो गया, खिलजी खुश हो गया, मंगोल भी गया, जफर भी गया सर, है ना, अपने लिए दोनों फायदा है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो विल फाइंड कि उसको तो अच्छी बात है ना सर, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विल सी कि जफर खान के साथ ये हो रहा था कि जफर खान को भेज के वो दो एक तीर से दो निशान मारता था ना सर, है ना, ये तो सबने किया है सर। अकबर मानसिंह को भेजा था अफगानिस्तान लड़ने के लिए सर, शाहजहां ने भी भेजा है औरंगजेब को, जाओ उधर से, लेकिन जहांगीर को भेजने की कोशिश की, उसने बगावत कर दिया सर, मैं ना जाऊं सर, समझे, या जहांगीर ने जब शाहजहां को भेजा तो उसने बगावत कर दी, मैं ना जाऊं सर, क्योंकि डर लगता था ना सर कि बापू मेरा पत्ता काट रहा है ना, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है सर, ठीक है। तो बाप बगावती बेटे को हमेशा नॉर्थ वेस्ट में भेजता था कैंपेन्स के लिए, लड़ वहां पे सर, ठीक है ना, जितने भी सेंट्रल एशिया से इन्वेजन हो रहे हैं उसको लड़ लेते हो, क्योंकि बेसिकली डर इस बात का था कि वो यहाँ रहेगा तो मेरे सामने बगावत करेगा, इसकी पूरी एनर्जी वहां डाइवर्ट कर दो। मर गया तो सोसाइटी में मार्टियर का स्टेटस दे देंगे उसको सर, शहादत के रूप में उसको उठाओ, थोड़ा बहुत चबूतरा बना देंगे उसके नाम का, मॉन्यूमेंट बना देंगे, जीत गया तो मेरे लिए काम, उसका गवर्नर वहां बना देंगे, बैठा रहेगा सर, ठीक है, समझ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, ओवर पीरियड ऑफ टाइम पहले इन्वेजन में जफर आया, दूसरे में जफर आया, तीसरे में जफर आता है, ठीक है। एंड देन वी विल सी कि जफर पास हो गया थर्ड इन्वेजन सर, ओके। बट द मंगोल्स को तब तक समझ में आ चुका था कि क्या करना है सर। चौथा इन्वेजन आप देखिए मंगोल्स ने तब किया था जब खिलजी यहाँ था चित्तौड़ में, है ना, 1303 में किया, मतलब कंटेम्परेरी पीरियड के अंदर। तो इस टाइम पे मंगोल्स काफी अंदर तक आ गए थे, तरही करके बेसिकली तरही करके एक मंगोल था, ठीक है, वो घुस चुका था अंदर, और लेटर ऑन फिर मंगोल्स रिट्रीट करते हैं। तो तीसरे इन्वेजन के बाद मंगोल्स भी थोड़े स्मार्ट हो गए थे, सो दे यूज्ड टू वेट पैरेलली टू दिस टाइम सर, मतलब देखिए क्या करना चाहिए। इन बिटवीन 1299 से लेके 1303 में मंगोल्स रणथंभौर में भी आए थे, मैंने बताया, हमीरदेव के ऊपर आरोप लगा कि मंगोलों के साथ साजिश कर रहे हैं, उनको आश्रय दे रहे हैं सर, ठीक है, समझे। तो इस तरह की कहानी आपको बहुत देखने को मिलती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल सी कि अलाउद्दीन खिलजी वाज एबल टू डिफीट मंगोल्स, है ना, 5वें और 6ठे तक आते आते तो मंगोलों की हालत खराब कर दी उसने, मतलब है ना, 5वें इन्वेजन जब 1306 में हुआ तब तो गाजी मलिक को अपॉइंट किया था बॉर्डर ऑफ मार्चेस, फिर उसने ऑफेंसिव खेलना शुरू कर दिया, मंगोलों के सामने डिफेंसिव नहीं रहना, ठीक है, डिफेंसिव रहेंगे तो घर में आएंगे सर, ठीक है। तो गाजी मलिक जैसे बलबन ने किया था, पर बलबन से ज्यादा वो कंटेन कर पाता है। देखिए बलबन वाज ओनली एबल टू प्ले डिफेंसिव, this guy was playing it offensive by like directing his officials and making fortification and giving them clear instructions of raiding the areas of Mongols। ये पंजाब से ऊपर कांधार जाता था, गजनी जाता था, कबूल जाता था, जबूल जाता था, है ना, जैसा एरिया जहां मंगोल्स बैठते थे, और जाके वहां घर घर में आके ठोक के आता था। गाजी मलिक वही गैसोलीन में तुगलक बना ना, आप देखिए जीबीटी, है ना, जैसे जलालुद्दीन खिलजी भी वार्डन ऑफ मार्चिस का बल बनता है ना, वार्डन ऑफ मार्चिस बेसिकली पर्सन हु मार्च अराउंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ, एंड यही व्यक्ति ओवर पीरियड ऑफ टाइम कहां बनता है सर, उसका सुल्तान बना। यहाँ पे भी गाजी मलिक के साथ भी यही होगा, जीबीटी, गैसोलीन तुगलक के रूप में ये बन के आएगा 1320 में, यही खिलजी को टॉपल करेगा। तो उसने उस पीरियड में मंगोलों को मारा था, ठीक है। तो उसके बाद तो मंगोल को समझ में आ चुका था कि अपने कुछ करना नहीं है सर, ठीक है। तो मंगोल पॉलिसी मैंने आपको परसों ऑलरेडी पढ़ा दिया था, कल पढ़ा था सर, मेरे को याद नहीं है खिलजी कितने क्लास से चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है सर, तो बट कितना क्लास हो गया सर, दूसरा क्लास है ना आज सर, कल ही शुरू किया था, आई थॉट मैं बोला परसों से शुरू किया था, ओके। तो मंगोल पॉलिसी में दो किया है ना, तो उसने नॉर्थ वेस्ट में अपना कैंपेन करवा दिया सर, ठीक है। एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुल्तान से लेकर पंजाब और सिंध वाले विस्तार में उसने कंसोलिडेशन किया सर, है ना, समझे। आर्मी क्रिएट की, मैंने आपको बताया, बड़ी स्टैंडिंग आर्मी आ चुकी थी, चेहरा सिस्टम है, हुलिया सिस्टम है, पैसे की कोई कमी नहीं है, प्राइसेस कंट्रोल करके रखे हुए, तुमको सप्लाई मिल जाता है सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। स्पेशल गवर्नर की अपॉइंटमेंट की, वार्डन ऑफ मार्चेस के रूप में मैंने आपको बताया, गाजी मलिक के मलिक को सेंड करना सर, ठीक है। और जो मंगोल पकड़े जाते हैं ना उनको दौड़ा दौड़ा के मारना सर, ठीक है ना। तो एग्जांपल सेट करना कि बगावत करोगे, अटैक करोगे तो ये होगा सर, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम पीपल कम टू नो कि, है ना, दो बार ऊपर किले से फेंकना, ये सब चीजें आपको मिलती रहती है। सो पुटिंग ट्रस्टेड ऑफिशियल्स इन चार्ज, strengthening the defense lines and continuing the policy of Balban sir, ठीक है। He established new weapon manufacturing system, army stations at दीपकपुर in पंजाब, है ना, समाना हरियाणा पंजाब और मुल्तान तक गया सर, ठीक है। और बड़ी आर्मी उसने सेटअप की थी, पैसा की कोई कमी थी नहीं सर, ठीक है, समझे। तो मंगोल का जो मैनेज था उसने कैसे भी करके खत्म कर दिया सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और उसको पता था कि क्या करना है, किस तरह से करना है। गाजी मलिक को कहा कि तू जाके वहां फ्रंटियर में अटैक करके रेड मार के आ सर, ठीक है, समझे। तो कोई बात नहीं, अपन जीतेंगे नहीं वो विस्तार को सर, जाएंगे पर अपना खौफ होना चाहिए। मंगोलों का खौफ क्यों होगा सर, ठीक है ना, इट शुड बी आवर खौफ अराउंड सर, समझे। तो हम अपने को दिखाएंगे कि भी अपने कितने मजबूत है सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही वाज एबल टू स्टॉप द मंगोल मैनेज, समझे। तो कहानी मंगोलों के इन्वेजन के लिए बहुत प्रोमिनेंट है सर, ओके। क्योंकि मंगोल जब तक आते रहे तब तक नॉर्थ वेस्ट इंडिया अनस्टेबल था, और जितनी अनस्टेबिलिटी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर रहती है उतनी ही लॉन्गर इंप्लीकेशंस दिल्ली के सुल्तानत के लिए रहेगी सर, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आएगी सर, समझे। तो मंगोल्स कंटीन्यूअसली कैप्ट टुवर्ड्स सिंध एंड पंजाब और इंडस को क्रॉस करके इस तरफ आते रहते थे, तो हमेशा दिल्ली के सल्तनत को ये लोग चैलेंज के रूप में थे ना सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि राजा जो है उसको समझ में आ गया था कि मुझे कैसे भी करके इसको डील करना पड़ेगा। दूसरा क्या था कि मंगोलों के आक्रमण के कारण हमारी नॉर्थ वेस्ट के साथ कनेक्टिविटी टूट गई थी ना सर, ओके। और ये कनेक्टिविटी टूटने के कारण ट्रेड एंड कॉमर्स को भी अफेक्ट पड़ा था, राइट अराउंड सर, ठीक है। तो वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम राजा को ये समझ में आई थी कि मेरी इकोनॉमी को भी ये फटका पड़ रहा है सर, ओके, है ना। आज इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर हम लोग क्यों बना रहे थे, इजराइल के थ्रू, न्यू मिडिल ईस्ट का नक्शा 22 सितंबर को, 21 सितंबर को जयशंकर साहब भी वहां पे थे यूएन में, सितंबर में का न्यू सेशन था यूनाइटेड नेशंस का। एंड वी विल फाइंड कि जयशंकर साहब ने स्पीच के दूसरे दिन ये नेतन्याहू आए थे और उन्होंने नक्शा दिखाया पूरी दुनिया को, है ना, कि देखो यहाँ से यूं करके न्यू मिडिल ईस्ट बनाएंगे, है ना, इंडिया से जाएगा और फिर सऊदी, है ना, यूएई, सऊदी, सऊदी से इजराइल होते हुए हाइफा से ग्रीस और यूरोप की कनेक्टिविटी होगी सर, ठीक है। मतलब कितना भी, और उसमें उसने ये भी कहा कि फिलिस्तीन का भी विकास होगा। ही स्पेसिफिकली उसने कहा कि दिस विल आल्सो हेल्प, एंड दिस वाज अ लाइन स्पोकन बाय नेतन्याहू, आप देख लीजिएगा सर, ठीक है। उसने कहा कि इवन द फिलिस्तीनी पॉपुलेशन विल बेनिफिट, मैं समझ नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भाई पूरा उनको अपार्टमेंट रखा जाएगा सर, ठीक। इशू है दैट इज बिकॉज़ द लैंड और उनको कितना एरिया मिलना चाहिए सर, ठीक है। बट सूनर और लेटर बेसिकली ये भी स्टेबल हो जाता मुद्दा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट देन द रेस्ट इज हिस्ट्री के 6-7 तारीख को ये कांड कर दिया, वो भी यूएन के पूर्व, क्योंकि 73 में भी यही किया था ना, 50 ईयर्स एनिवर्सरी मनाई उन्होंने। 1973 में 6 अक्टूबर के दिन ही यूएन के पूर्व की शुरुआत हुई थी सर, और इनका होली फेस्टिवल है यहूदियों का सर, ठीक है। तो वही दिन इन्होंने पकड़ के रिवाइव किया। इनफैक्ट कल मैं पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इजराइल या कोई न्यूज़पेपर में, वहां मतलब जब अटैक हुआ उसके अगले दिन रात को द इंटेलिजेंस, है ना, शिंबेत, अगर आपको शिंबेत उनका आईबी है, मतलब मोसाद बाहर काम करते हैं, शिंबेत इंटरनल इंटेलिजेंस, दे हैड पिक्ड अप सर्टेन सिग्नल्स फ्रॉम गाजा कि सम एक्टिविटीज गोइंग ऑन। तो दे डिसमिस दिस एक्टिविटी कि ये कुछ आगे की प्लानिंग के लिए है सर, आगे मतलब अभी नहीं हो रहा है, ये अभी 1-2 महीने के बाद कुछ करेंगे, उसके लिए दौड़ा-दौड़ी कर रहे हैं सर, ठीक है। सो दे इग्नोर्ड इट आउट सर, इनको हिंट, देखो ऐसा नहीं होता कि हिंट ना मिली हो इतना बड़े ऑपरेशन के बाद सर, ओके। समझ में आया कि नहीं आपको, वेरी गुड। तो वी विल फाइंड कि बहुत सारी हिंट इनडायरेक्टली इनको पास ऑन की भी गई होगी सर, तो धीरे-धीरे बाहर आएगी, कुछ चीजें नहीं बाहर आएगी, कुछ चीजें आएगी सर। तो जैसे 9/11 हुआ तो उसके पहले द सीआईए न्यू समथिंग इज हैपनिंग, क्योंकि द सऊदी इंटेलिजेंस वाज हैंडलिंग 2 ऑफ द पायलट्स, समझे कि नहीं। सीआईए को पता था कि सऊदी वाला किसी को ये पायलट को ट्रेन करने के लिए पैसा भेज रहा है, ऑब्वियस था सर, बुद्धि तो चली चाहिए कि कहां घुसेगा सर, वेरी गुड। तो कभी-कभी होता है सर, समझे, हम टू मच चीजें ग्रांटेड ले लेते हैं सर, और वी विल सी दैट इनके साथ भी यही चीज़ आपको मिलती रहती है सर। तो खिलाड़ी तो बहुत है सर ना, वो तो हमें किसी को समझ में नहीं, रशिया कर रहा है, ये कर रहा है, ईरान कर रहा है, तुर्की कर रहा है सर, कौन लोग हैं सर, इतने रिसोर्सेज इनको डिस्पोज करना ना, बंदूक बंदूक, इतनी सी पट्टी में बंदूक कहाँ से आती है,
गेटिंग पॉइंट, समझे? गेटिंग वो अलग ही कहानी है सर। चलिए देखते हैं तो वापस आते हैं क्या थी सर, समझे? तो मंगोल पॉइंट ऑफ व्यू से वन वेस्टर्न कंट्री इंक्लूडेड, कनाडा भी होगा सर, अमेरिका भी होगा, किसको अमेरिका भी हो सकता है, समझे? इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में पता किसका कटेगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, आप समझिए सर। गेटिंग वेस्ट में सबसे वेस्ट में क्या है सर? चाइना का भी कटेगा, अमेरिका का भी कटेगा। देखो ये तो रीअलाइनमेंट ऑफ ऑर्डर है ना, आप समझने की कोशिश करिए, डॉलराइजेशन का अंत हो रहा है ये सर। ये जितने भी कॉरिडोर्स वर्ल्डोर्स बन रहे हैं दे आर एक्चुअली, यू विल सी कि दैट्स एंड ऑफ डॉलराइजेशन। अगर डॉलराइजेशन या डॉलर की हेजेमनी को अगर आपको मेंटेन करने रखना है सर, अंडरस्टूड दिस पार्ट सर, ओके, तो उसके लिए भी कांड कर सकता है, और ये तो किया ही है ना इसने सर। दिस हैज बीन डन एवरी टाइम, क्योंकि पूरा डॉलराइजेशन इंपीरियलिज्म के साथ चला है ना। आप सबके एडवर्सेस को क्रिएट करवा रहे हो ना सर, ना इंडिया को चाइना के साथ, पाकिस्तान को इंडिया के साथ, इंडिया चाइना को इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान को इंडिया के पॉइंट, इंडिया पाकिस्तान को पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइना को रशिया के पॉइंट ऑफ से, रशिया चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी यूक्रेन वाला मैटर डाल दिया गया, इजराइल को भी एक हद से आगे नहीं आने दिया जा रहा है। क्यों नहीं आगे दिया जा रहा है ना? सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, देखिए सर ना कितने, ईरान में शाह को हटा दिया, पर ईरान अफगानिस्तान के बीच में रिलेशंस को हमेशा स्ट्रेन रखा। ये तो पूरा गेम है सर, हमें तो समझ में नहीं, हम तो खिलाड़ी, कच्चे खिलाड़ी इन सब में सर, बहुत कच्चे खिलाड़ी। हमको समझ में नहीं आ रही कि कौन किसका समथिंग गेम कर रहा है सर। वो पिक्चर देखा अंधाधुन, अंधाधुन वो ये अपना आयुष्मान खुराना का, उसमें भी तब्बू और आयुष्मान और ये 3-4 एक्टर समझ में नहीं आ रहा कौन किसको काट रहा है। अभी देखोगे फिर ट्विस्ट आ जाएगा, अभी देखोगे फिर ट्विस्ट आ जाएगा सर। तो यू डू नॉट नो कि हु इज प्लेइंग व्हाट काइंड ऑफ पार्ट्स। तो वी आर जस्ट स्मॉलर गेम्स, वी आर जस्ट नंबर्स एक्चुअली सर, है ना? हमें मतलब आप देखिए कि वी शुड बी ग्रेटफुल कि हमारे ऊपर छत है, खाना मिल जाता है सर, है ना? रोटी कपड़ा अनाज चल जाता है। तो रियलिटी है सर आज के दौर में। आप देखिए दुनिया के कितने सारे एरिया है जहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। अफ्रीका अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया, मिडिल ईस्ट में ये लड़ा चल रहा है सर, ठीक है? लोग इंडिया को कोसते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, फला करते रहते हैं। हमारे को छत तो है कम से कम, है ना? स्टेबिलिटी है थोड़ी, है, फॉल्ट लाइन्स और फ्रिक्शंस होते रहते हैं सर, बट एटलीस्ट इतनी हालत नहीं है कि बाहर निकलेंगे तो गोला पड़ जाएगा ऊपर। आज देखिए ये सब प्रदेशों में क्या है, तुम घर के बाहर निकले रॉकेट आ रहा है सर, दोनों साइड से आ रहा है ना। अब तो इजराइल रिटालिएट कर रहा है, तो वी विल सी दैट। तो ये सब चीजें देखो, रिलीजन में भी दो प्रकार के फोर्सेस हैं ना सर। वो फोर्सेस में रेडिकल फोर्सेस जहां वो कोई भी रिलीजन में होंगे सर, ठीक है? यू हैव टू शेड ऑफ रेडिकलिज्म, तो रेडिकलिज्म इन एनी रिलीजन फोर्सेस, ओके ना सर? इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल रिलीजन और सिंगल कम्युनिटी सर। आप उसको रेडिकल वे के अंदर ट्रीट करोगे तो फिर वो तो अल्टीमेटली वो बैकफायर करेगा सर हमेशा सोसाइटी के लिए, मैं समझ। तो रेडिकल फोर्सेस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब सब लोग करते भी नहीं है, पर बेचारे के पास ऑप्शन नहीं है ना। आप देखिए हमास के साथ यही प्रॉब्लम है ना, 1-2 लाख 5 लाख होगा, मतलब वो 20 लाख में से 5 लाख है, 1/4 है सर, बाकी तो भी क्या होगा, समझिए? तो दैट इज द इशू सर। ये और खुद को कभी निहत्थे लोग हैं ना। आप देखिए आप जहाँ पे रह रहे हो, कोई रेडिकल फोर्स आ जाए बंदूक लेके, और मैं बोलूंगा वैसे रहना है, आप अपनी जान बचाने के लिए क्या करोगे? लेट्स कीप इट सिंपल सर। वही चीज़ है सर कि वो ब्रेन वॉशिंग करता है, एक्सट्रीम रिलीजियस बाइगोट्री ऐड करता है सर, और फिर देखिए फिर ये तो अभी तो स्थिति खराब हो गई है सर। तो डी रेडिकलाइजेशन शुड गो हैंड इन हैंड सर। तो ये डी रेडिकलाइजेशन बहुत जरूरी है सर, ठीक है? ये बहुत नक्सल अफेक्टेड एरियाज में भी यही हुआ एग्जैक्टली सर, ठीक है? नक्सलबारी या जितने भी लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म है कि बेचारा वहाँ का ट्राइबल व्यक्ति क्या करेगा अगर वो बंदूक लेके आ गया, तुमको मेरे अंडर में गाँव में रहना। नॉट एवरीवन विल बी फाइटिंग इट आउट, लेट्स कीप इट, है ना? ये वास्तविकता है, यही रियलिटी है। सबके सब लोग लड़ पाएंगे नहीं तो बंदूक लेके क्यों आएगा? मार देंगे ना उसको, ऐसा मारेंगे कि बोले देखो गद्दार है हमारे में से। तो बाकी सारी सोसाइटी में एग्जांपल सेट हो जाएगा। पीपल विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अल्टरनेटिव। लोग कहते हैं अच्छे लोग बोल नहीं पाते, पर कितने लोग बोल पाएंगे? अच्छे लोग जो बोलने जाएंगे सर ना, द गुड पीपल विल बी रेजिंग वॉइस अगेंस्ट दिस एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस, ओके? उनको भी ये लोग मार देते हैं, समझे? ये चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट आपको मिलती है सर। खैर चलिए सर वापस आते हैं तो सैम का गाड़ी बंद हो गया सर। सैम बोल रहा है कि सर मेरा बाइक खराब हो गया सर। एथिक्स का कोर्स कब आ रहा है सर? एथिक्स का कोर्स कैसा आएगा सर? चलो सर ओके, मैं समझा। 2 साल से, हाँ 2 साल से मैं भी सोच रहा था, पर टाइम नहीं होता। ये जीएस हिस्ट्री का कोर्स नहीं ले पाता, एथिक्स कैसे ले पाऊंगा सर, ठीक है? तो 2-3 चीजें हुई मंगोलों के पॉइंट ऑफ से हमेशा याद रखना सर, ठीक है ना? देखो मंगोल्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव इंपैक्ट भी किया है, मंगोल्स ने दिल्ली के सुल्तान को भी अफेक्ट किया है, और मंगोल्स ने इकोनॉमिक इंपैक्ट भी किया है सर, ठीक है? तो मंगोल इन्वेजन अल्टीमेटली दिल्ली सल्तनत को डिस्ट्रॉय कर गई, है ना? लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप देखिए, मंगोल इन्वेजन ना होता तो खिलजी और तुगलक ना मिलते हमें, समझे? क्यों ना मिलते? क्योंकि दोनों के दोनों मंगोल इन्वेजन का आउटकम है। गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक वाज द आर्मी कमांडर टू फाइट अगेंस्ट द मंगोल्स। जलालुद्दीन खिलजी वाज आल्सो द मॉडर्न ऑफ द मार्चेस, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी कम टू नो कि मंगोल इन्वेजन ने एक इनडायरेक्ट इफेक्ट क्रिएट की बाय क्रिएटिंग न्यू डायनेस्टीज टू फाइट ऑफ अगेंस्ट द मंगोल्स। सेकेंडली मंगोल इन्वेजन आल्सो गिव द इंपॉर्टेंस टू मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, एंड इट फोकस्ड मेनली कि मिलिट्री के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और मिलिट्री इकोनॉमी से चलती है उसकी भी इंपॉर्टेंस पता चला, है ना? कि ग्रेट एम्पायर्स आर बिल्ट ऑन ग्रेट इकोनॉमी। इफ यू बिल्ट अप एन एम्पायर, इफ यू वांट टू बिल्ट अप एन, वी कैन से implications in the economic realm सर। हमें ये ध्यान रखना है कि मंगोल की पॉजिटिव इंपैक्ट भी और नेगेटिव इंपैक्ट भी। समझ में आया कि नहीं आपको? तो आपको जब सवाल पूछा जाएगा तो मंगोल से इनडायरेक्ट बेनिफिट भी हुए, मंगोल से डायरेक्ट बेनिफिट भी हुए, और मंगोल से नुकसान भी हुआ है ना? समझे? तो अगर सवाल आ सकता है मंगोल से तो यही आएगा कि व्हाट इंप्लिकेशन द मंगोल्स प्लेड सर, समझे? तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मंगोल के कारण हमें ये भी चीजें मिलती है कि धीरे-धीरे ये जितना भी सुल्तान था वो फिर भारत में स्थायी हो गया। तो समझ में आ गया कि भाई देखो हमको यहाँ पे रहना है। तो दिल्ली बिकेम द मेन सेंटर इन द मिडिवल एरा, एंड स्कॉलर्स आए क्योंकि मंगोलों के त्रास में से बहुत लोग माइग्रेट करके आए सेंट्रल एशिया से, वेस्ट एशिया से, ठीक है ना? समझे? सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि बिकॉज़ ऑफ द इश्यूज दैट दे वर फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू मंगोल्स, ओके, वी विल आल्सो फाइंड कि इट क्रिएटेड एन इंप्लिकेशन, जहां हमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत लोग स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के अंदर आते हैं, और सुल्तानों को ये चीज समझ में आ गई थी कि भाई अब हमें भारत में रहना है, क्योंकि हम सेंट्रल एशिया तो वापस जा नहीं पाएंगे, मंगोल्स हमारा नाक में दम करके बैठे हुए हैं, तो इट्स बेटर टू स्टे बैक इन इंडिया, है ना? डेवलप आवर ओन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनोवेशन, ओके? सो इनिशियली many of the kings of Delhi Sultanate always used to think themselves as a person coming from Ghazni and Ghori, but with the advent of Mongols, okay ना, they decided to make India their house, कि भाई देखो इधर ही रहना है ना? जीना यहाँ मरना है, इसके सिवा जाना कहाँ? तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज करो, इकोनॉमी में चेंज करो, बाकी सारी वस्तुओं में चेंज करो, और अपने आप को स्थायी करो सर। तो मंगोल ने आर्थिक असर नेगेटिव में डाली, मंगोल ने पॉलिटिकल इंपैक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डाली, मंगोल ने वी विल सी की मिलिट्री इंपैक्ट डाली, और आर्मी के इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करने के लिए पुश किया गया। आप देखिए बलबन दीवाना रेस्क्यू बनाता है, मुझे बताओ सर, अलाउद्दीन खिलजी क्यों फ्री स्टैंडिंग आर्मी करता है? फ्री स्टैंडिंग आर्मी के साथ क्यों इकोनॉमिक स्टेप्स लेता है सर? दिस बिकॉज़ ऑफ मंगोल्स। तो मंगोल शेप्ड
द दिल्ली सल्तनत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको सवाल आएगा कि हाउ फार द मंगोल इन्वेजन्स शेप द पॉलिसीज ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, हाईलाइट गिविंग एग्जांपल्स। समझ में आया कि नहीं आपको? टॉपिक समझ लेना सर, ठीक है ना, कि मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली के सुल्तानों की नीतियां जो है वो किस तरह से आधार बनाई गई, उसको कैसे शेप दिया गया। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना, देख पाएंगे? कुछ लोग कहते हैं कि मंगोलों को एक्सैजरेट कर दिया गया है। एक्सैजरेट इसके लिए कर दिया गया है क्योंकि इतनी बड़ी इंप्लीकेशंस नहीं थी सर। बट देन ओवरऑल स्थिति हम लोग देखते हैं तो पहले 100 साल तक मंगोलों का प्रभाव तो रहा ही है, और शायद तक इसी के कारण यूल सी कि राजा लोग ऑफेंसिव बन गए, है ना, समझो। और ये मंगोल इन्वेजन के कारण ही यूल थी कि राजा लोग फिर इंटरनल एक्सपेंशन में भी गए, क्योंकि मंगोल पॉलिसी थी, इसके कारण ये लोग नॉर्थ इंडिया के बाहर नहीं जा पाए। और जैसे मंगोल्स खत्म हुए तो पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी विल बी गोइंग टुवर्ड्स द साउथ। तो कहां जाता है? सो देन ही विल बी फोकसिंग टुवर्ड्स द डेक्कन एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, विल बी डिफीटिंग देम, है ना। तो वंस नॉर्थ इंडिया वाज कंसोलिडेटेड, द मंगोल थ्रेट वाज रिड्यूस्ड कंसीडरेबली। खिलजी डिसाइडेड टू फोकस इन एम्पावरमेंट इन द साउथर्न पार्ट। तब तक आर्मी बन चुकी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू हो चुके हैं, पैसा आना शुरू हो चुका है, मार्केट रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करवा दिया है, तो फर्क होगा कि नहीं होगा? तो देखता है कि चलो भाई, है ना, हाँ मैं बाजीगर, है ना, समझे। और इस तरह से दक्षिण भारत में पहुंचा। एम्पायर बिल्डिंग समझ में आया कि नहीं आपको सर? ठीक है, कि व्हाट हैपेंड विद रिस्पेक्ट टू एम्पायर बिल्डिंग। ओके, तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं शुभम के लिए 5 मिनट वाला, अपने लिए 1-2 मिनट वाला, एंड देन वी कैन कंटिन्यू वन मोर टाइम सर। ओके, शुभम आए नहीं लगते हैं 2-3 क्लास से सर। इस शुभम क्लियर? शुभम को बुरा लग गया है सर, कोई बात नहीं, होता है। कोर्स कब खत्म होगा? 2050 कर देंगे ना सर? 2050 आई गेस। लेट एक आध साल ऐड करना पड़ेगा शायद, तक सेशन ऐड करना पड़ेगा, तो 2060 कर देंगे सर। हाँ, एक आध साल ऐड करेंगे, मतलब 10 साल तो शायद तक सेशन ऐड करना पड़ेगा, तो 2060 तक होगा सर। चलिए सर, ठीक है। अरे भाई दिसंबर तक हो जाएगा, थोड़ा वेट कर दो सर, कंप्लीटेड बाय दिसंबर सर। ओके, थोड़ा राह तो देखो सर। खैर, तो पेशेंस क्यों नहीं है आप लोगों में? आप देख लीजिए खिलजी के ऊपर कितने सवाल है ना, समझे नहीं समझे? आप देख लीजिए कि तुगलक के ऊपर कितने सवाल है, सल्तनत के ऊपर ही सर। एक ही डायनेस्टी के ऊपर कितना डेप्थ में पूछा है, ऑप्शनल है ना सर। नहीं, इनको शायद कुछ और क्वेरी हुई वंशिका, ये तो रेगुलर स्टूडेंट है ना वंशिका, तो हमारे क्लास में थे, इनको मेंस पेपर 2 करना होगा हो सकता है सर। खैर, अब देखिए कि वो दक्कन में गया सर, ना समझे। दक्कन में उसने क्या किया कि खुद नहीं गया। एक्चुअली खिलजी के कैंपेन्स में देखोगे ना, तो उसके 2 कैंपेन्स में खुद गया, चित्तौड़ और रणथंभौर में प्रॉपर, और पहला देवगिर का कैंपेन याद आया होगा तो। बाकी सब में उसने सेनापतियों को, मतलब एक उसकी पॉलिसीज का एक ये पार्ट भी था कि वो खुद नहीं जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि द लीडर इज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, है ना, द किंग इज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। खिलजी हैड अ वेरी डिफरेंशिएटेड अप्रोच सर। नॉट एवरी कैंपेन्स वी विल सी कि ही विल बी टेकिंग, मतलब राजस्थान के ज्यादातर कैंपेन्स उसने खुद किए, समझे। एंड बाकी सारे कैंपेन्स में कुछ-कुछ जगह के ऊपर वो सेनापति को भेजता था, गवर्नर्स को और ऑफिशियल्स को सर, समझे। सो ही यूज्ड टू मेक श्योर कि जहां जरूरत होगी वहां वो जाएगा। बाकी सारी जगह के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करें, मेकिंग श्योर कि ही बी सेंडिंग हिज ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट्स, ओके ना, समझे, टू विन इट ओवर सर। अब आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे उसने 1305 के बाद फिर से वन मोर टाइम वी विल कम टू नो कि उसने फिर से कैंपेन किया। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये कैंपेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने यादवास के ऊपर अटैक किया, जो देवगिर के अंदर हुआ करता है। यादवास के बारे में अगर आपको याद ही होगा तो विल कम टू नो कि जो ऑलरेडी इसके अंदर में थे राजा रामचंद्र 1296 के बाद ही, बट देन धीरे-धीरे करके वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, है ना। और उसमें भी राजा करण देव जो गुजरात के राजा थे, वो भी बेसिकली भाग के यहाँ पे आ गए थे सर, ओके। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस ही डिसाइडेड कि इनको निपटाओ। मलिक कफूर को भेजा गया, कफूर को ये भी कहा गया कि तुम्हें देवल रानी को भी लेके आना है। देवल रानी वही है जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इसकी बेटी थी राजा करण देव की, और फिर इसके ऊपर आशिका नाम की किताब लिखी गई सर, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी विल कम टू नो कि जो पूरी कहानी है इसमें क्या कहते हैं अपना देवल रानी खिजर खान, मतलब खिजर खान जो अलाउद्दीन खिलजी का लड़का था, उसके साथ वो शादी करती है सर, ठीक है, मतलब करवाई जाती है फोर्सफुली, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी वाज एबल टू विन ओवर द देवगिर रीजन सर, ओके। और रामचंद्र अलाउद्दीन खिलजी के वसाल के रूप में चलते रहे, तो उसने यादव को फिर से डोमिनेट किया सर, वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल सी कि पहली चीज हमको ये मिलती है, ग्रेजुअल सेंस में हमें पता चलता है कि वो काकटियास की तरफ जाएगा सर, हरियर बुक का काकटियास से थे सर, और काकटियास को खत्म करने के लिए वी विल कम टू नो कि उसने यादवों की मदद की। तो होता क्या है कि बिकॉज़ रामचंद्र वाज द रूलर ऑफ यादवास एंड ही वर ऑलरेडी सबऑर्डिनेटेड सर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी विल सी कि रामचंद्र वाज यूज्ड इन द साउथ इंडियन कैंपेन्स। तो जब काकटिया के ऊपर कैंपेन चला गया 1310-11 के ट्रांजिशन में, तो उस पीरियड में फिर से उसने यही रामचंद्र की मदद की वसाल के रूप में, तो मेरा सपोर्ट करो, मैं खत्म कर दूंगा सर। सो इस तरह से प्रताप रुद्र जो काकटिया डायनेस्टी के राजा थे, ये आए थे रुद्रमा देवी के बाद सर, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ही वाज एबल टू ब्रिंग ऑन द रीजन ऑफ काकटियास। वंस अगेन काकटियास थोड़ा इंडिपेंडेंट होता है और फाइनली तुगलक आके इनको खत्म कर देंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट।
बट काकटिया से उसको बहुत पैसा मिला, बहुत रिसोर्सेज मिलते हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि आमिर खुसरो लिखता है कि ये इतना सोना और ज़ेवरात लेके आया था कि सैकड़ों हज़ारों ऊँटों के ऊपर उसको लाद के लाया जाता था, मतलब ऊँट और बाकी सारे जानवर थे, और उनके वजन से वो दब गए थे, मतलब उनके पैरों की हड्डियाँ टूट गई थी, इतनी कहानी उसने लिखी है सर, ठीक है। काकटिया जीतने के बाद ये फिर होयसाल की तरफ चला गया सर, समझे। तो वीर बल्लाल करके एक राजा थे, उनको ये द्वार समुद्र के ऊपर कैंपेन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी भी सर्विस कर दी गई। मलिक कफूर ही था जो यहाँ पे गया, इसने होयसाल टेम्पल्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, और यहाँ की ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसी की रिसोर्सेज और पैसा था वो भी लेके गया, और होयसाल को भी कहा तुम्हें हमारा वसाल बनना है। उसके कैंपेन में दो प्रकार की चीजें मिलेगी। साउथ के स्टेट्स को उसने कभी भी डायरेक्टली एनेक्स नहीं किया। नॉर्थ के स्टेट्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो खिलजी विल बी डायरेक्टली एनेक्सिंग एंड आल्सो मेकिंग श्योर कि ही विल बी पुटिंग हिज गवर्नेंस ओवर हिम। In the South India or the Deccan part, Khilji's imperialistic policies was guided by practicality and tribute system and making up masals rather than annexing them directly. He knew the implications that he won't be able to control and manage these areas, administer these areas if he is able to annex them, if he is going for annexation. तो इस तरह से उसने होयसाल को डिफीट करते हुए, उसको भी अपना वसाल बनाते हुए, प्रतापरुद्र को भी अपने अंडर में लेते हुए फिर वो गया मदुरई। मदुरई यूज्ड टू बी द एरिया जो पांड्यास के अंदर में हुआ करता था सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि ये जो पूरी स्टोरी है वहां पे अटैक करता है। इसमें एक स्टोरी में ये भी कहा गया है कि पांड्या भाइयों के बीच में लड़ाई हुई थी। लड़ाई का मतलब है कि टू पांड्या ब्रदर्स, एक वीर पांड्या था और उसके एक और भाई थे, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको ये पता चलता है कि जो दूसरा भाई था, फॉरगॉट हिज नेम, ही हैड सीक द हेल्प ऑफ मलिक कफूर एंड खिलजी कि भाई एक काम करो, हमारे दो भाइयों का लड़ा हो रहा है, आप आके इंटरफियर करो ना, मेरी मदद करो सर। तो इसमें भी ट्रेचरी आपको देखने को मिलती है, और इस तरह से कफूर को बुलाया गया। मदुरई वाज अ वेरी वी कैन से रिच प्लेस राइट फ्रॉम द संगम पीरियड हमें देखने को मिलता है। वहां से वो रामेश्वरम गया, रामेश्वरम जाके वहां पे भी लूटपाट करके आता है सर, और 1311-12 तक आते आते करीबन 500 मन काइंड ऑफ मॉन्स कहते हैं उसको, ठीक है समझे। वी विल फाइंड कि लूटपाट करके सब लेके आया सर, करेंगे। तो बेसिकली इसके ऊपर एक डिबेट है कि क्या ये पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, बट इट इज सेड कि अलाउद्दीन खिलजी वाज एबल टू लाइक नो मलिक कफूर वाज एबल टू विन इट आउट। इट वाज इक्विवेलेंट टू 10 करोड़ टंकास, मदुरई से उसने जीता था, समझे। मॉन्ड है एक्चुअली, तो ये मण इज नॉट एक्जेक्टली करंटली 5 केजी, उससे ज्यादा होगा सर, है ना। सो इट माइट बी मोर देन दिस, ओके। इसकी टोटल वैल्यू सिस्टम निकाली गई थी उस पीरियड में, दैट वाज इक्वल टू 10 करोड़ टंका। 10 करोड़ टंका समझ में आ रहा है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो सिल्वर के कॉइन्स के 10 करोड़ की वैल्यू, 10 करोड़ सिल्वर मतलब कितना हो सकता है। तो एक कोट ऑथर ने इसके पीरियड में लिखा है, अल बरूनी इसने लिखा है, क्या अमीर खुसरो ने लिखा है कि इतना पैसा पूरे दिल्ली के सल्तनत में आगे की जितनी भी डायनेस्टीज पकड़ो और खिलजी के कितने भी कैंपेन्स में देखो नहीं आया था जितना वो मदुरई से जीत के आया था, क्योंकि पैसा, रिसोर्सेज सब कुछ लेके आ गया था सर, और इस तरह से हमें ये पता चलता है कि पीएलसी की कंटिन्यूस कैंपेन चलते रहे। हमें ये भी पता चला कि इसके बाद खिलजी ने एक और देवगिर के ऊपर आक्रमण किया, एंड देन दक्कन में वो जीत जाता है। दक्कन में भी यही प्रॉब्लम था कि राजा लोग एक दूसरे के पीएलसी के साथी नहीं थे, यूनिटी नहीं थी, यादव और काकटियों के बीच में नहीं थी, यादव और होयसाल के बीच में नहीं थी, पांड्या डायनेस्टी में भाई भाई को काट रहा था, समझे नहीं समझे। तो वी विल सी कि लैक ऑफ यूनिटी बिटवीन द किंगडम्स वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। इंडिया के अंदर ज्यादातर राजा हारे, उसके पीछे का कारण ही आपको ये मिलेगा, ठीक है। और फिर सुल्तान की कैवलरी पकड़ लो, रिलीजियस ज़ील देख लो, प्लंडरिंग देख लो, आर्मी की ऑर्थोडॉक्सी देख लो, समझे नहीं समझे। और खिलजी ने एक ही चीज काम किया, बोले एक काम करो, वहां से पैसा लेके आओ, ये सब पैसों से हम अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे और नॉर्थ में अपना कंसोलिडेशन करेंगे। तो देखो कुछ-कुछ एरिया जितने आवश्यक नहीं है, समझे नहीं समझे। कुछ-कुछ एरिया में अपना ट्रिब्यूट अगर अपना होल्ड हो जाए, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो बहुत हो जाएगा। अमेरिका क्या करता है, पूरी दुनिया में थोड़ी एनेक्सेशन करके बैठा हुआ है। उसको ये पता है कि वहां रेजिम चेंज करवा के मेरे बंदे को बिठा दूंगा, बहुत हो जाएगा। जहां डायरेक्ट रूल कर रहे हैं वहां करेंगे सर, ओके। नॉट एवरीवेयर विल सी कि डायरेक्ट रूल की आवश्यकता है। जैसे बे ऑफ बंगाल में शिप भेजी थी, अभी भेजी ना उसने, यूएस का एक नेवल कैरियर भेजा उसने, सबसे बड़ा सेंडिंग इनटू मिडल ईस्ट, ओके, समझे। दबाव बनाने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए, बोले कोई बीच में मत आना, है ना, लेट इजराइल डू व्हाट इट वांट्स टू डू। तुम आओगे तो फिर यहाँ से गोला चलेगा सर, समझे नहीं समझे। तो ये दबाव है एक प्रकार का सर, ये दबाव सबके ऊपर बनाया जाता है परिस्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट खिलजी वाज एबल टू डोमिनेट इट आउट इन द साउथ इंडियन फाइनेंस कैंपेन इन द नॉर्दर्न पार्ट बाय प्लंडरिंग इट आउट फ्रॉम साउथ, है ना, समझे। तो ओवरऑल स्थिति ये हुई कि उसने क्रिसेंट बनाया जो हिमालय से लेके इंडियन ओशन तक चलता है। बलबन ने फाउंडेशन डाला था जो आगे तक चलता गया। खिलजी के समय पे ही न्याय व्यवस्था, समाज व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। आदिमों को उसने बंद करवाया, स्टैंडिंग आर्मी की स्थापना की, स्पाई सिस्टम के कारण लोग टाइट भी रहे सर, ठीक है, समझे। मंगोलों से बचाया, और इसके लिए कहते हैं कि खिलजी का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बड़ी मात्रा में आपको मिलता है सर, समझे। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो कार्य किया गया था वो बिल्कुल कोई नहीं कर पाया सर, एंड वी विल कम टू नो कि 1316 तक खिलजी जिंदा रहता है। तब तक उसके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल डिसीजंस जो लिए गए थे, और खास करके इकोनॉमिक कंडीशंस में भी हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमको मिलेगी सर, ठीक है, समझे। तो इसी के कोर्ट में आमिर खुसरो है। आमिर खुसरो ने बहुत सारी किताबें लिखी, सूफी मूवमेंट की शुरुआत आपको मिलती है, संगीत का डेवलपमेंट आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। इसी के पीरियड में वो आर्किटेक्चर का भी निर्माण करता है, अगर आपको पता होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू बिल्ड अप अ मीनार कॉल्ड अलाई मीनार। अलाई मीनार के बारे में पता है कि नहीं पता? अलाई मीनार वाज एक्चुअली मेड और इट वाज इनिशियली प्लान्ड टू क्रिएट ट्वाइस द साइज ऑफ कुतुब मीनार। उसका प्लान ये था कि कुतुब मीनार से 2 गुनी साइज में बड़ा बनाऊंगा सर, समझे नहीं समझे। और उसका प्लान ये था कि भाई एक ऐसी मीनार बनाऊं जहां पर प्रॉब्लम ये हुआ कि वो पैसा खत्म हो गया था, ना समझे नहीं समझे, मंगोलों से लड़ने में और वो आर्मी रिफॉर्म्स और इन सब के चक्कर में। तो उसके बाद कुछ कर नहीं पाया, तो अलाई मीनार को कंप्लीट नहीं कर पाया, उसका खाली फाउंडेशन बना पाया। आप कुतुब मीनार के प्रीमाइसेस में जाओगे ना तो आपको पीछे अलाई मीनार देखने को मिलेगी। बट उसके पीरियड में उसने पब्लिक वर्क्स बनाया, है ना, मॉस्क बिल्डिंग की, और फ्रेश मटेरियल से मॉस्क बिल्डिंग की। जैसे एक जमात एक खाना मॉस्क मिलती है सर, ठीक है। तो ये भी जमा मस्जिद का ही एक प्रकार था सर, जहाँ जमात में कम्युनिटी इकट्ठी होती थी। और ये मॉस्क फ्रेश मटेरियल से बनती है ना, ब्रिक लाइम मोर्टार का यूज करना, अलग अलग प्रकार की चीजें आपको मिलती है। स्कॉलर्स को अपने कोर्ट के अंदर इन्वाइट करना सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सूफियों के साथ उसके अच्छे रिलेशंस आपको मिल जाएंगे सर, और उसने हौज खास से लेके और भी मॉन्यूमेंट्स का क्रिएशन किया। तो दिल्ली के स्थापत्य में भी इसका कंट्रीब्यूशन हमको यहाँ से मिलता रहता है सर, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे आगे कि औलिया से लेके अमीर खुसरो की क्या कहानी है सर, ठीक है। तो दिल्ली बिकेम कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम, है ना, ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड प्रीसाइजली। क्योंकि जितना कायरो, कॉन्स्टेंटिनोपल और बगदाद पहले हुआ था, बगदाद तक टूट गया था, 1300 तक आते थे। बट कायरो जो इजिप्ट में है, क्योंकि वहाँ फातिमिड एम्पायर का डेवलपमेंट हुआ। कॉन्स्टेंटिनोपल क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी उसी की कल्चरल डेवलपमेंट्स चल रहे थे। अभी खिलाफत या उस्मानिया सल्तनत नहीं आई थी, बट वहाँ तुर्किश रूलर, तुर्किश और इस्लामिक रूलर्स का कॉन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ था। तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। तो ओरल स्थापत्य में भी कंट्रीब्यूशन किया उसने, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, समझे। वी विल सी कि नए-नए मॉन्यूमेंट्स बनाए, कैपिटल के अंदर सीरी की स्थापना की है ना, तो सीरी का फोर्ट बनाया। उसी ने ही वी विल सी कि अलाई दरवाजा बनाया। अलाई दरवाजा वाज वन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स दैट ही मेड सर, इट वाज एंट्री गेट टू कुतुब मीनार प्रीमाइसेस, ओके। एंड यहाँ से आप जा सकते हो सर, इट इज वन ऑफ द एंट्री गेट्स टू कुतुब मीनार ओनली। इसमें व्हाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ठीक है। और ये खिलजी ही था जिसने अपने ही कोर्ट के अंदर सर ना अपने कमांडर्स को बहुत सारा वी विल सी की तवज्जो दिया। इनफैक्ट खिलजी को जिस चीज का डर था वही हुआ सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि इसके लिए ऐसा कहते हैं कि मलिक कफूर ही था जो उसको जहर देता है सर, समझे। तो खिलजी को जिस प्रकार का डर था ना कि
क्या कहते हैं कि मेरे को जफर खान ना मार दे या मेरा कोई सेनापति ना मार दे सर, ठीक है। तो उसकी कंटिन्यूटी मलिक काफूर के केस में हमें मिलती है सर, एंड इट वाज काफूर ओनली हु पॉइजनड इट आउट सर, ठीक है। तो अपने लास्ट फेज में खिलजी चल रहा था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड मलिक काफूर को ऐसा लगा कि मैं इसको मार के खुद राजा बन जाऊंगा सर, ठीक है। पर इतिहास को कुछ और चीजें पसंद थी सर, है ना। एक गुलाम, वो भी यू विल सी कि उस पीरियड के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए कि ट्रांसजेंडर के रूप में था सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड 1000 रुपए में खरीदा हुआ सर, समझे, जिसको तुर्किश नोबिलिटी पसंद ना कर रही हो सर, समझे। क्या आपको लगता है कि वो एक शासक के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो कहानी ये है कि आफ्टर द डेथ ऑफ खिलजी, मलिक काफूर का प्लान ये था कि मैं सत्ता के ऊपर आऊंगा पर इनडायरेक्टली आऊंगा। तो खिलजी को पॉइजन करके वी विल कम टू नो कि मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के लड़के को नॉमिनेट कर दिया, मैं किंग मेकर बन जाऊंगा सर, ठीक है ना, समझे। और अलाउद्दीन खिलजी का जो बड़ा बेटा था उसको जेल में डाल दिया और 5-6 साल के लड़के को नॉमिनेट करके खुद रीजेंट बन गया सर, समझे नहीं समझे। अब ये सब चीजें खिलजी के अंदर में हो रही है, तो खिलजी के जो तात्कालीन लोग थे उनको पसंद नहीं आया, बोले कुछ ज्यादा ही कर रहा है सर, ओके। तो खिलजी के 2 बेटे थे, एक शिहाबुद्दीन था और दूसरा था मुबारक। शिहाबुद्दीन वाज द स्मॉलर सन, जिसको वी विल सी कि मलिक काफूर ने रीजेंट के रूप में अपने हाथ में ले लिया। बड़ा बेटा था जो बड़ा काम कर सकता था, उसको उसने निपटाया था, जेल में डलवाया था सर, ओके। तो खिलजी के जो लॉयल बॉडीगार्ड्स है, जो सदियों से मतलब सालों से खिलजी के साथ बैठे हुए हैं, उनको समझ में आ गया था कि भाई ये बंदा कुछ नालायकी कर रहा है, इसको हटाना चाहिए सर, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मलिक काफूर की जितनी भी स्मार्टनेस थी वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, सब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलती है ना। साउथ इंडिया में कॉन्क्वेस्ट से लेके मंगोलों से लड़ने में मिलेगी, बट एक चीज बड़ी क्लियर कट थी कि भाई वो स्मार्टनेस नहीं दिखा पाया, और इसके कारण मुबारक, द अदर सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, वाज फ्रीड फ्रॉम जेल, और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ओवर पीरियड ऑफ टाइम की सत्ता के ऊपर आया। मलिक काफूर को मरवा दिया जाता है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड एक्चुअली प्लान ये था कि मलिक काफूर ने इसको मारने के लिए, और वो क्या कहते थे कि सैनिकों को पैसे दिए थे। तो ये मुबारक के पास आए सर, गेटिंग पॉइंट। तो मुबारक को बोला गया कि राजा तुमको मारने के लिए मलिक काफूर ने 1000 रुपए दिए। मलिक काफूर अपना वॉलेट खोलता है, बोले लाओ कितना 1000 दिए, मैं समझे नहीं समझे, ये लो 2000 रुपए सर, ठीक है समझे, लेके जाओ, मैं 500 की 4 नोट देता हूं तुमको, और जाके वी विल सी कि मलिक काफूर को निपटाओ तुम लोग, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो कहानी ये है कि ये लोग गए मारने के लिए, मुबारक को मारने के लिए आए थे सर, ठीक है। एंड मलिक काफूर इनिशियली ट्राइड टू गेट मुबारक से आफ्टर पुटिंग हिम जेल सर, समझे। बट देन इट वाज द अदर वे अराउंड सर, मुबारक ने इनको पैसे दिए, तो मलिक काफूर का साथ लोगे मेरा साथ लोगे, रॉयल ब्लड किसके अंदर है तुम्हें पता है कि नहीं पता है सर, ठीक है। और मुबारक ने आके इनफैक्ट गाड़ी पलटाई, तो पहले मलिक काफूर को मारा, फिर अपना छोटा भाई जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं शिहाबुद्दीन, जो राजा के रूप में था, उसकी रीजेंट के रूप में काम किया, है ना। तो मुबारक ने गेम ये की कि वो इमीडिएटली मलिक काफूर को मार के सुल्तान नहीं बना। यहाँ तो लिखा है, पर आगे की कहानी बीच में ऐसा हुआ कि जैसे उसने मलिक काफूर को मारा ना, तो उसने अपने छोटे भाई के रीजेंट के रूप में काम किया, कहा कि देखो छोटा भाई छोटा है ना, मलिक काफूर ने इसको राजा बनाया था तो मैं भी राजा मानूंगा, इसका रीजन क्योंकि ये तो 6 साल का है, समझे। फिर एक दिन कंचा खेलते खेलते, है ना, छोटे भाई को कहा कि भाई कंचा नहीं है हमारे पास, बोले जी भैया, बोले तुम्हारी आंखें निकाल दो ना, अपन कंचा खेलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वी विल फाइंड कि शिहाबुद्दीन द यंगर ब्रदर की आंखें निकाल के ब्लाइंडेड करके वी विल सी कि मुबारक ने अपने आप को सत्ता में डाला सर, ठीक है, समझे। तो भाईजान वाली कहानी आपको मिलती है सर, एंड शिहाबुद्दीन नहीं, शिहाबुद्दीन वाज वेरी यंग, ही वाज वेरी 6 इयर्स ओल्ड। आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी, जैसे एक लड़का था खिजर खान की मृत्यु हो चुकी थी, दूसरा था शिहाबुद्दीन सर, है ना, और तीसरा था आपको मुबारक। अब हुआ क्या कि शिहाबुद्दीन 6 साल का था, इसके लिए मलिक काफूर ने इसको राजा बनाया, ठीक है। मलिक काफूर इसको मारने का प्लान कर रहा था, पर प्लान उल्टा हो गया। आफ्टर दैट मुबारक बिकेम द रीजेंट ऑफ शिहाबुद्दीन फॉर फ्यू मंथ्स, और रीजेंसी के चक्कर में उसने शिहाबुद्दीन की आंखें निकाल दी, है ना, उसकी आंखें निकाल दी गई, और आंखें निकालने के बाद वी विल सी कि मुबारक इसको हटाता है और फिर सुल्तान का टाइटल लेगा। तो इस तरह से 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद 2-3 महीने तक, 4 महीने तक तो बड़ी इंस्टेबिलिटी रहती है, और अप्रैल या मई का पीरियड था, तभी मुबारक अपने आप को सुल्तान के रूप में घोषित करेगा, समझे। अब मुबारक के साथ ये था कि मुबारक को ऐसा लगा कि मुझे पापा की पॉलिसीज को सब रिपीट नहीं करना चाहिए, और मेरे फादर के समय पे बहुत कांड हो चुके थे सर, गेटिंग पॉइंट, तो मुझे सबको बख्श देना चाहिए, है ना, दिल दरिया बाकी सब समंदर सर। ये समंदर के चक्कर में उसने जेल में से बहुत सारे कैदियों को छोड़ दिया। क्लीमेंसी, अगर आपको याद होगी सर, समझे, क्लीमेंसी लगनी शुरू कर दी सर, नोबिलिटी को अपने साथ में ले लिया सर, और नोबल्स को शराब शबाब और कबाब का नशा चढ़ा सर। इन सब के चक्कर में इसके हाथ में गुलाम आ गया जिसका नाम था हसन। हसन बेसिकली इंडियन ही था, हिंदुस्तानी था, एंड ही वाज अ हिंदुस्तानी कन्वर्ट, फर्स्ट जनरेशन कन्वर्ट, मतलब इस्लाम में तभी आया था सर, ठीक। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये हसन के साथ बड़ा रंगीन हो गया सर, समझे। रंगीन होने का मतलब ये है कि उसके साथ उसने रिलेशंस वैसे बना दिए थे सर, ठीक है। और एक आध दफा ये हसन ने मौका देखा, बोले तो बढ़िया है, ठीक है, समझे, हमारा राजा हमको इतना, है ना, प्यार मोहब्बत से ट्रीट कर रहा है, हमें भी कुछ करना चाहिए सर, ठीक है। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हसन ने ही अपने राजा को मार दिया सर, ठीक है, समझे। तो इसकी डिबॉचरी, इसकी कैरेक्टर इसको भारी पड़ी, और हसन सत्ता के ऊपर आ गया। पहली बार ऐसा हुआ कि एक हिंदुस्तानी व्यक्ति, फर्स्ट जनरेशन का हिंदुस्तानी मुस्लिम, वो भी डिबॉच लाइफस्टाइल वाला सर, ठीक है ना, अपने राजा को मार के सत्ता के ऊपर आया, इस तरह से सर। नोबिलिटी में भी अल्ट्रा प्रोमैक्स नोबिलिटी, तुर्किश नोबिलिटी थी नहीं, हिंदुस्तानी थी, वो भी कैसे रिलेशन थे, होमोसेक्सुअलिटी थी सर, बहुत सारी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की आपको कहानी मिलेगी सर। और ये हसन अपने आप को कहता है कि मैं खुशरो सा, करीम है ना, समझे, नसीरुद्दीन खुशरो सा, क्या नाम है मेरा, नसीरुद्दीन खुशरो सा। तो बाकी सारे नोबल्स बौखला गए, बोले ये हो क्या रहा है दिल्ली में, समझे नहीं समझे, है ना, इसी दिन के लिए अपन काम कर रहे थे सर, करीम समझे, ये तो बिल्कुल ना स्वीकारूं मैं, ना 10 थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन दिल्ली, इसको कभी ना स्वीकारा जाए सर, ओके। तो 1320 में ये भाई साहब सत्ता के ऊपर तो आए, है ना, समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो तुर्किश नोबिलिटी थी वो बौखला गई, इसकी जो ओरिएंटेशन थी वो भी बेकार थी सर, ओके। तो इन सब के चक्कर में गाजी मलिक, जो मंगोलों से लड़ते लड़ते 15 साल तक उत्तर पश्चिम में बैठा हुआ था, उसको किसी ने इन्फॉर्म किया, बोले भाई तू लैंड करा दे हमको सर, ठीक है। बोले क्या हो गया, बोले यहाँ दिल्ली में कांड करके बैठा हुआ है ये राजा सर, समझे, एंड इसने हमारे नाक में दम करके रखा है, तू ही बता सकता है सर, ठीक है, मेरी मानो। तो गाजी मलिक आया सेना वेना लेके अपनी, खुसरो को पता चला, समझे, बोले आया है सेना लेके, बोले कोई बात नहीं लड़ लेंगे अपन भी सर, ठीक है, समझे। सो इस तरह से खुसरो और गाजी मलिक के बीच में लड़ाई हुई। ये लड़ाई में खुसरो को मार पड़ती है, मतलब अच्छी खासी मार पड़ी, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम खुसरो को मार दिया गया। और 1320 में, ये सितंबर या अक्टूबर का महीना था, इसी महीने के अंदर द गाजी मलिक स्टार्टेड टू पावर, यही केम टू पावर। ये गाजी मलिक अपने आप को टाइटल देता है ग्यासुद्दीन बिन तुगलक। एक्चुअली इनकी टाइटल थी कुतलक, कुतलुक अल्टीमेटली बन जाता है तुगलक। गाजी मलिक कुतलक और गाजी मलिक कुतलुक वाज द नेम्स ओवरऑल नेम, टेकिंग ऑफ, बट देन वो बन जाता है ग्यासुद्दीन बिन तुगलक, समझ में आया कुछ, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि इसकी आगे की कहानी के अंतर्गत जो फाइनल है वो डिक्लाइन हुआ, एंड हमें ये पता चलता है कि ये जो तुगलक डायनेस्टी है वो सत्ता के ऊपर आएगी, समझे। तो कहानी आपको होपफुली समझ में आ गई। क्वेश्चन आपको मुबारक से नहीं आता है, खुसरो से नहीं आता है, जलालुद्दीन से भी नहीं आएगा, एक बंदे से ही आता है, वो है अलाउद्दीन, ओके। तो मार्केट, इकोनॉमी, पॉलिटिकल रिफॉर्म, सिग्निफिकेंस आपको पता होनी चाहिए सर, समझे।
हाँ, ऑल दोस वंडर्स आर नॉट लॉस्ट टू हिम। ये मेरे को पता है, जे.आर. टॉलकिन निबंध में भी आ गए थे सर, ठीक है ना, समझे? गेटिंग ऑफ इट, ओके। तो ये यूपीएससी में निबंध पूछ दिया था, ये हमको स्कूल में पूछा गया था। तो ओल्ड दैट इज स्ट्रांग डज नॉट विदर, द डीप रूट्स आर नॉट रिच्ड बाय द फ्रॉस्ट। वाह, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। 3 कप एंड 1 बर्गर स्टारबक्स, 20 नहीं, 20,000 रुपए का बिल नहीं आया था, चिंता मत करो सर, ठीक है? समझे? इट वाज़ नॉट 20,000 रुपीज़। लोग कह रहे हैं कि 20,000 रुपए का बिल, नहीं, नहीं, इतना भी महँगा नहीं आया था सर, समझ में आया कि नहीं? हाँ, वो पनीर पनीर हर्ब बर्गर आता है, पनीर बर्गर सर, ठीक है? हर्ब पनीर बर्गर ऐसा कुछ आता है सर, ठीक है? ऐसा कुछ नाम है, अच्छा था सर, भूख लगी थी तो एक खा लिया। खैर चलिए, सोशियो कल्चरल कंडीशंस नहीं आएगी, वो है दूसरा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर तो लास्ट में करेंगे अपन। दिल्ली सल्तनत में आर्किटेक्चर अलग से करेंगे, और लिटरेचर वो तो लास्ट में करेंगे। पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ लो अभी, है ना? पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ लो तो सब समझ में आ जाएगा। चलिए सर, ठीक है? तो कल अपना क्लास करेंगे, मंडे को मतलब संडे को छुट्टी करेंगे, कल सैटरडे है ना? सैटरडे क्लास तो होगा अपना, ठीक है? एंड देन विल ट्राई टू कंक्लूड इट आउट सर। चलो सर, बाय बाय, प्लीज टेक केयर।